हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते सर, सभी को गुड मॉर्निंग। ये सर गुड मॉर्निंग। आज क्लास ले लिया आपने? हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। यस सर गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सुप्रभात। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस सर गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हाँ जी मैम गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि स्पेशल रेफरेंस टू मतलब कि जो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मतलब सेप्ट निकल के आए तो स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज्म और जैनिज्म तो सिर्फ दो का ही लिखना होता है क्या फिर? हाँ तो स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म होगा तो डेप्थ में उनका ही लिखनी है, बट तो आप सर एक बाकी से नॉर्मली आपको पूछा जाए कि गिव लाइक नो हाईलाइट द सोशो कल्चरल डेवलपमेंट इन द 6th सेंचुरी बीसी विद स्पेशल रेफरेंस टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे कि भाई इस दौर के अंदर 300 से ज्यादा संप्रदाय थे एज पर द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र में 60 संप्रदायों के बारे में लिखा गया है। तो सर एक दिस इंक्लूडेड द ट्रेडिशंस ऑफ मटेरियलिज्म, फेटलिज्म है ना, नियतिवाद और अलौकिकवाद और ये सब के सब बात थे, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ओनली 2 सर्वाइव है ना। फिर उसके बाद आप जैनिज्म बुद्धिज्म पे आ गए। ओके आपने इंट्रोडक्शन में जो पैसेज में है जो उसकी जो प्रासंगिकता है वो बात दी ना, क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसके हिसाब से, है ना। ओके ठीक या चिड़िया उड़िया की आवाज आ रही है सर, कहीं बाहर से पढ़ाई हो रही है, नसीब वाले हो सर। हाँ सुना कि नहीं सुना आपने? मस्त एकदम बर्ड चर्पिंग हो रहा था पीछे। गांव में, कौन से गांव में रहते हो आप? कुदरती सानिध्य में, हाँ मतलब वही राजस्थान में कहाँ से? देखो शंकराचार्य मूल तो वेदांत दर्शन से थे ना सर, अच्छा चुरू चुरू से हो, क्या बात है। सो वी विल सी दैट चुरू डिस्ट्रिक्ट लगता है, काफी दूर है, चलिए बहुत बढ़िया सर। अब देखिए शंकराचार्य की जो बैकग्राउंड है, मतलब आप समझिए कि वो वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं सर, ठीक है समझे, और वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सुप्रीम कॉन्शियसनेस को ब्रह्मन को बात किया। अब आप समझिए कि ब्रह्मन का मतलब क्या है सर, ठीक है, सुप्रीम बीइंग। शंकराचार्य उनको निर्गुण इसके लिए कंसीडर किया क्योंकि वो कोई भी आकार में वो कण कण में बसते हैं सर, समझे? इसकी दो इंटरप्रिटेशन है ना सर, एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ही लिव्स एवरीवेयर सर, है ना, और दूसरा ऐसा भी है कि ही इज इन एवरी फॉर्म एंड एवरी शेप एज वेल सर, ठीक है। सो बिकॉज़ द ब्रह्मन और द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट शेप्स, ओके समझे। सो दिस ब्रह्मन और द सुप्रीम बीइंग इज कंसीडर्ड टू बी निर्गुण, समझे। इसके वो मिथ्या के रूप में कहते हैं कि भाई देखो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म कैसे आकार में है, उसको इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया बेसिकली, है ना समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनका ये मानना था कि ये जो ब्रह्मन है, ये सुप्रीम कॉन्शियस, इसको अचीव करने की हम कोशिश करें, है ना। दूसरी साइड हमें ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने मठों की भी स्थापना की है। मठ बेसिकली पिलग्रिमेज सेंटर्स के रूप में आज की तारीख में यात्रा के रूप में, धाम के रूप में निकल के है ना, चार धाम की जो सिग्निफिकेंस है कल्चरल हिस्ट्री। जैसे क्लासिफिकेशन है बट इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, समझे, ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, ओके। ओवरऑल क्लासिफिकेशन उन्होंने क्योंकि ब्रह्मन को कोई आकार नहीं दिया है, उन्होंने नहीं कहा कि विष्णु जी ब्रह्म है। जैसे रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को पढ़ेंगे हम, तो वो कैटेगरिकली कहते हैं कि ब्रह्मन कौन, हु इज ब्रह्मा, तो ब्रह्मा इज विष्णु, है ना समझे। या कोई कहेगा कि नहीं तो ब्रह्मा इज शिव, है ना, शिव अद्वैत करके एक दर्शन आता है मिडिवल इंडिया में, या मिडिवल आर्ट एंड कल्चर की कोर्स में हम लोग थोड़ा बहुत उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शिव अद्वैत का मतलब क्या है, जो शिव को अद्वैत मानते हैं सर, ना, परम ब्रह्म के रूप में सर। तो कुछ संप्रदाय ऐसे होंगे यहाँ। आदि शंकराचार्य ने सीधे सीधे मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो हम ये कहते हैं कि इसलिए उनको निर्गुण कंसीडर किया गया। सर ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण सेटलमेंट्स थे, हाँ काइंड ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स थे, क्योंकि वहाँ विल सी की ब्राह्मण कम्युनिटी ज्यादा रहती थी ना समझे, या ब्राह्मण एडमिनिस्ट्रेटेड सेटलमेंट्स भी हम लोग कह सकते हैं। अब उसमें दो प्रकार की इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी सर, है ना। ऑब्वियस होगा कि देयर विल बी मिक्स पब्लिक एज वेल सर, है ना, कुछ ना कुछ मिक्स पब्लिक भी होगी सर, समझे, बट डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स, समझे। चलिए सर, ओके, तो हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ थिंग्स वर विद रिस्पेक्ट टू द चोलास। ये हमारा चोला पीरियड का लास्ट क्लास होगा, और चोला के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हमने खत्म ही कर दिया था चोलास को, या खत्म करने की कगार के ऊपर ही थे सर, समझे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, एंड विद इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री वी वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द वी कैन से द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में ऑलमोस्ट डिस्कस किया था सर, और समझने की कोशिश की थी कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये कैसे चला है, उसके पीछे की कहानी किस तरह से चलती है। लोकल असेंबलीज थी, लोकल असेंबलीज के अंदर भी हम लोग को बेसिकली दो प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। ये व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज समझ में आ रही है कि पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली अगर आप समझिए कि वी विल सी की ऑटोनॉमी नहीं थी, स्टेट कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो रहा था सर, समझे। तो वी हैड डिस्कस दिस पार्ट, हमने इतना पार्ट समझ लिया था। हमने राजा राजा के बारे में थोड़ा बहुत देखा था इंपीरियल किंग्स के रूप में। इनफैक्ट जब राजा राजा और राजेंद्र को हम लोग स्टडी करते हैं सर, समझे, तो राजा की इंपीरियलिज्म और राजा की डिवाइन ओरिजिन किंगशिप के बारे में पता चलता है सर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द चोला किंग्स, ओके ना, इंपॉर्टेंट चोला राजा में तो विजय थे जिन्होंने इसको शुरू किया था, फिर आदित्य आए, आदित्य के समय पे उन्होंने पल्लव को उठा दिया, फिर पर्यटक वन आया सर, ठीक है ना। ये पर्यटक वन ही थे जिनके समय का आपको उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है सर, ठीक है, जहां से आपका सवाल आया था सर, है ना, कि भाई ये क्या था और क्या बेसिकली ये डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको कल बता रहा था कि वो द वीक आर्टिकल आया था उपिंदर मैम का, जहां उन्होंने कहा है कि नॉन मोनार्कियल ट्रेडिशंस इन एंशिएंट इंडिया डजंट मीन कि दे वर प्रो डेमोक्रेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कभी-कभी ये अज्यूम कर देते हैं कि भाई अगर रजवाड़ी तंत्र या राजाशाही वाला तंत्र नहीं होगा शासन व्यवस्था के तहत, मतलब वो लोकशाही वाला होगा। ऐसा किसने कहा सर? समझे कि नहीं, है ना, कि एक डायनेस्टी से दूसरी, एक राजा से दूसरे राजा में सत्ता ट्रांसफर ना हो, या एक ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस जो है बेसिकली ना निकल के आए, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वी विल कम टू नो कि मूल रूप से कि वो प्रो डेमोक्रेटिक हो गया या रिपब्लिकनिज्म आ गया। वहाँ ओलिगार्की सिस्टम भी हो सकती है। अब ओलिगार्की सिस्टम में नो डाउट काउंसिल्स वाउंसिल्स हुआ करती थी, बट पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म को तो ये कहते हैं कि भाई है ना, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है समझे। बट हमें ये रिपब्लिकनिज्म पॉलिटी या डेमोक्रेटिक पॉलिटी पूर्ण रूप से नहीं मिलती है सर, ओके। और ये जो विलेज असेंबलीज का कांसेप्ट था, ये काफी सिमिलरिटीज के रूप में आपको देखने को मिलेगा विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट डे सर, है ना समझे। तो उसको फिर वो प्रेजेंट डे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर करवा दिया गया कि भाई देखिए ये जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज की तारीख के अंदर मिलते हैं, वैसे ही आपको इसके साथ लिंकेजेस मिलेगी सर, ठीक है समझे। बट हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ बेसिकली थिंग्स आर फेयरिंग अप सर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट डे एंड हाउ दे वर डिफरेंट एज वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आप समझिए कि जब हम लोग
समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चोलास। ये पर्यटक के बाद फिर पर्यटक 2 आए, पर हमारे लिए उसमें राजा-राजा ही सबसे प्रोमिनेंट है सर, ठीक है, समझे? ये राजा-राजा 1 क्यों थे? क्योंकि इन्हीं के दौरान के अंदर एम्पायर बिल्डिंग हुआ सर, ठीक है? तो चोलास का जो एक्सपेंशन है, एम्पायर बिल्डिंग है, वो 2 तरह से हमने आपको पढ़ाया सर, है ना, समझे? एक तो पहला बेसिकली कंसोलिडेशन ओवर द नेबरिंग कंट्रीज आपको मिलता है सर, ठीक है? सो वेयर दे हैड ट्राइड टू कंसोलिडेट ओवर द साउदर्न पार्ट्स, है ना, समझे? ओके, और ये कंसोलिडेशन कैसे हुआ था सर, है ना, समझे? तो चोला एम्पायर बिल्डिंग की जो कंसोलिडेशन वो 2 तरह से हुई। तो बाय फाइटिंग वॉर्स, है ना, समझे? एंड आल्सो बाय इंटीग्रेटिंग देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, है ना, समझे? तो जो भी रीजनल किंगडम्स थे, जो भी चीफ्स हुआ करते थे सर, है ना, समझे? तो उनको प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर इंक्लूड करके सर, है ना, समझे? इसी के ऊपर विल सी की पॉलिटी के ऊपर डिबेट चल के आई। यही डिबेट को फ्यूडलिज्म की डिबेट के साथ फिर जोड़ा गया है सर, ओके। खैर यही इसके ऊपर ही फिर मिडीवल इंडिया के अंदर वो डेफिनेशन आई कि भई इनका स्टेट जो था वो कैसा था सर, है ना? वो इंटीग्रेटिव स्टेट था या वी विल कम टू नो कि काइंड ऑफ सेगमेंटरी स्टेट था सर, ओके। तो वी हैड डिस्कस कि भाई हाउ द इंटीग्रेटिव एंड सेगमेंटरी स्टेट का बेसिकली जो डेवलपमेंट चलता आया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरी कहानी हमें राजा-राजा के बाद के राजाओं के समय के अंदर पता चलनी चाहिए। इनफैक्ट राजा-राजा तक आते-आते राजा डिवाइन ओरिजिन किंगशिप के साथ भी जुड़ गया है सर, है ना, समझे? तो देयर इज अ चेंज एंड ट्रांजिशन टू द मोनार्की वेयर वी विल सी कि द किंग इज एक्चुअली क्लेमिंग हिमसेल्फ एज़ को इज समथिंग दैट इज टाइटल फॉर द गॉड एज़ वेल सर, कोविल के रूप में पहचानते हैं टेंपल्स को सर, ओके। तो राजा अपने आप को कहता है, उल्कनन पेरुमल कहता है, वो कहता है कि आई हैव मेजर्ड द होल अर्थ, है ना। तो अपनी साम्राज्य को और अपनी साम्राज्यवादी नीति को एक्सपांड करने के चक्कर में राजा अलग-अलग प्रकार की हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगा सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ से फिर बात आगे चली और बात आगे चलते-चलते ग्रेजुअली हमें पता चला कि ट्रांजिशन हुआ और यही ट्रांजिशन का परिणाम हमें मिलता है वेयर राजेंद्र केम टू पावर सर, है ना, समझे? अब देखिए राजेंद्र का जो पीरियड था दैट इज द पीरियड फ्रॉम 1014 टू 1044 सर, है ना, समझे? एंड राजेंद्र को ऐसा था कि मेरे पापा ने इतना काम किया तो मेरे को उससे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सर, है ना, क्योंकि राजा-राजा के समय पे टेंपल बिल्डिंग भी बनने शुरू हो गए थे। एम्पायर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी पता चला कि आउटसाइड इंडिया भी गए सर, ओके। आउटसाइड इंडिया में श्रीलंका इन्होंने कैप्चर किया, इन्होंने मॉलडीव्स तक इनफैक्ट डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। दक्कन के विस्तारों के अंदर अपना डोमिनेशन बना दिया था सर, ओके, क्योंकि राष्ट्रकूटों का पतन हो चुका था और राष्ट्रकूट के पतन के बाद वो कल्याणी चालुक्य आए थे ना, वेस्टर्न चालुक्य की दूसरी ब्रांच जो पुलकेशिन के बाद वाले जो छोटे थे 200 साल के बाद सर, ओके। अब दिस वाज द टाइम वेयर वी विल सी कि पॉलिटिकल वैक्यूम वाज देयर इन साउदर्न सर, ओके, समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि राजा-राजा ने जो मंदिरों का निर्माण किया था और टेंपल के रूप में जो डेवलपमेंट करवाया था सर, ओके, उसको आगे पुश किया जाएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजेंद्र आए सर, है ना, राजेंद्र ने कहा कि भई देखो मेरे को तो कुछ बड़ा करना है सर, ठीक है। तो बड़ा क्या करेंगे सर, अपन बाहर जाएँगे सर, ओके ना, समझे? तो दिस इज हाउ वी विल सी कि ही विल बी मेकिंग श्योर दैट ही विल बी फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर सर, है ना, समझे? तो उसके फादर ने पहले टेंपल बनाया था वो बृहदेश्वर सर, ओके। अब इसको ऐसा लगा कि बृहदेश्वर पापा ने बनाया था अपन सेम टू सेम बना दे और उससे बड़ा बनाएंगे सर, ठीक है, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। In fact, this has been the case with respect to temple architecture in India, where continuously temples are being replicated in a new forms by the new generations. Okay, ना समझे? जैसे-जैसे राजा आगे चलेगा, वैसे-वैसे मंदिरों को वो पुनर्निर्मित करेगा अपने हिसाब से, अपने पावर और प्रेस्टीज को दिखाने के लिए, सर, ठीक है ना समझे? तो he decided to make a temple, सर, है ना समझे? और उसको बृहदेश्वर टेंपल का रेप्लिका बनाना था। अब देखिए रेप्लिका बनाना था तो he wanted to make it large, okay। तो उसको ऐसा था कि मैं ग्राउंड में भी बड़ा बनाऊँ सर, है ना, उसकी प्रीमाइसेस भी बड़ी बनाऊँ सर, ठीक है ना समझे? अब बृहदेश्वर के अंदर आप देखोगे जैसे गेटवेज हुआ करते थे उनको कहते थे गोपुरम सर, है ना समझे? ये द्रविड़ आर्किटेक्चर की खासियत है। अब ये जो जितने भी गोपुरम्स हमको मिलते हैं, बृहदेश्वर का गोपुरम इतना बड़ा है कि पूरा मंदिर उसके परछाई में आ जाता है सर, ठीक है? सो द गेटवे ऑफ द बृहदेश्वर टेंपल इज सच दैट द होल गोपुरम इज सो बिग, है ना समझे? उसकी जो हाइट है सर, है ना? तो पूरा टेंपल का जो मेन पार्ट है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द शैडो जोन ऑफ द गोपुरम सर, ओके। अब बेसिकली द्रविड़ आर्किटेक्चर में एक खासियत ये भी थी कि व्हेरेवर यू विल फाइंड द्रविड़ आर्किटेक्चर यू ऑलवेज फाइंड वाटर बॉडी इनसाइड सर, है ना समझे? क्योंकि ये मान्यता का पार्ट भी था और बेसिकली प्यूरिफिकेशन काइंड ऑफ के रूप में था कि भाई आप एक बार स्नान करके, है ना, अपने जो बेसिकली प्यूरिफाई होके जाए थॉट्स के हिसाब से, फिजिकल प्यूरिफिकेशन एज़ वेल सर, ठीक है? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि चेंजेस होने शुरू हो गए। चेंजेस में ये हुआ कि इन्होंने जो स्थापत्य बनाया द्रविड़ शैली के अंदर चोलास के समय से या पल्लव के समय से, उसमें वाटर बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंस आया। अब राजेंद्र वांटेड टू रिवाइव एंड रेप्लिकेट दिस टेंपल बट विद अ वाटर बॉडी व्हिच शुड हैव द वाटर फ्रॉम गेंजिस, ओके ना? अब गंगा नदी का पानी चाहिए इनको सर, ओके। अब ऐसा था कि वो पल्लवों के अगर आपको याद होगा तो उन्होंने स्कल्पचर बनाया था द डिसेंट ऑफ गेंजिस, मैंने आपको बताया था, या भगीरथ का तप है या अर्जुन का तप है सर, ठीक है? अलग-अलग इंटरप्रिटेशन। मेन डिसेंट ऑफ गेंजिस है कि भगीरथ जी ने तप किया था तब जाके गंगा मैया प्रसन्न हुई थी सर, ठीक है? तो उसी में स्कल्पचर के रूप में लाया। पल्लव हैड द लेजिटिमेसी ऑफ गेंजिस, ओके ना, इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। We will find Brihadeshwar did not have the Ganges, okay, but we will see कि the temples were carved out in such a way that Ganga Yamuna were carved out in the form of the Dwarpalaka या in the entry gates, okay ना समझे? कुछ-कुछ मंदिरों के अंदर आपको गंगा यमुना मिलती है, but this guy wanted to do it large, है ना? उसको ऐसा था कि मैं गंगा को सीधा साक्षात रूप में यहाँ पे लेके आऊँ, ना स्थापत्य के रूप में लाऊँ या कोई कला के रूप में लाऊँ सर। वो कैसे लाऊँ? बोले पानी लेके आऊँगा सर, okay। अब पानी के चक्कर में we'll see that he decided to went towards the northern part, okay, और नॉर्थ में साउथ से अगर सबसे नजदीक में गंगा चाहिए तो आपको कहाँ मिलेगी सर? है ना? समझ गए? बंगाल के अंदर, क्योंकि मूलतः से नदी तो यूं करके आ रही है ना सर, okay। तो उसके लिए ईज़ी था, तो he decided to go towards this part, okay, rather than going all the way to Kannauj and all these regions, okay ना समझे? अब तब जैसे ही वो ईस्ट में गया तो पाल डायनेस्टी थी, अब पाल का पतन हो रहा था, बट पाल was still active सर, है ना समझे? इनफैक्ट गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों में अगर आप इतिहास देखोगे तो सबसे ज्यादा कोई लंबी डायनेस्टी टिकी थी वो पाल की थी सर, है ना? पाल क्यों? क्योंकि पाल थोड़ी ईस्ट में थे और फिर इन्होंने कन्नौज के ऊपर अपना वो सपना था वो छोड़ दिया था। बोले भाई अपने को अपना चलेगा बंगाल तक, है ना, बंगाल है, असम है, उड़ीसा तक अपना प्रभाव डालेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर पहाड़ों में चले जाएंगे, बट देयर इज नो पॉइंट, ओके ना समझे? सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे हैड फाइट, है ना? तो राजेंद्र की फिर लड़ाई हो गई महिपाल के साथ, ओके ना? तो पाल ने कहा कि मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, तो इसने कहा कि तुम पानी दोगे मैं पानी पानी कर दूंगा सर, ठीक है? सो ही वेंट विद अ नेवी एंड देयर इज मेंशन ऑफ द इन्फंट्री एज वेल सर, ओके। और पालों को पानी पानी कर दिया सर, है ना? और पानी पानी करने के बाद उसने जो मंदिर बनाना था वो मंदिर के ऊपर उसने अपने आप को टाइटल दिया गंगाईकुंडा और बेसिकली बृहदेश्वर के टेंपल को जो रेप्लिका बनाया उसका नाम डाला उसने चोलापुरम सर, है ना समझे? तो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू सेटलमेंट सर, है ना समझे? बट देन आफ्टर विनिंग ओवर गंगा ही नेम्ड इट इन द फॉर्म ऑफ गंगाईकुंडा सर, है ना समझे? कि भाई गंगा मैया के ऊपर जीत हासिल की है मैंने सर, ओके। तो ऑब्वियस है कि मेरे लिए बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है सर, ओके। इनफैक्ट इसके बाद झुका नहीं, इसने फिर श्रीलंका का जो बचा हुआ पोर्शन था वो भी खत्म कर दिया सर, ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग कि राजेंद्र तक आते-आते श्रीलंका बिकेम पार्ट ऑफ द चोला एम्पायर, कंप्लीटली उसका एनेक्सेशन हुआ। इन द अर्ली पार्ट व्हेन राजा-राजा वाज रूलिंग ही हैड ओनली एनेक्स्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका सर, है ना? मतलब उत्तर अनुराधापुरम वाला है जहां तमिल पॉपुलेशन आज भी आपको मिलती है, 13th अमेंडमेंट का इशू आपको मिलेगा सर, ठीक है? बट बाय द टाइम ऑफ राजेंद्र वी विल सी ही विल बी एनेक्सिंग ओवर श्रीलंका। इनफैक्ट राजेंद्र के समय पे वी विल कम टू नो कि बिकॉज़ दे हैड मैरीटाइम कनेक्टिविटी विद ईस्ट एशिया एंड वी विल सी कि दे वर कनेक्टिंग एंड ट्रेडिंग विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एज़ वेल, है ना? तो मॉडर्न पूरा ट्रेड रूट को उन्होंने कैप्चर करके रखा था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि द मर्चेंट्स स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि भई यार ये तो ईस्ट एशिया के राजा लोग हैं हमको परेशान कर रहे हैं। तो राजेंद्र वाज लाइक कि भई ससुरा हमने तुमको यहाँ मोनेस्ट्री बना के दिया था हमारे फादर साहब ने सर, ठीक है? और तुमको हमारे ही व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, स्टेपल वीज़ा दिया जा रहा है, तो बोले तो ना चले सर, ठीक है ना समझे? तो उसने फिर वहाँ पे भी सेना भेजी, इनकी भी सर्विस कर दी सर, ठीक है ना समझे? ओके। तो देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड एज़ कदरम सर, है ना समझे? ये कदरम करके एक टापू है सुमात्रा के पास। वहाँ पे उसने एक्सपीडिशन भेज के इनकी सर्विस की है ना, तो उसके बाद अपने आप को टाइटल दिया कदरम कोंडा सर, है ना? तो बोले झुकेगा नहीं मैं सर, ओके। एंड दिस थिंग शोज़ कि हाउ बेसिकली पॉपुलर एंड हाउ पावरफुल ही वाज बाय डोमिनेटिंग। खैर उनको माफ कर दिया था, द इंटेंशन वाज नेवर टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर सर, ठीक है? बट दिस एम्पायर बिल्डिंग वाज वेरी फेयरली कनेक्टेड विद द मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड द ट्रेड एंड कॉमर्स दैट द चोला एम्पायर हैड एस्टैब्लिश्ड, है ना समझे? अब देखिए यूपीएससी का सवाल ये आया था कि द चोला एम्पायर एक्सपेंशन वाज लार्जली कंसर्न्ड विद द मैरीटाइम ट्रेड सर, है ना? कि भाई चोला का जो साम्राज्य है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद। वो क्यों था? क्योंकि उसको पता था कि उसका पूरा साउथ ईस्ट एशिया का व्यापार, चाइना तक का व्यापार, ये सब कुछ बेसिकली कैसे होगा सर, है ना समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसके समय तक आते-आते इनका साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर भी डोमिनेशन बनता है। इनफैक्ट चाइना तक का डोमिनेशन आपको मिल जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब स्टेट्स के ऊपर भी आपको वी विल सी कि कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी सर, है ना समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये बड़ा प्रोमिनेंट एस्पेक्ट हमको चोलास के पीरियड से मिलता है वेयर वी विल कम टू नो कि
transition हुआ चोलास के अंदर से, and good number of we'll see कि political expansion took place. Okay, Rajendra himself was a very good scholar, and that is one of the reasons he took multiple titles on himself. Okay, जैसे इसने कदम कोंडा दिया, गंगाईकोंडा दिया, ये खुद स्कॉलर्स को पैट्रोनेज भी देता था और खुद भी जानता था सर, इसके लिए ही इज क्लेमिंग हिमसेल्फ एज पंडित चोलन सर, ठीक है ना समझे। अब पंडित चोलन या पंडित शब्द कहां से आया है सर, ठीक है, तो पंडित शब्द एक्चुअली डिफाइंस और इट डिफाइंस द फैक्ट दैट इट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ प्रीस्टली ट्रेडिशंस। ओके, मतलब देयर इज एन इमिटेशन एज वेल सर, ठीक है ना समझे। ओके, तो हमारे पास ये भी एविडेंसेस आपको मिलते हैं। इनफैक्ट इसने लैंड ग्रांट्स भी डोनेट की थी बहुत सारे स्टेट्स के किंगडम, क्या कह सकते हैं कि रिलीजियस डोनेट्स को, एंड वी हैव एविडेंसेस ऑफ देवदान, है ना, देवदान बेसिकली जो टेंपल्स के लिए दान दिया जाता था, वो भी आपको मिल जाता है सर। ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि द चोलास हैड अ गुड एक्सपेंशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द पीरियड ऑफ राजेंद्र। ये सबसे उनका क्लाइमेक्स पीरियड था। क्लाइमेक्स पीरियड होने का मतलब हमको ये मिलता है कि बहुत सारी जगह के ऊपर द चोलास वर बिल्डिंग टेंपल्स, दे वर बिल्डिंग स्कल्पचर्स, दे वर बिल्डिंग मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड वी विल आल्सो फाइंड कि बिकॉज़ इसका एम्पायर एक्सपेंशन हुआ था, तो इसने ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे चेंजेस किए सर, है ना। तो आता हूं मैं ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था, बट राजेंद्र की स्टोरी हमको यहाँ से देखने को मिली कि उसकी जो काइंड ऑफ मोनार्की के प्रति जो पकड़ थी और उसको जो अपने आप को लेजिटिमाइजेशन करवाना था, उसके लिए उसने अलग अलग प्रकार के टाइटल्स अपने अंदर लेने की शुरुआत की थी सर, ठीक है ना समझे। तो राजेंद्र वन तक आते आते वी विल सी कि उसने चाइना तक व्यापार एस्टैब्लिश कर दिया था, डिप्लोमेटिक कमर्शियल मिशन एस्टैब्लिश कर दिए थे, उसने ऑलमोस्ट दक्कन के ऊपर अपना डोमिनेशन बनाया था। ये कल्याणी चालुक्य इन सब की सर्विस करवा दी गई थी, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी सर्विस हो जाएगी सर, ठीक है। और राजेंद्र के बाद फिर आगे की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि द चोलास वर वर्किंग हार्ड सर, है ना, वो बेसिकली अपने हिसाब से काम कर रहे थे एम्पायर बिल्डिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी विल आल्सो फाइंड साइमल्टेनियसली कि द चोला एम्पायर रीच टू द पीक इन द पीरियड ऑफ राजा राजेंद्र सर, है ना। तो ये दो शासकों को सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं सर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर आपको पुरानी पेपर स्टाइल के अंदर सवाल आया करते थे, अब तो नहीं आता है कि भाई राजा राजा का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, राजेंद्र का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, जस्ट अ सेकंड सर, आई लोड द फाइल एज़ वेल, बट वी शुड बी एटलीस्ट अवेयर अबाउट कि कहानी किस तरह से थी और किसने बेसिकली एम्पायर बिल्डिंग किया था सर। हाय बाबा सर, कहां गया भाई पेपर, रुको सर, समझो रुको, किधर गया पेपर 2 आ गया भाई, तो पेपर 1 कहां गया मेरा, हाँ ये रहा, चोला 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 सर, चोला कहां गया सर, मेरा रंग दे बसंती चोला सर, ये रहा सर, ठीक है। वो दूसरे फॉर्मेट पे चला गया था, मतलब फोल्डर बदल गया था सर, ठीक है। तो फोल्डर बदलने के चक्कर में सब चीजें होती रहती है सर। खैर तो वापस आए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, अभी लोड हो गया, हाँ ये हो गया। तो वी विल सी दैट बाय द पीरियड ऑफ राजा ने बेसिकली टेंपल्स बनाने शुरू कर दिए थे उसने, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने शुरू किए थे, मैंने आपको बताया नागपट्टनम में और ये सब बनाया था सर, ठीक है ना समझे। इनफैक्ट वहां पे बिहार भी बना के दिया था और उसने बेसिकली स्टोन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर माइन्यूट डिटेलिंग लिखनी शुरू की थी। इनफैक्ट राजा ही था, अपने आपको टाइटल भी देना शुरू कर दिया था, टेकन टाइटल्स लाइक उल्कानंद पेरुमल, जहां वो कह रहा है कि आई एम द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड एंड आई हैव कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द होल वर्ल्ड और आई हैव मेजर्ड द होल वर्ल्ड सर, समझे। और उसके बाद ही फिर राजेंद्र आया, राजेंद्र तक आते आते इसने चोला एम्पायर का एक्सपेंशन किया, महिला की सर्विस कर दिया, श्रीलंका के ऊपर डोमिनेशन एस्टैब्लिश हुआ, गंगाईकोंडा की स्थापना की, गंगाईकोंडा चोलापुरम बनता है, महिपाल की सर्विस करवा दी गई सर, ठीक है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न चालुक्य जो गुजरात और दक्कन की तरफ इनकी भी सर्विस होती है सर, ठीक है। गंगाईकोंडा क्यों बनाया गया था उसके पीछे का कारण था बिकॉज़ ही वांटेड टू इमिटेट व्हाट हिज फादर हैड बिल्ट। इनफैक्ट आप देखोगे तो दिस रेप्लिका ऑफ ब्रिजेश्वर टेंपल ओनली, बट इट्स वेरी क्रूड शेप एंड वेरी क्रूड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब द डिजाइन एज वेल सर, ओके। सो वी विल सी कि ही वाज नॉट एबल टू मेक इट आउट सर, मतलब जो उसको बनाया चाहिए था नहीं बनाया था, पर उसने चोला गंगम करके एक इरिगेशन टैंक बनाई थी, वाटर बॉडी बनाई थी, जहां से गंगा का पानी लेके आया था। कैसे लेके आया पता नहीं, पर नॉर्मली वी विल कम टू नो कि लोग आज की तारीख में भी यात्रा के ऊपर जाते हैं तो वो गंगा जल लेके आते हैं सर, ठीक है ना समझ गए। तो वी विल सी दैट वो गंगा जल का कांसेप्ट ही था जो बेसिकली नॉर्थ साउथ डिवाइड के बीच में उसको सिग्निफाई करता है सर, ठीक है ना। गंगा जल समझ में आया कि नहीं आपको सर, मूवी मत समझिएगा सर, ओके। बट वी विल सी दैट व्हेन पीपल गो फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज चार धाम पे यहाँ पे जाते हैं सर, ठीक है। तो गंगा मैया का पानी जरूर घर पे लेके आते हैं और उसको मानते हैं कि भाई नहीं इसको रखना चाहिए घर के अंदर, अगर कुछ हुआ तो बेसिकली उसके लिए छिड़काव विड़काव करने के लिए, रिचुअल्स और उसमें प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है सर, ठीक है। तो ये गंगा जल का ही कांसेप्ट है। इनफैक्ट ये गंगा जल का कांसेप्ट दर्शाता है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड के बीच में कितनी कल्चरल यूनिटी थी सर, ओके। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस, ओके ना समझे, द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशंस, ओके ना समझे, ओके, वो हमको यहाँ से प्रोमिनेंटली जुड़ा हुआ दिखेगा सर, समझे। तो वी विल सी कि चोला पीरियड की ये भी खासियत हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट इसने सुमात्रा के ऊपर आक्रमण भी किया, मैंने आपको बताया, कदरम करके जो स्टेट था सर, समझे, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां पे अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया। तो अपना आपको टाइटल भी देता है कदरम कोंडा का। इनफैक्ट इसके समय पे चोला नेवी सबसे प्रोमिनेंट बन जाती है। नेवी प्रोमिनेंट बनने का मतलब ये होता है कि ही विल बी मेकिंग श्योर कि जो नेवल डेवलपमेंट है वहां सबसे अपनी एस्टैब्लिशमेंट करेगा सर, ठीक है। चाइना के अंदर डिप्लोमेटिक मिशन भेजना और भी चीजें आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। सो ये अज्यूम मल्टीपल टाइटल्स गेटिंग ओपन, तो ये मल्टीपल टाइटल्स इसने अज्यूम किया, कभी मूडी कोंडन, गंगा कोंडन, कदर कोंडन, पंडित चोलम के रूप में अपना आपको कहेगा सर, ठीक है। इनफैक्ट लैंड ग्रांट्स दिया इसने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, टेंपल बिल्डिंग बनाया सर, ओके। इंक्लूडिंग चिदंबरम में एक ऐसी जगह आपको यहाँ से देखने को मिलती है वेयर वी विल कम टू नो कि इसने ब्रॉन्ज स्कल्पटिंग आर्ट को भी पटन दिया था सर। तो हमें ये पता चल रहा है कि चोला की नेवी का भी डेवलपमेंट हुआ और वैष्णविज्म और बुद्धिज्म दोनों का ग्रोथ आपको इस दौर के अंदर मिलेगा सर। खैर वी विल सी कि शैवाइट सबसे डोमिनेटिंग कंडीशंस में थे, शैवाइट वर एक्चुअली इन डोमिनेटिंग कंडीशन एट द टाइम, बट देयर इज अ डेवलपमेंट व्हिच वाज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू इट सर। तो हमें ये पता चलता है कि ऐसे तो कहते हैं कि टॉलरेंट थे, बट देन वी विल सी कि देयर आर एविडेंसेस कि इन द लेटर पीरियड सर, समझे, दे हैड लाइक नो काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड द एक्टिविटीज ऑफ द वैष्णव सेक्ट एज़ वेल, है ना। तो रामानुजाचार्य जो थे उनके कंटेम्परेरी थे, जिसके बाद के पीरियड में ऐसा, ओके। और उनको फिर ऐसा कहते थे कि देश निकाल के आ गया था कि आप यहाँ मत रहिए और आप दक्कन की तरफ चले जाइए सर। उसके पीछे और रीजंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी सर, समझे। देखिए कि हुआ क्या सर, ओके। आफ्टर राजेंद्र सर ना, तीसरा राजा राजाधिराज। अब राजाधिराज को ऐसा था कि मैं पापा का, दादा का, उसका भी सबसे आगे जाके बदला लूंगा। बदला लेने का मतलब है कि मैं उनसे भी बड़ा काम करूंगा सर, ठीक है ना, समझ गए। अब इसको ऐसा था कि मैं, इन्होंने तो दक्कन जीता है, मतलब इन्होंने साउथ जीता, इन्होंने दक्कन जीता, तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया भी जीत लिया सर, ओके। सो दिस गाय वांटेड कि मैं इसे भी बड़ा करूंगा। कैसा बड़ा करूंगा सर, ठीक है। तो बड़ा करने का इंटेंशन ये था कि भाई अपन पूरा का पूरा लॉर्ड ऑफ साउथ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा विंध्यास के नीचे वाले एरियाज को डोमिनेट करे। अब देखिए दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना, क्योंकि वेस्टर्न चालुक्य सभी प्रोमिनेंट डायनेस्टी के रूप में उभर के आ चुके थे सर, ओके। सो द चोलास वर कंटीन्यूअसली फाइटिंग अगेंस्ट देम, है ना, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रही। राष्ट्रकूट का पतन हो चुका था तो चालुक्य का फिर से इमर्जेंस हुआ सर, ठीक है। सो व्हेन राजाधिराज केम टू पावर एक्चुअली ही ट्राइड टू सप्रेस ऑल द रिबेलियंस दैट हैड टेकन प्लेस, क्योंकि देयर वाज कंटीन्यूअस रिबेलियंस एट दैट टाइम सर, ओके। रिबेलियंस क्यों थे, क्योंकि हमें पता चलता है कि पंड्यास कंट्री थी या चेरा की कंट्री है, श्रीलंका की कंट्री है, इन सब के ऊपर जब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया तो इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल जब उसको 100% कंसोलिडेट कर पाओ सर, समझे। दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल सी कि ही विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द रीजनल किंगडम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके चक्कर में फिर ये चालुक्य के साथ लड़ने की इसकी नौबत आ गई सर। अब चालुक्य के साथ जब लड़ा तो इनिशियली इसने चालुक्य राजा को हरा दिया और एक चालुक्य राजा को मार दिया सर, ठीक है। इसमें एक राजा आया चालुक्य के अंदर सर, है ना, जिसने कहा कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा, और चोलास ने क्या किया, मेरे बाप के साथ मैं सबकी सर्विस करूंगा। तो देयर इज अ सेकंड जनरेशन वॉर दैट स्टार्टेड सर ना, राजाधिराज की। उसमें राजाधिराज हाथी के ऊपर बैठा था और उसको गोली मार दी गई, मतलब है ना, पट से हेडशॉट लगा, गोली तो नहीं लगी थी, बट देन विल सी कि तीर लग गया होगा सर, है ना। तो ही वाज वन सच किंग हु वाज किल्ड ऑन अ एलिफेंट सर, समझे। अब ये हमारे लिए प्रोमिनेंट ऐसे तो नहीं है, बट हमारे लिए ये देखना है कि दिस इज द पीरियड वेयर एलिफेंट बिकेम काइंड ऑफ अ बेन फॉर द किंग्स हु वर फाइटिंग एट दैट टाइम सर, ओके। क्योंकि ये 1000 के बाद का पीरियड है ना, हाथी मेरा साथी जरूर रहेगा, बट हाथी के ऊपर लड़ाई करना बड़ा मुश्किल का कार्य हो जाएगा, क्योंकि आप रडार में आ जाओगे और स्नाइपर्स आपको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे सर। तो जो दुश्मन आपके जो एडवर्सरीज
से उनके स्नाइपर्स की कहानी आपको ये मिलती है, जहाँ ये भाई साहब हाथी के ऊपर बैठ के इनकी मृत्यु हो गई सर, समझ गए ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल कम टू नो की पूरी कहानी बदली और चोलास बेसिकली ये संघर्ष के चक्कर में हमें पता चलता है कि अपना पतन करने की शुरुआत करेंगे सर। इनफैक्ट आप समझिए कि जब राजेंद्र रूल कर रहा था ना सर ओके, इस पीरियड में गजनी का इन्वेजन हुआ था भारत में सर, है ना? व्हेन राजेंद्र वाज रूलिंग, गजनी आया कब 1000 के बाद 1015-16 के बाद उसके एक्सपीडिशन शुरू हुए, 1027 तक आया, 26 तक आया सर, ठीक है? तो गजनी वर कंटेम्परेरी ऑफ राजेंद्र सर, ठीक है? बट देन वी विल सी कि गजनी नेवर डेयर्ड टू वेंचर इनटू द साउदर्न पार्ट्स ओके, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो हमें ये पता चलता है कि चोलास के समय पे हाथी की इंपॉर्टेंस थी और फिर आखिर में इसका राजा हाथी के अंदर ही मारा गया सर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो राजा रियाज करके एक राजा है, इनके बाद सर ओके बड़ा हार्श रहा और उसने श्रीलंका से लेके पूरे दक्षिण भारत के अंदर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया। आखिर में सोमेश्वर करके एक राजा थे चालुक्य के, उन्होंने इसको हाथी के ऊपर ही मारा सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पूरी गेम पलट गई, राजेंद्र टू राजा के रूप में बैटलफील्ड के ऊपर अपने अपने मतलब उसके छोकरे को वहां पे क्या कहते हैं उसको क्राउन किया गया, उसकी ताजपोशी होती है सर, ठीक है? और चोलास का लास्ट फेज शुरू हुआ। अब देखिए लास्ट फेज का मतलब क्या है कि दिस इज द पीरियड आफ्टर 1000 और 1100 के आसपास का पीरियड सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो 1050 के बाद से लेके 1100 तक का पीरियड है। ये पीरियड में ज्यादा प्रोमिनेंट राजा नहीं आएंगे सर, ठीक है? ज्यादा प्रोमिनेंट इसके लिए क्योंकि अब चोलास की वो जो इंपीरियल पावर की जो सिस्टम है वो नहीं रहती, सिवाय कि एक आध राजा ऐसे थे जो करने की कोशिश करेंगे, दे विल बी रिवाइविंग है, समझ गए ओके। अब जैसे हमको पता चलता है कि बिकॉज़ बाय दैट टाइम वी विल सी कि द नेबरहुड किंगडम स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर दिया। कदरम जहां पे इनका एस्टैब्लिशमेंट का होल्ड हुआ करता था, उसने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया सर, समझ गए ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि यहाँ आपको बहुत सारे प्रोमिनेंस देखने को मिलते हैं वेयर द चोलास आर लूजिंग द टेरिटरी सर, ना इनकी टेरिटरी लूज आउट हो रही थी। क्यों लूज आउट हो रही थी? क्योंकि बाकी सारी रीजनल डायनेस्टीज लड़ाई कर रही है ना, तो वही बेसिकली जो फ्यूडलिस्टिक थॉट है या फ्यूडलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि भाई एक सेंट्रल अथॉरिटी का अभाव होना आपको यहाँ से बहुत मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ इनकी संघर्ष चलती रही। इनफैक्ट ये चालुक्य और चोला की अलग ही कॉन्फ्लिक्ट थी, मतलब जैसे चालुक्य पल्लव की कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताई थी ना सर, ठीक है? वैसे ही वेस्टर्न चालुक्य जो सेकंड ब्रांच आई कल्याणी चालुक्य के रूप में, तो बादामी वाले नहीं बल्कि कल्याणी वाले, इनमें एक बार चोला राजा ये लोग क्या करते थे, स्पोर्ट्स के रूप में देखते थे। एक्चुअली दिस इज पीरियड वेयर वॉर वाज सीन एज अ स्पोर्ट, है ना? अब जब बेसिकली वॉर को स्पोर्ट के रूप में देखो, नियम बनाए रखे थे इन्होंने सर कि इतने कितने टाइम पे लड़ना है, ये करना है, ऐसा यहाँ नहीं मानना, वहाँ नहीं मानना, संध्या काल के बाद नहीं मानना, पीछे नहीं मानना सर, है ना? मैं वापस जा रहा हूँ तब नहीं मानना सर, है ना? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था सर, ठीक है? अब होता क्या है कि वी विल कम टू नो कि बोथ वर एक्चुअली, तो ये लोग एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे सर, ठीक है ना? चालुक्यस, वेस्टर्न चालुक्यस एंड द चोलास पीरियड चोलास। तो क्योंकि इनके बीच में खानदानी दुश्मनी हो गई थी कि तुमने मेरे बाप को मारा मैदान के ऊपर, तो मैं भी तुमको मारूंगा, इनकी जनरेशन चलती रहती है सर, ठीक है? तो राजा धीराज के बाद एक राजा आया था जिसका नाम था वीर राजेंद्र सर, या वीर राजेंद्र। ये वीर राजेंद्र करके जो राजा था, इसने चालुक्यस को धमकाया, बोला आ जाओ लड़ाई कर देते हैं सर, ठीक है? समझे? अब आप समझिए कि मैटर एकदम पूरी आ गई थी ना, बंदे बंदे लेके आ गया सर। अब वी विल सी कि चोलास ने उनको पूछा, बोले किधर पहुंचा तू सर, है ना? सामने आ जा सर, है ना? मैं आ गया तेरे को, है ना? इनको एक प्लेस पहले से डिसाइड करके रखते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट ओके। अब होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट ये चालुक्यस पहुंचते नहीं है, तो चोलास ने उनको हड़का दिया, बोले तुम तो बड़ी मैटर कर रहे थे, बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, आए क्यों नहीं? तो सामने से पता चला कि ये चालुक्य राजा जो है वो बीमार हो गया है, और बीमार होने के कारण ही इज नॉट एबल टू फाइट इट आउट सर, स्पोर्ट्स था ना सर इनके बीच में। अब आप देखिए चालुक्य राजा के लिए साख बन गया था, साख समझ में आता है सर, काइंड ऑफ, है ना? एक वो हो गया था कि यार मैंने उसको दिया था चैलेंज, है ना? समझे नहीं समझे, गेटिंग ओके। तो 75 डे हार्ड चैलेंज था ये तो एक प्रकार का, तो ये तो मेरी मैटर ऑफ प्राइड है, मेरी पब्लिक मेरे ऊपर थूथू करेगी, रेपुटेशन का सवाल है ना, मुंह का ताव वाला सवाल है सर, ठीक है? ना कर दिया मेरा तो सर, तो ये इतने जज्बाती हो जाते थे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि चालुक्य राजा ने अपने आप को समाधि दे दी सर, समाधि पानी के अंदर जाके दी, तो तुंगभद्रा के अंदर उसने अपने आप को डुबा दिया। उसने कहा कि मेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं लड़ नहीं पाया सर, ठीक है ना? समझे? तो यू कैन इमेजिन कि दिस इज द पीरियड वेयर द किंगडम्स they are conducting kind of the code was such that they used to see the fights in the form of war and they used to always ridicule themselves. In fact, this is similar to something called as Vatta Kirutal, sir, Vatta Kirutal, where the defeated king was always used to starve himself to hunger and then pass away, sir. Okay, तो मैंने आपको बताया था, तो वही वैसी चीज आपको यहाँ मिली कि मैं क्यों नहीं लड़ पाया, है ना? मैं लड़के हार जाता तो बात अलग होती थी, मैं लड़ ही नहीं पाया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि वेस्टर्न चालुक्य का राजा था, आई गेस सोमेश्वर था, सोमेश्वर था या टू था, सोमेश्वर करके राजा था, वो सोमेश्वर फिर तुंगभद्रा नदी में समाधि ले लेता है, बोले मैं लड़ूंगा नहीं सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिलेंगे जो इस पीरियड की पॉलिटिकल सिचुएशन को, लैंडस्केप को दर्शाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस वाज फाउंड अक्रॉस द कंट्री सर, है ना? ऑलमोस्ट नॉर्थ में भी ऐसी व्यवस्था आपको मिलती है, राजपूत शासकों के अंदर भी सर, नियम वियम से लेके माफ कर देना, ये कर देना, वो कर देना, और फिर जब ये गजनी और घोरी का इन्वेजन हुआ तो अपन नियम से ही लड़ते रहे सर, ठीक है? अब सामने वाला आपके लिए नियम नहीं फॉलो कर रहा है, हमको किस बात का नियम लड़ना सर, ठीक है? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने घर में घुस मारने की शुरुआत कर दी सर, है ना? तो फिर राड़ा हो गया अभी इनके यहाँ सर, ओके, बोले इंडिया के मार के चला गया सर, हमारा एक्चुअली हमारे ऑफिसर को उन्होंने एक्सपोज कर दिया सर, ठीक है? समझे? है ना? आईपीएस ऑफिसर है 96 बैच के सर, ओके। तो देखो एक्सपोज, ये जानबूझ के उनका कवर ब्लोन अप कर दिया सर, सबको पता होता है कि ये किसके लिए आया है सर, ठीक ना? ऑफिशियल आईपीएस ऑफिसर डेजिग्नेशन भी आता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तो दे आर बेसिकली फोर्सेस ना, समझे? तो उनका कवर एक्सपोज करवा दिया सर, इनको यहाँ पे ऑब्वियस है ना, इंडिया में भी कवर एक्सपोज करने को नोट ऑफ आईपीएस है, बट स्टिल सर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैच्योरली डील की जाती है ऐसे मैटर्स के अंदर, बिहाइंड द कर्टेन ये सब मैटर्स रेज होते हैं, वहाँ पे फिनिश हो जाती है कि क्या कर रहे हो तुम सर, समझे? तो हमको खाली यही कहना था कि तुमने किया तो हमने किया सर, ठीक है? जब बाहर आके आउटराइट तुम करोगे तो हमने भी वो सिल्वेस्टर या ऑलिवेस्टर क्या नाम है सर, उसको भी निकाला, ये तुम्हारा वाला, ये हमको पता है ना क्या कर रहा है यहाँ पे सर, ठीक है? है ना? ये कोई ट्रेड मिशन पे थोड़ी आया था यहाँ सर, ये टाइगर भाई वाला तो काम कर रहे हैं, वो कल तो कैनेडियन हाई कमिश्नर का वीडियो भी देखा, समझे नहीं समझे? वो दरवाजे को धड़ाम धुड़ाम करके बंद करके भाग रहे हैं सर, ठीक है? ना? तो चलने दो सर, तो कनाडा तो फ्रंट पे पूरा वेस्ट इसमें है सर, कनाडा को फ्रंट बना के द होल वेस्ट इज इन्वॉल्व, ओके? समझे? इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो पीछे में चला लगता है उसको सर, तो बोलता है कि भाई तू कर, है ना? समझे? मैं करूंगा तो फिर और दूसरा राड़ा हो जाएगा सर, और दूसरा कि अमेरिका में इलेक्शन भी है सर, है ना? अमेरिका में उनको वोट भी चाहिए इंडियन अमेरिकन के सर, सो दे विल आल्सो मेक श्योर कि भाई इंडियन अमेरिकन ज्यादा खफा ना हो जाए। कनाडा में तो क्या है कि अभी जो इंडियंस उनके पास वोटिंग राइट है नहीं, समझे? हाँ, उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है, और जो है वो बेसिकली खालिस्तानी वाला है सर, ठीक है? समझे? ढालीवाल एंड द ग्रेवाल सर, ठीक है? तो वो लोग अपने हिसाब से विल सी कि यूएस इज वेरी कंसर्न, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बोल रहा है वी आर वेरी कंसर्न, अरे भाई तुम दूध बेचो सर, ना डेयरी वेरी इंडस्ट्री चलाओ, है ना? हाँ, समझे नहीं समझे? मौत करो तुम सर, ना यहाँ कहाँ लेने आए हो तुम सर? न्यूजीलैंड बोल रहा है सर, यूके बोल रहा है सर, मतलब एक साथ पूरे वेस्ट आप समझने की कोशिश करिए कि साथ में आ गया सर, ठीक है? नहीं ये सब जगहों के ऊपर जाके समझ लेना सर, ठीक है? एकदम सर अचानक से ही सर, ये सब पूरा गेम है, ग्रेटर गेम का पार्ट है ना सर, तो दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रेटर गेम, लेट इट बी लाइक दैट सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, खैर चलो लेट इट बी। तो व्हाट डू सी ओवर हियर सर, ना वेलकम टू नो कि ये कोलुटुंग आया, कोलुटुंग के बाद आपको और भी राजा मिलेंगे, पहले भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट कोलुटुंग तक आते-आते इनकी डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस बहुत बढ़ती है सर, ना? इनफैक्ट कोलुटुंग के समय पे दे वर एबल टू वी विल सी कि एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स, इनके समय पे ट्रेड एंड कॉमर्स और मैरीटाइम एक्टिविटीज अपने पीक के ऊपर गई थी सर, है ना? समझे? क्यों पीक के ऊपर गई थी? क्योंकि तब तक ट्रेड रूट एस्टैब्लिश हो गया था, फिर से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अलायंसेस इनके हो गए थे, और इंक्लूडिंग इसने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए थे। इंटरनल रिफॉर्म्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक राजा था जिसने टोल्स अबॉलिश किए थे, कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश किए थे, याद है कि नहीं याद सर? हमने फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट डिबेट के अंदर डिस्कस किया था। सो वी हैड डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द डिबेट ऑफ फ्यूडलिज्म
और मैंने आपको बताया था कि देवर किंग्स वर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू अबॉलिश द कस्टम ड्यूटीज एट दैट टाइम, सर ना। मंडप विकास के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने आपको शुल्क मंडप या शुल्क मंडप के बारे में बताया था। इनफैक्ट देयर वर किंग्स एट दैट टाइम अक्रॉस द कंट्री हु वर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स, ओके। कुलोतुंग वाज वन सच किंग जिसके समय पे इसने टोल्स को और कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश किया। सो बिकॉज़ ही वांटेड टू हैव फ्री ट्रेड एंड मेक श्योर वी विल कम टू नो कि व्यापार होता रहे, और जितना व्यापार होगा उतना ये चोलास को लाभ होगा, सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से और भी राजा आपको मिलेंगे, करीबन 13th सेंचुरी तक चोलास आपको मिलते हैं, सर, ठीक है ना, ओके। सो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द चोलास कंटिन्यू टू रूल, सर, ओके। इसमें राजाधिराज के बाद राजेंद्र और बेसिकली और भी राजा आपको मिलते रहते हैं, बट देन फाइनली इनका डिक्लाइन होता है करीबन 12th से लेकर 13th सेंचुरी के ट्रांजिशन में, सर, है ना। तो कुलोतुंग वाज द ग्रैंडसन ऑफ राजेंद्र, एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि इसने वेंगी किंगडम यानी कि ईस्टर्न चालुक्य को अपने अंदर लिया, सर, ठीक है ना। विल आल्सो फाइंड कि इसने टॉल्स को अबॉलिश किया ना, शुंगम वृत्त के रूप में इसको कहता है, तो बेसिकली काइंड ऑफ ये चीजें आपको मिलती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिवाइव किया, बट देन ही लॉस्ट मेनी टेरिटरीज एज वेल, सर, ना, गेटिंग अबाउट, ओके। इसी के समय पे इसने चाइना वाइना के साथ भी अपने आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ये सब चलाया, सर। खैर, अब होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, सर, समझे। तो आफ्टर कुलोतुंग देयर इज वी विल सी कि डिक्लाइन का मतलब क्यों था, सर, ओके ना, समझे। तो बहुत पावरफुल राजा आपको नहीं मिलते, लेटर चोलास कहते हैं इनको, सर, ठीक है। ये जो लेटर चोलास थे, दे वर नॉट एबल टू डोमिनेट अराउंड जो पहले के टाइम के अंदर किया करते थे, सर, ठीक है, गेटिंग अबाउट। ये क्यों था, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स का जमाना है, सर, ओके। ये फ्यूडल लॉर्ड्स के जमाने के कारण इनका डिक्लाइन हो गया, सर, ओके ना, समझे। तो कुछ एरियाज पंड्यास ने ले लिए, कुछ एरियाज होयसाल डायनेस्टी आई और कुछ एरियाज काकटियाज आए, सर, समझे। तो दे लॉस्ट द टेरिटरी ओवर श्रीलंका, दे लॉस्ट द टेरिटरीज ओवर द दक्कन, दे लॉस्ट द टेरिटरीज ओवर मॉलडीव्स, इंक्लूडिंग द डोमिनेशन दैट दे हैड एस्टैब्लिश्ड इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो चोलास कंटिन्यू टू रूल, ऐसा नहीं था कि पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे, सर, समझे। बट वो उनका जो पहले जितना होल्ड था वो नहीं मिलता है, सर, समझे। तो पंड्या डायनेस्टी का फिर से रिवाइवल हुआ। पंड्या जो मदुरई मैंने आपको बताया, सर, ठीक है ना, वो कितनी पुरानी डायनेस्टी संगम काल की। ये पंड्यास को फाइनली फिर खत्म करेगा अपना खिलजी, जब उसने मलिक कफूर को भेजा ना, और गफुर भाई तुमको जाने का, सर, ना। तो गफुर भाई को गुजरात से उठाया, सर, ओके, 1000 रुपए में, एंड देन गफुर भाई वाज सेंट टुवर्ड्स द दक्कन एंड साउथ इंडिया, सर, ओके। उसने जाके मदुरई में अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया, तब जाके विल सी की पूरी कहानी खत्म हुई, सर, ओके। तो पंड्यास वेरी पावरफुल, ओके। इनफैक्ट चोलास का डिक्लाइन हुआ तो काकटियास निकल के आए, सर, ओके। काकटियास वारंगल के अंदर निकल के आते हैं, विल सी कि यहाँ हमें पता चलता है कि होयसाल डायनेस्टी निकल के आई। होयसाल इज अ डायनेस्टी दैट इज नोन फॉर द आर्किटेक्चर ओनली, है ना। काकटियास में बेसिकली आर्किटेक्चर का थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, सर, ना, क्योंकि मार्को पोलो और उन्होंने क्या-क्या ऑब्जर्व किया वो सब आपको मिल जाएगा, सर। खैर, तो वी विल सी दैट फाइनली द चोलास केम टू एन एंड, है ना, उनका डाउनफॉल हुआ। चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आपको पूछा नहीं है, पर आधा घंटा खाली आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या हुआ था, सर, ठीक है। अब जो भी हमको देखना है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखना है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चोलास में क्या-क्या सवाल आपको पूछे गए हैं वो थोड़ा बहुत हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, सर, ओके। तो वहां से हमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हिच एरियाज वी आर सपोज्ड टू फोकस, समझे। तो चोलास में एक तो पहले आपको पता होना चाहिए इंपीरियल चोलास के अंतर्गत फ्लो चार्ट आप बना लीजिए, सर, है ना। तो द फर्स्ट फ्लो चार्ट इज द ओरिजिन, वो तो हमने पढ़ लिया है। द सोर्सेस उसमें इंस्क्रिप्शन ही है, मेन तो तमिल लिटरेचर की कहानी आपको मिलती है। सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी, सर, है ना। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी रही है, सर, ठीक है, और एम्पायर बिल्डिंग क्यों किया गया था। एम्पायर बिल्डिंग के ऊपर मैं आता हूं कि कहानी क्या है, सर, ठीक है। तीसरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सर, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नेचर ऑफ स्टेट आपको पता होना चाहिए, नेचर ऑफ पॉलिटी या नेचर ऑफ स्टेट, सर, ठीक है ना, समझे। तीसरा लोकल असेंबलीज के ऊपर कल ही हमने डिस्कस कर दिया था कि व्हाट हैज बीन द लोकल असेंबलीज ऑफ द चोलास, ओके। द अदर पॉइंट दैट कैन बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू द चोला ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, समझे। तो एम्पायर बिल्डिंग रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, समझे, एंड द मैरीटाइम ट्रेड, सर, ठीक है ना, समझे। मैरीटाइम एक्टिविटीज ऑफ द चोलास की किस तरह से चलती है, सर, ओके। चोलास इज द पैटर्न ऑफ कल्चर, सर, है ना, समझे, एंड आर्ट्स, सर, ठीक है, एंड कल्चर एंड आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेनली आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पता होनी चाहिए, या आपको स्कल्पचर्स, है ना, चोला स्कल्पचर्स, नटराज की मूर्ति बड़ी प्रोमिनेंट है, या अगर आप समझने की कोशिश करें तो दे कैन आस्क यू विद रिस्पेक्ट टू चोला पेंटिंग्स एज वेल, सर, है ना, समझे। एंड तमिल लिटरेचर और बेसिकली जो भक्ति मूवमेंट का प्रभाव रहा है वो कैसे निकल के आया, सर, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी देखेंगे और नेचर ऑफ पॉलिटी के ऊपर भी समझने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है, समझे। अब आप समझने की कोशिश करिए तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको यूपीएससी ने 2012 के अंदर ये सवाल पूछ दिया था कि नाडु और नगरम के बारे में बताइए, सर, है ना, समझे, अर्बनाइजेशन, सर। हाँ, अच्छा, चोला पीरियड के अंदर अर्बनाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पूछ दिया है कि भाई कैसे एडजस्ट किया था, मैंने आपको बताया। थियरीज रिगार्डिंग द चोला स्टेट दैट इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ पॉलिटी ओनली, सर, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये चीज पता होनी चाहिए कि ये कैसे चला और किस तरह से चलता है, सर, ठीक है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रकार का है, सो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन कैसे निकल के आई, सर, ठीक है। मैं आता हूं फिर बटन स्टीन के ऊपर और रोमिला थापर जो इंटीग्रेटिव और सेगमेंटल स्टेट के ऊपर डिबेट करेंगे। पहले ओवरऑल जनरल देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिबेट करेंगे, सर, ठीक है। तो देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन 3-4 प्रकार का है। ये 3-4 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल अबाउट, है ना, व्हाट इज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सर, है ना। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही बेसिकली जो हायरार्की है वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो मंडलम, मंडलम के बाद विल सी कि वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु, नगरम, पूर, सभा, अटार, सर, है ना। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, सर, ठीक है। विल आल्सो सी विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। रेवेन्यू के अंदर तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट थोड़ा बहुत आइडिया हमको पता होना चाहिए। और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट से कैसे चल रहा है, सर, ठीक है। तो जब हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि कैसे इनके यहाँ पे सिस्टम थी, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट इनकी चलती है, क्योंकि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आया ना, सर, ओके। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया कल कि भाई विलेज असेंबली कैसे काम कर रही थी, सर, ठीक है। बट देन विल आल्सो फाइंड कि द डिबेट इज आल्सो अबाउट हाउ द रीजन्स वर गवर्नड अपॉन, सर, ना, कि इनके शासन व्यवस्था के अंदर इनके रीजन्स को कैसे गवर्न किया जाता था, सर, ठीक है। अब देखिए कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या विल सी कि चोला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या देखना है, सर, है ना। तो एक तो हमें रोल ऑफ किंग देखना है, सर, ठीक है, और दूसरी हमें मिनिस्ट्री स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, एडवाइजर्स के बारे में पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ब्यूरोक्रेसी की जो सिस्टम ओवरऑल जो चल रही है उसके अंदर से हमको थोड़ी बहुत आइडिया और उसके रिलेटेड जो डिबेट है वो क्लियर होनी चाहिए, सर, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की इंपॉर्टेंस थी, आपको भी पता है। हेरिडिटरी मोनार्की थी कि नहीं थी, सर, ठीक है, समझे। तो इन द चोलास वी आर वेरी मच क्लियर कि द मोनार्की वाज नॉट हेरिडिटरी, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट हेरिडिटरी थी और डिवाइन किंगशिप के भी हमारे पास एविडेंसेस मिल जाएंगे। डिवाइन किंगशिप का मतलब क्या है कि राजा अपने आप को गॉड लाइक इमेज के रूप में कंसीडर करने की कोशिश कर रहा है, सर, ठीक है, या करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो मैं तो बेसिकली राजा के रूप में काम कर रहा हूं और मेरी इमेज गॉड लाइक है, सर, ठीक है, समझे। सो बाय टेकिंग वी विल सी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स, वी विल सी दैट द किंग इज कंसीडरिंग हिमसेल्फ एज गॉड, सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे अपने आप को बेसिकली पेरुमल के रूप में पहना, सर, है ना, कि बहुत बड़ा व्यक्ति हो, सर, है ना। चक्रवर्ती का टाइटल दिया जा रहा था उस पीरियड के अंदर, सर, ठीक है। त्रिभुवननाथ चक्रवर्ती, सर, तीनों लोकों का नाथ के रूप में अपने आप को पहचानता है, सर, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार के टाइटल्स क्या दर्शाते हैं, सर, है ना, वो तो डिवाइन किंगशिप को दर्शाते हैं। तो डिवाइन किंगशिप कंटिन्यू टू एस्टैब्लिश इनफैक्ट द टेंपल्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड बाय द किंग, से फॉर एग्जांपल द टेंपल कॉल्ड एज राजा राजेश्वर, ओके ना, समझे। राजा राजेश्वर टेंपल एक्चुअली सिग्निफाइज द नेम ऑफ राजा राजा एज वेल, है ना। देखिए बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर कहते हैं उसको। राजा राजेश्वर मतलब खुद का नाम भी राजा है, राजा राजा, और टेंपल का नाम भी राजा राजा, है ना। राजा राजेश्वर का मतलब क्या है, सर, ठीक है। सो द नेम ऑफ द टेंपल इज राजा राजेश्वर एंड द नेम ऑफ द किंग, तो दैट शोस कि वो कैसे डिवाइनिटी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो बाय स्ट्रेंथनिंग द आइडियल्स ऑफ द डिवाइन किंगशिप द किंग इज इन अ हेरिडिटरी मोनार्क, हेरिडिटरी मोनार्क के पॉइंट ऑफ से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई व्यवस्था जो थी किंगशिप के अंदर से हम लोग हैं बुलेट पॉइंट्स लिख देते हैं तो हमें याद रहेगा, सर, ठीक है। तो विल सी हेरिडिटरी मोनार्की थी, डिवाइन किंगशिप का कांसेप्ट आपको मिलता है। डिवाइन किंगशिप के साथ मैंने आपको टाइटल्स बता दिए, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये टाइटल्स और एपिथेट्स अलग-अलग प्रकार के मिलेंगे, है ना। दिस वर आल्सो कंसर्न्ड विद द मिलिटरी विक्ट्रीज एंड द कॉन्क्वेस्ट दैट द किंग्स हैड टेकन, सर, ठीक है। सो टाइटल्स वर टेकन विद रिस्पेक्ट टू डिवाइनिटी एंड आल्सो द मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट। जैसे गंगाईकोंडा कहने का मतलब क्या है, सर, कि वो या कांचीकोंडा कहने का मतलब क्या है, सर, कांचीकोंडा आगे वाला ने किया था, या मदुरैकोंडा कहने का मतलब क्या है, सर, ठीक है। कदमकोंडा कहने का मतलब क्या है, तो मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट है। कुछ-कुछ टाइटल्स आपको पेरुमल के रूप में पहचानता है, सर, को के रूप में अपने आप को पहचानता है, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि दे आर ट्राइंग टू हाइलाइट, सर, है ना, समझे। इनफैक्ट देयर वर मेनी किंग्स हु यूज्ड टू हैव द सफिक्स ऑफ देव
है ना, समझे कि नहीं समझे? तो हमें ये पता चलता है कि जब कोरोनेशन होता था तो राजा के पीछे बहुत सारे टाइटल्स दिखते थे। ये टाइटल्स में कभी-कभी सफिक्सेस के रूप में आपको देव का टाइटल मिलता है सर, है ना? रीडिंग अबाउट, ओके? या ईश्वर का टाइटल आपको देखने को करने की कोशिश करेगा सर, है ना? तो आप देखिए कि ईश्वर, देव इस प्रकार के सफिक्सेस को टाइटल के रूप में डालने का इंटेंशन क्या था सर, ओके? सो टू गेट देमसेल्व्स लेजिटिमाइज्ड, ओके ना? अपने आप को लेजिटिमाइज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चीज़ें मिलेगी सर, रीडिंग अबाउट, ओके? तो ये किंगशिप की और मोनार्की की आपको एक खासियत देखने को मिलती है। सेकंडली हमको ये भी पता चल रहा था कि राजा अकेला नहीं था सर, ठीक है? रीडिंग अबाउट, ओके? और राजा अकेला नहीं होने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वी विल सी द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो हैड इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मणिकल प्रीस्ट, ओके ना? जिसको राजगुरु के रूप में या पुरोहितों के रूप में आपको मिलेगा सर, ठीक है? समझ रीडिंग अबाउट, ओके? तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज अ प्रीस्टली इन्फ्लुएंसेस गोइंग ऑन। प्रीस्टली इन्फ्लुएंसेस इज विद रिस्पेक्ट टू कुलगुरु और राजगुरु सर, ठीक है ना? समझे? अब राजगुरु और कुलगुरु क्यों थे? क्योंकि हर एक राजा के कुलगुरु हुआ करते थे, राजा के राजगुरु हुआ करते थे जो एडवाइजर्स के रूप में थे सर, है ना? समझे? जो पुरोहित के रूप में काम करता है सर, ठीक है ना? समझे? तो दिस आल्सो शोस सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ इंडिया सर, ठीक है ना? ये ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे। इनफैक्ट इसमें सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपको बृहदेश्वर टेंपल मिलता है सर, ओके? एंड बृहदेश्वर टेंपल के प्रीमाइसेस के अंदर ही एक पेंटिंग आया हुआ है जहां राजा इज सीन लाइक रिवरिंग विद हिज गुरु इन द फॉर्म ऑफ म्यूरल आर्ट। यहां मैंने स्लाइड्स में भी इंक्लूड किया हुआ है सर, ठीक है ना? समझे? तो ये जो पेंटिंग है ना साहब, ये राजा और उसके गुरु का है सर, ठीक है ना? समझे? ओके, करूर देवार सर, है ना? समझे? तो वी विल सी कि ये दर्शा रहा है कि देखिए ये उनके गुरु लग रहे हो, ये राजा लग रहे हैं ना, ये लुकिंग लाइक दिस, ओके? समझे? तो ये दर्शा रहा है कि भाई कैसे इनके एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहां से मिलती है सर, ओके? तीसरी कहानी चोलास के अंदर भी हमको एक बहुत प्रोमिनेंट चीज देखने को मिलती है, वो है वर्शिपिंग ऑफ द डिसीज्ड किंग सर, है ना? समझे? मैंने आपको ये देव कुल के रूप में इसको पहचाना था, कुषाणों के समय के अंदर आपको देखने को मिलता है। वर्शिपिंग ऑफ द डिसीज्ड किंग का मतलब क्या है कि एक राजा की जिसकी मृत्यु हो चुकी है सर, ठीक है ना? समझे? उनकी मूर्ति बना के या उनको विल सी के ना याद करने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूट्स दिए जाते थे सर, ठीक है ना? ओके? दिस आल्सो शोस सम काइंड ऑफ वी कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेडिशंस दैट वर कंटिन्यूड एज अ लेगेसी फ्रॉम नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशंस, है ना? समझे? तो मोनार्की हैड एन इंडिजिनियस एलिमेंट। इंडिजिनियस एलिमेंट का मतलब क्या है सर, ठीक है ना? ओके? कि एक इंडिजिनियस एलिमेंट आपको मिलता है जो अंदर से निकल के आया था उनकी लोकल ट्राइबल चिeftains के अंदर से, है ना? तो दूसरी आपको ये भी देखने को मिलती है सर, ठीक है? इसमें ही हम बत्ता की रूतल जैसी प्रैक्टिसेस को भी लिख सकते हो सर, ठीक है ना? समझे? बत्ता की रूतल प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि स्टार्विंग योरसेल्फ टू डेथ या लाइक नो ड्राउनिंग योरसेल्फ टू डेथ। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि क्या हुआ था सर, ठीक है ना? समझे? और होने के बाद राजा कैसे अपने आप को ना पीपली बजा देता है सर, ओके? तो फिर से की वही चीज आपको यहाँ से देखने को मिली और कहा गया कि भाई इनको वर्शिप किया गया था। इनफैक्ट मार्को पोलो हैज हाइलाइटेड अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, ओके? सो वन फाइन डे मार्को पोलो ऑब्जर्व्ड कि जब मार्को पोलो तो बाद में आया, मतलब चोला का डिक्लाइन हो गया था और काकटियास आ चुके थे, चोला अभी भी छोटे डायनेस्टी के रूप में चल रहे थे। तो व्हेन मार्को पोलो केम अप ही ऑब्जर्व्ड दैट इन वन ऑफ द काकटिया किंगडम्स a king passed away. When the king passed away, people also like उसके बॉडीगार्ड्स और उसके मंत्री संतरी सब लोग थे, सबके सब कूद गए सर, एंड उनकी भी साथ में वी विल सी की मृत्यु हो गई सर, ठीक? तो ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट थी कि डिवाइन किंगशिप के अंतर्गत डिसीज्ड किंग को वर्शिप करना एंड वी विल सी साइमल्टेनियसली डिवाइन किंगशिप के पॉइंट ऑफ से हम ये भी कह सकते हैं कि राजा के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत था सर, ठीक है? ओके? तो टाइटल्स और एपिथेट तो आपको मिलेंगे, गॉड लाइक टाइटल्स लेने की शुरुआत और आपको है ना पावर को दर्शाने के साथ, बट डिसीज्ड किंग्स को वर्शिप करना और उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट आपको बहुत दिखता है सर, ठीक है? इनफैक्ट साउथ में अभी भी आपको इस प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट मिलेगा पर्सनैलिटीज को लेकर सर, है ना? कोई एक्टर की मृत्यु हो जाती है या कोई पॉलिटिशियन बेचारा लोगों को अटैक आ जाता है सर, ये कैसे हो गया सर, ठीक है? सडनली फील दैट अरे भाई साहब सर, तो देयर यू फाइंड सो मच ऑफ लेगेसीज और सिमिलरिटीज बीइंग कनेक्टेड where the deceased king or the king who was ruling or the ruler from the royal family सर, ठीक है ना? तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंगली इसकी एनालॉजी आप जोड़ सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं, पर आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि क्या कहानी है सर, ठीक है? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में राजा का महत्व, उसकी प्रासंगिकता हम लिख सकते हैं। वी विल फाइंड कि द ब्राह्मणिकल कुलगुरु, इनफैक्ट ब्राह्मणिकल कुलगुरु या राजगुरु के साथ ही हमको लैंड ग्रांट्स का कांसेप्ट भी देखने को मिलता है सर, ठीक है? और लैंड ग्रांट्स के कांसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अभी बताया कि दिस लैंड ग्रांट्स वर इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मदया सर, ठीक है ना? समझे? तो ब्रह्मदया के रूप में हमने आपको बता दिया है कि चतुर्वेदी मंगलम के रूप में आपको बता दिया है सर, ठीक है? और वही आपके चोला ऑटोनॉमस विलेजेस का फाउंडेशन बन गया है सर, ठीक है? सो दिस वर द विलेजेस व्हिच वर एक्चुअली वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू द चोला ऑटोनॉमस विलेज, जिसका डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, है ना? ओके? तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसके चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से मिलती है सर, ओके? दूसरी कहानी जब हम लोग चोलास के पॉइंट ऑफ से समझेंगे सर, क्या हो गया भाई सर, है ना? निकिता को क्या हो गया सर? ये क्यों मस्ती हो रही है सर? हाँ, निकिता के नाम की कमेंट हो रही है। देखो जीएस में तो मैं कमेंट नहीं पकड़ पाता हूँ, 10,000 कमेंट होती है। यहाँ ऑप्शन में तो क्या सिंचल बच्चे आते हैं, 10, 15, 25 कमेंट होती है। क्यों लड़ाई हो रही है? रुको, गुलशन भैया जितना पूछा उतना बता दो। क्या पूछा भाई तुमने? निकिता दीदी आपकी क्लास देखी होगी। अच्छा पीडीएफ, ओह अरे भाई पीडीएफ का स्कैम चल रहा है, स्कैम 2023 मिल जाएगा सर, अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। जैसे पीडीएफ की बात हुई, मास्टर भाग जाएगा सर, मास्टर विल लाइक दिल से बुरा लगता है सर। खैर चलिए तो कहानी क्या थी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदिन द पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास। एक तो किंगशिप के बारे में हमको समझ में आ गया, लैंड ग्रांट्स के बारे में समझ में आ गया सर, ठीक है? समझे? सेकंडली द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो हैड ब्यूरोक्रेसी सर, ठीक है? समझे? ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाउ इट फंक्शंस सर, ठीक है? ओके, सो देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स। अब सबको हमको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे कौटिल्य के ऊपर से आया, गुप्ता के ऊपर से यहाँ से आने की शक्यता कम होगी सर, ओके? देयर वर सेपरेट ग्रेड्स एंड क्लासेस फॉर देम, है ना? समझे? इनके अलग-अलग क्लासेस हुआ करते थे, ग्रेड्स के पॉइंट ऑफ से, कोई आईएएस में होगा या चोला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रूप में होगा सर, ओके? देयर आर आल्सो गिवन स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइटल्स एज़ वेल, है ना? टाइटल्स में अडिगिरल और ऐसे टाइटल्स अभी आगे स्लाइड्स में आपको बता दूंगा सर, ओके? एंड वी विल आल्सो फाइंड इंटरेस्टिंग बात हमारे लिए ये है कि दे वर आल्सो गिवन लैंड ग्रांट्स इन लिeu ऑफ द सर्विसेज, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, समझे? सो दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि द पॉलिटी वाज क्वाइट फ्यूडल सर, समझे? तो ये जो फ्यूडलिज्म की डिबेट जो है ना, इसके फेवर में इसकी पॉलिटी और इसकी ब्यूरोक्रेसी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है सर, ओके? तो वी विल कम टू नो कि अंडर द ब्यूरोक्रेसी व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन और द चोला सिस्टम सर, ओके? तो हमें ये पता चलता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर टाइटल्स थे, क्लासेस थे, हायरार्की हुआ करती थी सर, ठीक है? ओके? देयर आर इंस्क्रिप्शन जहां अधिकारी से अडिगिरल करके एक शब्द लिखा गया है सर, ठीक है? ओके? बट साइमल्टेनियसली इट इज आल्सो डिबेटिंग, और काफी लोगों का ये मानना है कि भाई यहाँ जो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी में लैंड ग्रांट्स की इंपॉर्टेंस बहुत है सर, ठीक है? ये फ्यूडलिस्टिक है। कोई कहता है कि नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का प्रकार था। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि वी विल सी कि ये राजा के द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे, और बिकॉज़ इन लोगों को अपॉइंट किए गए थे तो ऑब्वियस है वी विल सी कि दे वर लोकल मैग्नेट्स वर्किंग अंडर अ सेंट्रल स्टेट सर, लोकल मैग्नेट्स वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट का मतलब क्या है कि लोकल लोग थे, अलग-अलग एरिया में इनको बेसिकली डाला गया था। एक स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी थी, इसके फेवर में कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी नहीं थी सर। आई विल कम बैक टू दिस पार्ट, इसके ऊपर डिबेट क्या-क्या चीजें हो रही है, बट एक चर्चा यहाँ से भी आपको मिलेगी सर, ओके? तो वी विल सी द किंग हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट सर, उसको देवा का टाइटल देना, को का टाइटल देना, पेरुमल का टाइटल देना, है ना? बॉडीगार्ड्स इस प्रकार की इमोशनल अटैचमेंट राजा के साथ करते थे सर, समझे? कि हम पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे सर, तुम्हारे मृत्यु के बाद हम भी मर जाएंगे सर, ठीक है? ओके? इनको लैंड ग्रांट्स मिल रही थी, तो मार्को पोलो ने ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट देखी थी कि मोनार्क की मृत्यु होने के बाद उसके बॉडीगार्ड भी चल पड़े सर, समझे? तो मतलब कुछ ज्यादा हो गया था ये, फिर ये प्रथा को फिर बंद करवा दिया गया। बोले यार इससे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो जाएगा सर, ठीक है? क्यों
ठप हो जाएगा क्योंकि इट इज बट ऑब्वियस ना सर ओके कि व्हेन किंग passes away the ministers and other people also passes away सर समझे तो then who will run the state next decision है ना कोई गाइडेंस भी देने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए सर समझे तो वो बड़ी सेंसिटिव बात है आपको यहाँ से इसके अंदर से मिलती रहती है सर गेटिंग ओके तो एम्परर वाज एट द टॉप सर ना समझे विल सी सोलर एम्पायर में राजा की मोनार्की थी सर ठीक है समझे देयर वर बेसिकली डिफरेंट इमीडिएट अटेंडेंस एंड ब्यूरोक्रेसी एज वेल सर ना ब्यूरोक्रेसी में दो प्रकार के थे पेरुंडम एंड सेरुंडम उसको अधिकारी के रूप में पहचानते हैं इनको बेसिकली लैंड असाइनमेंट दिया जाता है ये बेसिकली फ्यूडलिज्म को दर्शाता है जो मैंने आपको बताया सर ठीक है किंगशिप में रिसिस किंग को वर्शिप करना बेसिकली जो एक स्पेशल फीचर था ये कुषाणों के समय से मिल रहा है सर मैंने आपको देवकुल के बारे में बताया था देवकुल वाज सेंचुरीज जहां कनिष्क ने अपने वड़वे मतलब ना अपने बाप दादाओं की जो भी स्टैच्यूज थे वो डलवाए थे खुद का भी फिर उसने मथुरा में डलवाया सर ठीक है तो ये प्रथा आपको बहुत पहले से चल रही है सर राजा दशरथ के बारे में बताया था सर तो भरत जब वापस आए सर ना तो भरत ने देखा है ना व्हेन ही केम बैक टू द किंगडम फ्रॉम एक्सपीडिशन ही सॉ द स्टैच्यूज उसमें प्रतिमा नाटक की पूरी मेंशन की गई है कि वहां दशरथ की मूर्ति भी थी तब जाके राजा भरत को पता चला कि माय फादर हैज पास्ड अवे ठीक है क्योंकि द स्टैच्यूज पुटिंग स्टैच्यूज इमेजेस है ना ऑफ द डिसीज किंग्स और द फैमिली मेंबर्स ओके ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट आपको मिलती है खैर बाकी राजा डिवाइन किंगशिप भी ले रहा था अलग अलग प्रकार की और ये भी हमको पता चल रहा है कि राजा लैंड ग्रांट्स भी भर भर के ले रहा है ठीक है सो वी डू कम टू नो कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू व्हिच द मोनार्की एंड ओवरऑल बेसिकली द सिस्टम इज टू वर्क विद रिस्पेक्ट टू किंगशिप तो मैं इतना पता होना चाहिए अब देखिए मेन जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल नहीं आएगा सर ठीक है सवाल बेसिकली किंगशिप के पॉइंट ऑफ से थोड़ा बहुत आपको पूछा जा सकता है कि राजा क्या करता है और राजा राजा राजन करेगा मेरा राजा सर ठीक है बट इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा जो बाहर जाएगा वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा सर ठीक है क्यों प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि इसी के ऊपर से वो नाडू मंडल ऊर नट्टार की कहानी आपको मिलती रहती है लोकल गवर्नमेंट के साथ अब लोकल गवर्नमेंट की डिबेट तो मैंने आपको बताई दी है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था कि नहीं था लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर बट हमें बेसिकली ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी सर करेंगे ओके एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू रन ओके तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविंशियल सिस्टम है ना समझे एक नया अपन टॉपिक दे देते हैं चोला प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर समझे तो यहाँ से ही आपके सवाल आते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है सर ठीक है एक तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की हमें पता होनी चाहिए हायरार्की में कैसे इनका सेटअप हुआ करता था ठीक है समझे दूसरी कहानी हमको ये भी पता होना चाहिए कि वो ऑफिशियल्स इन्वॉल्वड इनटू दिस पार्ट सर ठीक है तीसरी कहानी थोड़ी की डिबेट है सर ना डिबेट क्या है कि भाई इनकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे वर्किंग होती थी सर ठीक है डिबेट में कोई कह रहा है सेंट्रलाइज था कोई कहता है फ्यूडल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके था सर ठीक है ओके सो व्हेन वी ट्राई टू सी द हायरार्की सर ना the whole empire was divided into two parts so there were areas which were directly controlled direct control का मतलब क्या है कि जहां शासक सीधा सीधा अपना डोमिनेशन बना के बैठा हुआ है सर there are areas which were under the vassals vassals का मतलब क्या है कि भाई जो सामंत है उनके साथ में लेके चलना था अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सामंत प्रथा तो है ना सामंत चक्र की कहानी है सर राजा कितना भी प्रोमिनेंट हो जाए वसाल वसाल है ना सामंत है ना लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप है ये तो पूरी डिबेट ही है 500 साल से पिछले 7-8 क्लासेस से यही तो पढ़ रहे लॉर्ड वसाल कोई भी डायनेस्टी आती बीच में ये तो मैं घुसा ही देता हूं सर समझे फटा करके झंडी मार के सर समझे कि जाएगा नहीं कभी सर दिस विल नेवर गो टिल द टाइम द होल मिडिवल इंडिया में भी इकट्ठा रहेंगे सर वो भी एक प्रकार के सामंती थे सर समझे नोबिलिटी का पार्ट है अरिस्टोक्रेसी तो अब वो स्ट्रॉन्ग स्टेट की कहानी खत्म हो गई सर अंडरस्टूड नॉट सर तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्टेट की जो स्टोरी थी ना कि कैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट था वो खत्म हो जाता है सर ओके अब डायरेक्ट कंट्रोल में विल सी कि वाइसरॉस को अपॉइंट कर दिया गया वाइसरॉस का बेसिकली जो कुमार हुआ करते थे या काइंड ऑफ रॉयल फैमिली से लोग हुआ करते थे सर ठीक है वसाल्स को इनको पावर के अंदर लाना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर सो देयर टू काइंड ऑफ टेरिटरीज ओके ना वन वर द एरियाज व्हिच डायरेक्ट कंट्रोल बेसिकली उन्हीं को ही मंडलम के रूप में कंसीडर किया गया सर चोला मंडलम सर समझे चोला मंडलम से कोरा मंडलम हो गया सर कोरा मंडलम से कोरा मंडल हो गया सर गेटिंग ओके तो वी विल सी कि आज की तारीख में तमिलनाडु के कोस्ट को कहते हैं कोरमंडल कोस्ट है ना एक एक्सप्रेस चलती है कोरमंडल एक्सप्रेस है ना गाड़ी का नाम है सर ठीक है तो एक्चुअली ये चोला मंडलम करके एक शब्द मिलता है चोला मंडलम इसलिए फाइनेंस कंपनी आई गेस दिवालिया हो गई आज की तारीख में पता नहीं काम कर रही नहीं कर रही बट वो इंश्योरेंस और फाइनेंस में एक टाइम के ऊपर उसका ठीक दबदबा था सर ओके तो चोला यूज्ड टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड एज मंडलम है ना मंडलम वाज द यूनिट है ना काइंड ऑफ प्रोविंशियल यूनिट ओके ना so provinces were divided in the form of mandals okay so within an empire there were two types of direct administration one under the viceroy and second under the vassals okay vassals used to have an autonomy in running the state and administration sir getting okay and over a period of time we will see कि इनकी पूरी हायरार्की आपको मिलती है सर ना समझे तो ये एम्पायर के अंदर हमें दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आपको मिलती है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना getting okay ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कैसे मिलती है सर ओके तो एक है चोला मंडलम सर ना समझे getting okay चोला मंडलम वाज एन एरिया जहां we will see कि इनके शासक जो है वो सीधा रूल करते थे या युवराजों के द्वारा रूल किए जाते थे सर getting okay समझे दूसरी आपको देखने को मिलती है तोंडाई मंडलम या तोंडाई मंडलम के साथ साथ आपको पनी मंडलम करके यूनिट देखने को मिलेगी सर ठीक है द सेकंड इज द पनी मंडलम सर ना समझे अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चोला मंडलम एंड द पनी मंडलम सर getting okay चोला मंडलम में बेसिकली वाइसरॉयज रूल किया करते थे इनकी एक्जिस्टिंग टेरिटरीज के अंदर सर getting okay एंड वी विल कम टू नो कि इनको पूरी हायरार्की में लाया गया इसमें फिर लोकल चीफ्स को भी ला दिया गया सर समझे तो स्थानीय राजा थे उनको भी अपने अंडर में ला दिया गया पर इसमें हायरार्की निकल गई हायरार्की में मैं आ रहा हूं ये हायरार्की नहीं है दिस आर द डिफरेंट यूनिट्स ओके इनफैक्ट दिस आर द डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर व्हिच वर अप्लाइड टू डिफरेंट रीजंस है ना रीजन वाइज अलग अलग किया गया था अब चोला मंडलम में सीधा शासन था है ना जहां वाइसरॉय को अपॉइंट करके वहां के स्थानीय राजाओं को अपने अंडर में ले लिया गया अब ये पनी मंडलम कैसे है तो पनी मंडलम वर दोस बेसिकली स्ट्रक्चर्स वेयर वी विल सी कि जहां एग्रेरियन एक्सपेंशन करके वो एरिया को अपने अंडर में लाया गया है सर गेटिंग ओके जैसे पानी से लेके आए थे तो मैं पानी मंडलम ऐसे याद करता हूं सर ठीक है समझे सो आई मेक श्योर नाम ही पानी मंडलम तो पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद विल सी की खेती की और उसको अपने अंडर में लेके आए सर गेटिंग ओके तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट कंट्रोल था बट इसमें रीजनल यूनिट्स के रूप में इसको अलग तरह से एस्टैब्लिश किया गया सर समझ गेटिंग ओके क्यों करवाया क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई ये एक्सपेंशन वाला एरिया है यहां से पैसा अलग तरह से कवर करना चाहिए सर गेटिंग ओके वैसे ही विल सी कि देयर इज वन मोर मंडलम कॉल्ड तोंडाई मंडलम सर ठीक है समझ गेटिंग ओके तोंडाई मंडलम वाज द अर्लीस्ट सेटलमेंट यूनिट है ना ये लैंड ऑफ क्रीपर्स कहते थे अगर आप संगम पीरियड में देखोगे दिस वाज द टर्म व्हिच वाज यूज्ड फॉर द किंगडम्स जहां चोलास निकल के आए थे सर गेटिंग ओके और ये तोंडाई मंडलम वाला जो रीजन है जहां हमको ये पता चल रहा है कि ट्रेडिशनल सेटलमेंट्स के रूप में ये ब्रह्मदेव और ये सब बेसिकली यहां से आपको देने की शुरुआत करेंगे सर गेटिंग ओके एंड वी विल सी कि अलग अलग प्रकार की लैंड ग्रांट्स देने के बाद वहां पे इन्होंने यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की शुरुआत की थी सर गेटिंग ओके ये ब्रह्मदेव खास करके तन्यूर अगर आपको पता होगा ये तन्यूर और बाकी सारी जगह के अंदर हमको ये पता चलता है कि इनकी सेटलमेंट थी वहां पे तन्यूर में इन्होंने टेंपल भी बनाया था सर समझे एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें कुछ कुछ ऑटोनॉमस यूनिट्स निकल के आए कुछ डायरेक्ट यूनिट्स निकल के आए सर गेटिंग ओके तीसरी कहानी हमको ये पता चलता है ये लैंड ग्रांट सेंट्रिक थे इसको लिखना है तो लैंड ग्रांट सेंट्रिक लिख सकते हो सर समझे कि डिफरेंशिएशन में चौथी कहानी आपको प्रोविंशियल यूनिट्स में आपको एक और मंडलम मिलेगा सर ठीक है समझे एंड दैट इज नोन एज द कोंगू मंडलम ये शायद किसी ने आगे लिखा है चोला मंडलम तोंडाई मंडलम कोंगू मंडलम हर्ष ने लिखा है इसमें चौथा ये पनी मंडलम भी लिख दीजिएगा सर ठीक है अब व्हाट इज कोंगू मंडलम सर गेटिंग ओके तो कोंगू मंडलम is actually the unit where the strategic army bases were established है समझ गए ओके तो ये क्या करते थे कि कोई सेंटर हो गया ट्रेडिंग सेंटर हो गया या कोई मंदिर हो गया जिसको लैंड ग्रांट मिली है जहां एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है सर समझ गए ओके वहां इन्होंने ये ध्यान रखा कि दे विल मेक श्योर कि वहां एक आर्मी का स्टेशन बना देना ना एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बना दे गैरिसन बना दे सर ठीक है तो इससे क्या होता था कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है इकोनॉमिक सिस्टम जो है या ओवरऑल बेसिकली आप समझने की कोशिश करें कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक हायरार्की या काइंड ऑफ स्टेबिलिटी मिल जाएगी सर समझे सो दिस वाज द आर्मी यूनिट्स ओके समझे व्हिच वर स्टेशन्ड अक्रॉस एन इंपॉर्टेंट सेंटर
ना समझे, वहाँ पे कैंटोनमेंट बना के इस तरह से अलग-अलग प्रकार के मंडलम आपको मिलते हैं। तो मंडलम इज नॉट अ सिंगल बेसिकली टर्म्स, ओके ना। विदिन द मंडलम विल फाइंड एन हायरार्की, इन सम मंडलम विल फाइंड अ कंप्लीट हायरार्की, इन सम मंडलम विल नॉट फाइंड, है ना। जहाँ कोंगू मंडलम है वहाँ कोई नॉर्मल हायरार्की अंदर की नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ सेना ही सब कुछ चला रही है। कैंटोनमेंट है, काइंड ऑफ गैरिसन है सर, ओके। हमारा तो क्या अभी कैंटोनमेंट बोर्ड हमने खत्म करने का वो दे दिया है, बोला ब्रिटिश लेगेसी खत्म करो सर, ठीक है। अब आर्मी को उतना ही रहना, पहले कैंटोनमेंट बोर्ड का बहुत बड़ा एरिया होता था, यहाँ शाहीबाग है अपना अहमदाबाद में सर, ठीक है, या पुणे में चले जाओ, दक्कन में आपको मिलेगा सर, ठीक है ना। हर एक सिटी का कैंटोनमेंट हो गया, पटना में दानापुर कैंटोनमेंट है, पूरा का पूरा एरिया आर्मी है, पूरा आर्मी कंट्रोल करता है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अलग चलता है, मिलिट्री पुलिस आती है ना, समझे नहीं समझे। वहाँ हेलमेट पहन के चलना पड़ता है सर, वहाँ सिग्नल भी। और कैंटोनमेंट एरिया में जाओगे आपको झाड़ पान दिखेंगे, ग्रीनरी दिख जाएगी, साफ सफाई अच्छी मिलेगी कंपेयर टू द एरियाज व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द नगर पालिका और महानगर पालिका सर, ठीक है। वेरी मतलब सिस्टमैटिक, ट्रैफिक भी ठीक चलता है, वहाँ चालान काटने के लिए खड़ी होती है मिलिट्री पुलिस वाले। आप देखो मिलिट्री खुद की पुलिस है इंटरनल कैंटोनमेंट बोर्ड को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो विल सी कि कैंटोनमेंट छावनियां बेसिकली इन्होंने बनाई थी कोंगू मंडलम के रूप में सर, करेंगे ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये मंडलम को इन्होंने अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है सर, बेस्ड ऑन दी यूनिट्स जो बेसिकली इनके द्वारा चलती थी सर, करेंगे ओके। अब ये यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ-कुछ जगह के ऊपर आपके वसाल्स भी थे, है ना। सो इन मेनी ऑफ दिस मंडलम्स द लोकल वसाल्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरमीडिएरीज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो लोकल रूलर्स थे अब इनको कहां एडजस्ट करेंगे साहब, है ना समझे। सो दे वर आल्सो सपोज्ड टू बी एडजस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना। चोला मंडलम, पनी मंडलम, तोंडई मंडलम, कोंगू मंडलम, अब सब जगह के ऊपर स्थानीय राजा थे ही सर, ओके। सो Cholas had a very we can say कि an important task of recognizing them and including them, है ना। उनको इनके अंडर में लाना पड़ेगा वरना तो बड़ा हो जाएगा सर, ठीक है ना। ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम we will come to know कि many of them were included, okay, in the civil administration. They were recognized with respect to the rights, they were recognized with respect to the military help and the commitments that they were made, sir, है ना, okay. And over period of time we will come to know कि they were helping the state in maintaining the law and order and collection of revenue as well, sir, है ना, okay. तो हमें ये पता चलता है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वसाल्स की इंपॉर्टेंस थी, इवन मंडलम के अंदर ही वसाल रहते थे। अब जैसे चोला मंडलम देखोगे तो चोला मंडलम में आपको लगेगा वाइसरॉय है, पर वाइसरॉय अकेला नहीं था, समझे नहीं समझे। जहाँ राजा का युवराज या राजा का पोता भतीजे को अपॉइंट कर दिया है, देयर विल बी लोकल रूलर अंडर द मंडल। तो एक्चुअली मंडल की आप हायरार्की देखोगे ना चोलास की सर, ओके। सो द हायरार्की वाज क्वाइट डिफरेंट सर, है ना समझो। तो व्हेन वी सी आपको ये समझ में आ गया डिफरेंट यूनिट्स एंड हाउ प्रोविंशियल यूनिट्स एंड हाउ एरिया वाज गवर्न्ड सर, है ना समझे। तो ये बेसिकली दर्शा रहा है कि दे नेवर हैड अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इवन द मंडलम्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन अ डिफरेंट वे, है ना। चोला मंडलम, पनी मंडलम, तोंडई मंडलम एंड दी कोंगू मंडलम सर, है ना समझे। पनी मंडलम मतलब एग्रीरियन एक्सपेंशन, है ना, जहाँ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चोला मंडलम की जैसा ही था, वाइसरॉय को अपॉइंट करता था, पर वहाँ एग्रीरियन एक्सपेंशन करने का फोकस था सर। तोंडई मंडलम मतलब लैंड ग्रांट्स, टेंपल्स और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को दिए गए थे, वहाँ बेसिकली ऑटोनॉमी भी काफी थी सर, ओके। और कोंगू मंडलम मतलब स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, है ना समझे, जहाँ टेंपल्स है या कोई मार्केट है, और टेंपल मार्केट के आजू-बाजू में छावनी बना दो सर, है ना। छावनी बना के क्या होता था, एक्चुअली ये छावनियों का ही पीरियड था यार। ये जो आर शर्मा साहब टूरिज्म के ऊपर फेवर करते हैं, वो कहते हैं अर्बन डीके। वो कह रहे हैं ये जो शहर भी बन रहे थे ना, जहाँ आप कह रहे हो ये सब मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं। जैसे कन्नौज के बारे में उन्होंने लिखा है कि कन्नौज में महोदया करके कैंटोनमेंट बनाया गया था, महोदया कैंटोनमेंट कन्नौज, है ना समझे। तो 750 से 1000 के बीच में जब प्रतिहार लड़ाई कर रहे हैं सर, ओके। तो मूलतः से आप ये अर्बन डीके ही है सर, ना। वो कह रहे हैं ये तो सेना है, इसके लिए वो इकोनॉमी चल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सर, कि आपके पास सेना थी इसके लिए आपकी इकोनॉमी चल गई शहर के आजू-बाजू में, बाकी कुछ था नहीं उतना सारा सर, करेंगे अपन। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये प्रोविंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या जो एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अपने ओपिनियन से थे सर, खैर। तो एक ये है। अब सेकंड इसके अंदर से आपको बेसिकली हायरार्की आती है, तो हाउ अ मंडल वाज गवर्न। सवाल तो यहाँ से यही आता है ना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ द मंडल वाज गवर्न सर, ना करेंगे अपन, ओके। तो वी विल सी दैट हायरार्की नॉर्मली अब एक मंडल है, ये मंडलम है सर, ठीक है ना, समझ गए। मंडलम कोई भी प्रकार का हो सकता है, चोला मंडलम भी है, तोंडई मंडलम भी है, कोंगू मंडलम भी है और पनी मंडलम भी है सर, इट कैन बी एनी मंडलम सर। नॉर्मली हायरार्की उसके अंदर आपको ये मिलती थी सर। सो द हायरार्की वाज मंडलम वाज दैट कि द मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स और वी कैन से डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स और समथिंग रिलेटेड टू दैट सर, करेंगे। तो दे वर कॉल्ड एज डिविजन्स। यहाँ आता था वलनाडु। ये वलनाडु में सवाल ये आता था कि चलो यहाँ तो वाइसरॉय को अपॉइंट करेगा राजा, यहाँ किसको करता था। यहाँ पे ही विल सी कि लोकल रूलर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी सर, है ना समझे। एंड विदिन द मंडलम बिकॉज़ इट वाज अ ह्यूज प्रोविंस, ओके, द लोकल रूलर्स वर ऑलवेज इन्फ्लुएंशियल। ये वलनाडु के अंतर्गत हमें पता चलता है क्योंकि दे वर काइंड ऑफ डिवीजन है ना, डिवीजन समझ में आता है कि नहीं आता है ना। दे माइट बी ब्लॉक ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। वलनाडु के नीचे आता था नाडु, समझे नहीं समझे। एंड विदिन नाडु विल सी कि स्टेट अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर देता होगा सर, और उसके बाद विल कम टू नो कि आपको टाउन्स मिल जाएंगे सर, है ना, और विलेजेस दिख जाएंगे सर, करेंगे अपन। विलेजेस की सेटलमेंट अलग तरह से हुई, टाउन्स की सेटलमेंट अलग तरह से हुई, समझ में आया कि नहीं। द एंट्री ऑफ वलनाडु एंड द ऑफिशियल्स हु वर बेसिकली इन द वलनाडु वर मेनली सीन फ्रॉम द ट्रेडिशनल लोकल रूलिंग क्लास, एंड बिकॉज़ दे बिलोंग टू द लोकल रूलिंग क्लास, so then we will come to know it is but obvious that within the Chola administration we do come to know that there is a recognition of the lesser chiefdoms or the kings, okay, na, who are working in an intermediary roles, करेंगे अपन। there were arrangements that were specifically made, okay ना, जहाँ ये वलनाडु के अंदर जो लोकल रूलर्स थे इनको कहा जाता था कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दो हम लोग को, रेवेन्यू कलेक्शन करके दो, है ना, लड़ाई वड़ाई होगी तो अपनी मिलिट्री हेल्प हमको देना, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली कम्स टू द पिक्चर जहाँ हमको पता चलता है कि इनके पास राइट्स थे एंड राजा इनको लैंड दे देता था टेरिटरी चलाने के लिए, करेंगे अपन, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इस दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये पता चलता है कि ये फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करता है सर, करेंगे अपन, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि यही सेगमेंटरी स्टेट के सपोर्टर के लिए भी कहते हैं कि भाई देखो ये तो पूरी फ्यूडलिस्टिक पॉलिसी है ना, समझे नहीं समझे। और फ्यूडलिज्म के साथ-साथ इसको ही बेसिकली कुछ लोग सेगमेंटरी स्टेट के रूप में पहचानते हैं कि स्टेट में कभी भी सबऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं था, सामंतों का उदय कंटिन्यू चलता रहा है सर, समझे नहीं समझे, करेंगे अपन, ओके। बट इसको ही कुछ लोग मना करेंगे और कहेंगे क्या कि सामंत नहीं थे, ये तो इंटीग्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आपको मिलती रहती है सर, करेंगे अपन, समझे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है एंड दे कंटिन्यू टू सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ओके, समझे। इनका बहुत लंबे समय तक आपको डोमिनेशन मिलता रहेगा सर, ओके। तो वलनाडु पता समझ, वलनाडु इज मोर ऑफ अ डिवीजन। 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स इकट्ठे होते थे तो एक वलनाडु बनाते थे। नाडु इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट सर, समझे, करेंगे अपन, ओके। नाडु जो है वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रकार है जहाँ वी विल कम टू नो कि जिला जो है वो गाजियाबाद के रूप में पहचाना जाता था सर, फिर उसके नीचे विलेजेस एंड टाउन्स आते थे। अब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो भी ऑलरेडी लाइक ना थ्रोन दी हायरार्की सर, मैंने आपको उसको बता दिया है कि क्या कहानी रही है सर, ठीक। तो वापस आते हैं यहाँ से सर, समझेंगे अपन, थोड़ा बहुत समझते हैं कि कहानी क्या है। तो मंडलम है, मंडलम का अलग-अलग प्रकार है सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडलम सर, शायद यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा सर, ठीक है, नहीं लिखा है, बट 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली या 4 टाइप्स ऑफ मंडलम्स कैन बी सीन सर, समझे। तो चोला मंडलम, तोंडई मंडलम, कोंगू मंडलम एंड पनी मंडलम सर, ना पानी वाला मंडल सर, ऐसा याद रखिएगा सर, पानी पिला-पिला के सर, ओके। फिर आया वलनाडु सर, वलनाडु बेसिकली सीज समथिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म एंड लोकल रूलर्स वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द वलनाडु, देयर आर एविडेंसेस इन द इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू इट एज़ वेल सर, समझिए, ओके। इनफैक्ट ये मंडलम के अंदर में मंडलम के पैरेलल भी लोकल रूलर्स रहते होंगे सर। फिर आता है नाडु दैट इज द डिस्ट्रिक्ट यूनिट, और उसके बाद आपको बेसिकली अलग-अलग प्रकार के वेरिएशंस मिलेंगे विद रेफरेंस टू वी कैन से द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज एंड द टाउन्स, समझिए, ओके। तो आप थोड़ी बहुत बातें देखते हैं कि ये नाडु और नगरम की इंपॉर्टेंस क्या थी विद रिस्पेक्ट टू चोलास, क्योंकि आपको सवाल एक बार यूपीएससी ने ये पूछ दिया था सर, वलनाडु के ऊपर नहीं पूछेगा। वलनाडु की डिबेट जो है दैट इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट सर, ओके, समझे। इट इज रिलेटेड टू द फ्यूडलिज्म सर, समझे। वो पूरी की पूरी डिबेट जो है चोला स्टेट के ऊपर कि भाई वो डिबेट ही बेसिकली फ्यूडलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है सर, ओके, करेंगे अपन, ओके।
अब आप समझने की कोशिश करिए व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द चोला डिबेट एंड द चोला पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें अगर आपको याद होगा फ्यूडलिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेट हमने देखी भी थी सर, ठीक है, ओके, उसमें इसी को ही बेसिकली काफी लोगों ने फ्यूडलिज्म के रूप में कहा और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये फ्यूडलिज्म नहीं था, ये इंटीग्रेटिव स्टेट की पॉलिटी का पार्ट था सर, ना, तो चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस है ना, ये वर्ल्ड में लोकल चीफ का जो रोल प्ले देखते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि भाई ये इंटीग्रेटिव पॉलिटी है, बट देन देयर विल बी पीपल जो इसको फ्यूडलिज्म या सेगमेंटरी पॉलिटिक्स के रूप में कंसीडर करेंगे सर, ओके ना, समझे। तो ये आपको पूछा गया है इस तरह से ना, थ्रो वेरियस थियरीज रिगार्डिंग द चोला स्टेट, ओके ना, थ्रो लाइट ऑन द वेरियस असेंबलीज एट दैट टाइम सर, समझे। तो चोला स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिबेट ये है कि भाई वो सेंट्रलाइज था कि नहीं था, दूसरा था कि भाई इसमें फ्यूडलिज्म था कि नहीं था, तीसरा यहाँ से किंगशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ किंगशिप या बेसिकली द थियरी ऑफ किंगशिप, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप एंड द किंग वसाल या लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है ना। थियरीज में क्या आएगा सर, ओरिजिन ऑफ किंगशिप की थियरी आती है, नेचर ऑफ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट कैसा था सर, गेटिंग ओके। तीसरी कहानी लॉर्ड वसाल रिलेशनशिप के साथ, और फिर चौथा इसके अंदर है वो है विलेज असेंबलीज के ऊपर लिखना है। ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होता है, व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड यू आर सपोज्ड टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ओके ना, समझे। एक है कि प्रकाश डालिए कहां पे सर, समझे गेटिंग ओके, ये प्रकाश डाल दो, कोई ना प्रकाश डालते हैं, मोबाइल अलाउ करके कितना अच्छा रहता है ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ऊपर प्रकाश सर डाल दिया, बोला आगे बताओ सर, ओके ना सर, प्रकाश आपने घर डालना था, डाल दिया, टॉर्च आ गई सर, ओके है ना। आई गेस 1100 करके एक नोकिया का 1100 आता था, 1100 सर, दैट वाज द फर्स्ट मोबाइल विद टॉर्च, मेरे को जहां तक याद है सर, आई यूज्ड टू हैव दैट मोबाइल सर, नोकिया 1100 पॉकेट में सेव करके लिया था मैंने, हाँ जहां तक मेरे को याद है 1100 वो मोबाइल, तो मतलब उसमें एक ऐड आती थी सर ना, ट्रक के ऊपर बांध के वो फोन को लेके जाया जाता है, वो फोन को कुछ नहीं हुआ ना, ट्रक के ऊपर उसी है ना, समझे, मैसेजेस के पैक 20 रुपए के 50 रुपए के रिचार्ज करवाने सर, वो भी क्या दौर था सर। आज कितना जीबी आप डेटा यूज कर दो पर, समझ में आया कि नहीं आपको, मैसेजेस के पैक रिचार्ज करवाने में और 20 रुपए का रिचार्ज करवाने का जो मजा था ना, आज वो अनलिमिटेड कॉलिंग में नहीं है सर, आनंद आता था ना सर, अरे भाई रख देता हूं सर ना, इनकमिंग फ्री थी, आउटगोइंग तो पैसा लगता था, तब तो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो गया सर। दूसरा भी इंटरनेट तो बहुत बड़ी बात थी साहब, मैं तो उसके पहले की बात कर रहा हूं ना, जहां ये इंटरनेट था ही नहीं सर, मैं 2G 3G 4G कुछ था ही नहीं सर, ओके समझ आया कि नहीं आपको। तो कहानी क्या थी, वी विल आल्सो सी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो चोला स्टेट में हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना, समझे। तो कहानी ये है, कुछ लोग बेसिकली चोला स्टेट को बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके ना, समझे। चोला स्टेट को ये कह रहे हैं कि भाई चोला स्टेट जो था वो कैसा था सर ना, द नेचर वी विल फाइंड कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्यूडलिज्म के सेंट्रिक था। फ्यूडलिज्म क्यों था, क्योंकि सामंतों का उदय हो चुका था, लोकल रूलर्स वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको कभी राजा ने सबऑर्डिनेट नहीं किया सर, ठीक है ना, समझे। इसी को ही कुछ लोग सेगमेंटरी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करते हैं सर, ठीक है ना, कि भी स्टेट सेगमेंट्स में बटा हुआ है, ऊपर राजा है, राजा के नीचे लोकल रूलर्स है, उनके नीचे और लोकल रूलर्स है ना, समझे। तो तीन सेगमेंट्स में बचा हुआ है या बेसिकली डिवाइडेड हुआ है, इसके लिए विल सी इट इज कॉल्ड एज द सेगमेंटरी स्टेट सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि सेगमेंटरी स्टेट के जो ऑथर्स है वो फ्यूडलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, समझे। वो कहते हैं कि देखो तुम फ्यूडलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो सर, ओके। चोला स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइजेंटाइन मोनार्की और हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सर, समझे। नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी थी सर, ओके। बट व्हेन वी सी द वर्किंग ऑफ द नाडूज एंड द वलनाडूज इन द सिस्टम सर, समझे, द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल वाज ऑलवेज अंडर द लोकल रूलर्स सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस लोकल रूलर्स वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेगमेंट्स, समझे। तो इस दृष्टिकोण से इसको सेगमेंटरी पॉलिटी के रूप में कंसीडर किया गया ना, समझे। ये सब मैंने बताया नाडू में थे, वलनाडु में थे। आगे जाके हमको ये भी पता चल रहा है कि जो मर्चेंट्स थे वो भी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रोल प्ले करते थे। अभी पढ़ा तो नगरम के अंदर नगरट्टार और ये सब इंस्टीट्यूशन चलाने वाले व्यापारी लोग थे सर, ये बड़े प्रोमिनेंट हुआ करते थे सर, ओके। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये हमको पता चला कि लोकल स्थानीय राजाओं को इन्वॉल्व करना ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली सेगमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया सर, ओके। तीसरी कहानी काफी लोगों ने ये भी कहा है कि इट वाज अ सेगमेंटरी स्टेट, इसके पीछे का कारण है कि इनके हाथ में जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे वो थे नहीं सर, ठीक है, दे वर मोर ऑफ मर्सनरीज। सो व्हेनेवर दे यूज्ड टू गो फॉर एक्सपीडिशन सर, ओके, दे वर गोइंग फॉर अ रिसोर्स गैदरिंग एक्टिविटी बाय ऑल द रूलर्स कमिंग टुगेदर एंड सेंडिंग देयर पर्सनल टू हेल्प द चोला किंग्स, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनका ये भी मानना है कि चोला राजा जब भी बाहर आक्रमण करता था मिलिट्री रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, इन सब जगहों के ऊपर भी राजा स्थानिक रूलर्स की हेल्प लेता था सर, मर्सनरी ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, they did not have any kind of well knit and very well cohesive unit of administration, getting on, okay. In fact segmentary state के proponents वहां तक कहते हैं because militia यहाँ पे exist करता था, और मैंने आपको बताया ये वसाल अपनी सेना लेके आते थे, राजा जब मदद करता था या मदद मांगता था। segmentary state के supporters यहाँ तक कहने की कोशिश करेंगे कि the bureaucratic control of the state है ना did not go beyond the Kaveri delta, and the rest of the areas which were mainly in the form of Valnadus or Mandalam, they were mainly in the part of basically the local rulers, इसके लिए उसको सेगमेंटरी कहा गया है सर, ओपन द पेरिफेरल रीजन्स है ना, मैंने आपको बताया था सेगमेंटरी पॉलिटी की खासियत ये है कि कोर एरिया जो होता है वो राजा का होता है, कोर के बाहर जो है वो बेसिकली स्थानिक राजाओं का होता है, पढ़ा था ना हमने मगध को लेके पार्टी, देखो थियरी सेम रहेगी, खाली एरिया बदल जाएगा। वहाँ वो इंटीग्रेटिव सेगमेंटरी में वही था ना कि तीन सर्कल बना दिए हमने, तीन चार सर्कल बना के कि भाई कोर है, बफर है, बाहर का एरिया है, आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन थीसिस के साथ, ये एग्जैक्टली ठीक है ना। तो सेगमेंट्स में भी इनका यही मानना है कि भाई देखो कावेरी डेल्टा का जो विस्तार है, जहाँ इनका मेन पोर्ट और कैपिटल्स थे वो सबसे प्रोमिनेंट था, कावेरी आती है ओके, बट उसके आजू बाजू में जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था सर, ओके। सो वी विल सी द चोलास वर नॉट एबल टू मेंटेन द कंट्रोल, ओके। और मेनली इनका ये मानना है कि जब राजा का कंट्रोल नहीं था, इसके लिए राजा रिचुअल सोवरेनिटी के थ्रू इसको कंट्रोल करवाने की कोशिश कर रहा था। रिचुअल सोवरेनिटी का मतलब क्या है सर, सेगमेंटरी स्टेट के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि राजा ने इसके लिए धर्म का उपयोग किया, डिवाइनिटी का उपयोग किया, टेंपल्स बनाए सर, है ना, समझे, और टेंपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सोवरेनिटी के थ्रू उसने लेजिटिमाइज किया सर, ठीक है ना, समझे, ओके। तो ये सेगमेंट का पार्ट है, देखो राजा की औकात थी नहीं, राजा जो भी बेसिकली कॉन्क्वेस्ट कर रहा है, ये कॉन्क्वेस्ट बेसिकली रिसोर्स गैदरिंग कॉन्क्वेस्ट है, ये कभी भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं था। व्हाटएवर कॉन्क्वेस्ट दैट द स्टेट हैड मेड, द कॉन्क्वेस्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्क्वेस्ट वाज नेवर टू ब्रिंग देम अंडर द रिसोर्स और मेड देम अंडर पार्ट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट रूल। श्रीलंका में किया, मॉलडीव्स में किया, कदम में किया, है ना, इधर उधर कर दिया, नॉर्थ में जाके किया, बंगाल में जाके किया, वो क्या था, खाली रिसोर्स इकट्ठा करना था ना आपको, और वो रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए आपने अपने ही सामंतों को साथ में बुलाया कि भाई बंदे लेके आपने जाना है, लूटपाट करके आएंगे, प्लंडरिंग एक्टिविटी है। तो इसके कारण इसको सेगमेंटरी स्टेट के रूप में कंसीडर करके आइडेंटिफाई किया सर, समझिए। 5-6 मुद्दे के ऊपर कहा गया कि ना ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है राजा का, मिलिशिया बाहर की लेके आया है, रिचुअल सोवरेनिटी और टेंपल्स के थ्रू लेजिटिमाइज किया अपने आप को सर, ठीक है, और रिसोर्स गेदरिंग ऑब्जेक्टिव उसका था कॉन्क्वेस्ट का, मिलिट्री रेट्स का। तो ये जो नेवी में भी बनाई थी ना वो खाली लूटपाट के लिए बनाई थी, ऐसा ये सेगमेंटरी स्टेट्स के प्रोपोनेंट्स का मानना है, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट।
सो वी विल सी दैट द डिबेट स्टार्टेड विद रिस्पेक्ट टू चोलास, और कहा कि ये पूरी पूरी डिबेट जो है वो सेगमेंटरी स्टेट के ऊपर, तो फ्यूडलिज्म से ही ये निकल गया, थोड़ा फ्यूडलिज्म से अलग है सेगमेंटरी स्टेट, फ्यूडलिज्म तो प्रॉपर सामंतों के साथ है। यहाँ कैसा है कि सामंत अलोंग विद अदर, है ना, समझे, सम न्यू डायमेंशंस, फ्यूडलिज्म को ये क्रिटिसाइज करते हैं, दोनों के दोनों मार्क्सिस्ट है बाय द वे, तो मैंने बताया ना कि तेजा में हूं मार किधर है सर, इवन विद इन द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये एक दूसरे को काउंटर करते रहेंगे, खिलाड़ी लोग हैं सबका ना, समझे, तो ये वाला ये झुकेगा नहीं वैसा, है ना, मेरे हिसाब से ऐसा चलना चाहिए सर, वो नहीं ऐसा चलना चाहिए सर, ठीक। तो एक है सेगमेंटरी स्टेट डिबेट, फ्यूडलिज्म तो मैंने बताया सामंत वाला है, लॉर्ड वासाल, बट ये पॉइंट आपका आना चाहिए सर, इसको क्यों सेगमेंटरी कहते हैं सर, चोला एडमिनिस्ट्रेशन को, चोला स्टेट को। अब दूसरी कहानी इसमें आए लोग ना, वो कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों बेकार है, लेट अस हैव अ न्यू लुक एट इंडियन हिस्ट्री, एस्टन की बुक है, ब्रोगन मेहता ऑथर है, आपको मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि उनका ये मानना है कि ये पूरी पूरी पॉलिटी जो थी ये इंटीग्रेटिव पॉलिटी थी। अब इंटीग्रेटिव पॉलिटी, इंटीग्रेटिव स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्यों मानना था सर, करेंगे अपन, तो बेसिकली इनका स्टडी किया गया अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई स्टेट को आप पॉलिटी के रूप में क्यों देख रहे हो, है ना, गेटिंग अपॉन, समझे, आपको स्टेट को सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस इन सब के अंदर आपको देखना चाहिए, एंड आपको पूरी स्टडी करनी चाहिए, और खास करके जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से बाहर निकलना चाहिए सर, गेटिंग अपॉन। तो नॉर्मली हिस्टोरियंस में पहले मतलब ग्रुप पढ़ गए थे, है ना, कुछ अलाइंड हिस्टोरियंस थे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के रूप में बताते हैं, कुछ वेस्टर्न हिस्टोग्राफी के रूप में बताते हैं सर, गेटिंग अपॉन। तीसरे हिस्टोरियंस इस दौर के अंदर है जो नॉन अलाइंड हिस्टोरियंस के रूप में कंसीडर किए गए, नॉन अलाइंड हिस्टोरियंस मतलब नॉन अलाइंड, उनका किसी के साथ लेना देना नहीं है सर, गेटिंग अपॉन। उनका ये मानना है कि भाई ये जो लोकल किंगडम्स है ना, समझे, सेगमेंटरी स्टेट डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जुड़ा हुआ है थोड़ा अलग भी, डिसेंट्रलाइजेशन की डिबेट यहाँ पे आती नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर पूरा डिसेंट्रलाइज हो जाता है, राजा खत्म हो जाता है। यहाँ राजा की सोवरेनिटी थी रिचुअल सेंस में, कल्चरल सेंस में, राजा की सोवरेनिटी अभी भी है, जहाँ राजा सामंतों को सबऑर्डिनेट करके अपने साथ में भी ला रहा है, और सामंतों को ऑटोनॉमी भी है। मंडल के ऊपर वाइसरॉय है, बट वाइसरॉय के नीचे वलनाडु के अंदर हमें पता चलता है कि कैपिटल में आया होगा वाइसरॉय कहीं पे, और नीचे के यूनिट्स में भी कम टू नो कि अपने सिस्टम चलाते हैं ना, ये जितने भी शासक थे आपको मिलेंगे सर, सो वी विल कम टू नो कि यहाँ तीसरे लोग हैं इंटीग्रेटिव पॉलिटी को देखने वाले जो लोग थे ना सर अर्ली मिडिवल इंडिया में, ये तीसरा ग्रुप आया हिस्टोरियंस का सर, है ना, और हिस्टोग्राफी के अंदर विल सी कि एक मूवमेंट निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। आप पूछोगे कि सर आईआर का टॉपिक यहाँ कैसे आ गया सर, ये नॉन अलाइंड हिस्टोरियंस ने इन्होंने वो फ्यूडलिज्म का और सेगमेंटरी का क्राइटेरिया साइड में कर दिया। फ्यूडलिज्म और सेगमेंट क्यों साइड बोले, ये लेना देना नहीं है उसका, बोले ये उल्टा चश्मा से दिखता है सर, बोले काहे उल्टे चश्मे से देखते हैं, तो बोले हम देखिए अलाइन होकर देखेंगे तो हमको लगेगा कि फ्यूडलिस्टिक है ना, लॉर्ड वसाल कंप्लीट रिलेशन है, ये सेगमेंटरी है, सेगमेंट्स में बटा हुआ है बेसिकली, अलग तरह से हमको अल्टरनेटिव देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए सर, गेटिंग अपॉन, ओके, कि हमें देखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग स्टेट, एक वेल फंक्शन स्टेट जब अपने आप को एक्सपांड करता है और नॉन मोनार्कियल ये ट्राइबल पॉलिटी को जब टेक ओवर करता है तो उसकी इंपैक्ट क्या होती है। सो व्हेन द स्टेट और वेल फंक्शन मशीनरी इज एक्सपांडिंग इनटू नॉन मोनार्कियल और इनटू अ ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हाउ इट विल बी एक्सपांडिंग इटसेल्फ। आप देखिए कि द स्टेट्स ऑफ द संगम मेरा वर कॉल्ड एज द ट्राइबल स्टेट्स, थोड़ा चेहरा पंडित है ना, कैसे थे वो ट्राइबल पॉलिटी थी पहले ना, छोटे वाले संगम पीरियड के थे, गेटिंग अपॉन, ओके। इस दृष्टिकोण से इन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया और बताने की कोशिश की कि ये पूरी की पूरी हमारे पास जो आज की तारीख में एपिग्राफी अवेलेबल है, वी विल फाइंड की जो सोर्सेज अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है सर, गेटिंग अपॉन, ओके, ये बेसिकली मूल तरह से दर्शा रहा है कि इनकी जो सिस्टम है उसमें एक्सपेंशन जैसे होने की शुरुआत हुई, जितने लैंड ग्रांट्स आपको मिल जाते हैं सर, ना, जितने टेंपल्स आपने गिफ्ट किए थे सर, ना, या देवदान के रूप में जो आपने जमीनें दी थी, दे वर पार्ट ऑफ द ग्रेटर बेसिकली कंसोलिडेशन एंड इट वाज पार्ट ऑफ द ग्रेटर फोल्ड, गेटिंग अपॉन, ओके। इट एक्चुअली शोस की इंटीग्रेशन ऑफ अ ग्रेटर स्टेट पॉलिटी एंड सोशल कल्चरल मैकेनिज्म इनटू ट्राइबल मैकेनिज्म। सो वंस यू गिव द लैंड ग्रांट्स और वंस यू गिव द टेंपल्स, मैंने आपको कल बताया था कि इससे सोशियो कल्चरल एक्सपेंशन भी होता है कि नहीं होता है, और जो ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम और ट्राइबल पॉलिटिकल कल्चर जो था उसके अंदर नए प्रकार की व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी सर। सो होगा क्या कि वर्ण जाति का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एकल्चरलाइजेशन होता है। एकल्चरलाइजेशन का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, शासक अपने आप को बेसिकली या वहाँ की जो सोसाइटी है वो इमिटेट करने की कोशिश करेगी सर, गेटिंग अपॉन। अब जितना इमिटेशन करने की कोशिश करेंगे उसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर जो स्टेट की इन्फ्लुएंस उभरती है, तो स्टेट ने क्या किया है, अपने आजू बाजू के एरियाज को कैप्चर करके अपने शासकों को अंदर लेके उसने एब्जॉर्ब किया है, जितना एब्जॉर्ब किया है उतना मेन स्ट्रीम के अंदर इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि देयर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ द वी कैन से ट्राइबल और द क्लास ऑफ पीपल हु आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट, गेटिंग अपॉन। तो ये पूरी की पूरी एनकम्पासमेंट है वो लैंड ग्रांट्स के कारण हुई, टेंपल्स के कारण हुई। यहाँ ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब लोकल रूलर्स का समावेश किया गया तो दे वर मेड पार्टी टू पावर, सो दे आल्सो स्टार्टेड टेकिंग द काइंड ऑफ टाइटल्स, गेटिंग अपॉन, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि द स्टेट यूज्ड टू मेक श्योर कि वहाँ अपने लोगों को इंक्लूड करे और ये लोकल रूलर्स के साथ में काम करे। समझ में आया कि नहीं आपको सर, गेटिंग अपॉन, ओके। एंड वी विल फाइंड कि लोकल रूलर्स को साथ में लेके स्टेट अपना कल्चरलाइजेशन करे, जैसे वाइसरॉयस को अपॉइंट करना वो क्यों किया जा रहा था सर, गेटिंग अपॉन, ओके। विल सी कि नाडूज के अंदर राजा अपने ऑफिशियल्स को क्यों अपॉइंट कर रहा था, क्योंकि राजा को पता था कि इनके थ्रू अपनी सिस्टम चलानी है, तो नीचे जो है उनको अपने साथ इंक्लूड करने की कोशिश करो सर, गेटिंग अपॉन, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसी को ही कहा गया कि लोकल रूलर्स अलोंग विद सोशियो कल्चरल एक्सपेंशन, सो देयर इज एन इंटीग्रेशन टेकिंग प्लेस, हमको इंटीग्रेट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम स्टेट की पॉलिटिक्स के अंदर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस involvement of local rulers and expansion of land grants and temples and institutions were made is never to be seen with respect to feudalistic or I would say segment way, है ना, it should be considered with respect to what, it should be considered with respect to the integrative polity सर, getting point, okay. So we will find कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है जिसमें इंटीग्रेटिव पॉलिटी का कंसेप्ट आपको मिलता है। अब देखिए लैंड ग्रांट्स दिए टेंपल्स को, ब्राह्मणों को, तो वो जाके इंटीग्रेट किया वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ का लोकल रूलर भी इनके साथ में आ गया सर, getting point, okay. So they were able to create the sphere of influence under the king only सर, ऐसा तो था नहीं कि राजा के अगेंस्ट में गए थे सर। आप समझने की कोशिश करिए कि the whole political system was such that no doubt the king basically gave them the autonomy, they never had the right to rebel, there was continuously suppression taking place, okay. So the king used to maintain the hegemony directly or indirectly सर, तो कंट्रोल तो था ही सर, समझे, पूर्ण रूप से इवन लैंड ग्रांट्स दे रहा था उसमें भी कंट्रोल था। मैंने आपको बताया कि ये सभा की मीटिंग जब होती थी तो ग्राम सभा की मीटिंग में डीएम आता था राजा की तरफ से, तो क्या चल रहा है हमारे सामने प्रस्ताव पास किया, ऑटोनॉमी तुम सच्ची में एग्जिस्ट करते हो सर, आर्टिकल 243 का सहारा लो, रुको तुम्हें बताते हैं सर, ठीक है। बोले इनका अंत्योदय अन्न योजना से नाम कटवाओ, है ना, बोले डॉक्यूमेंट अधूरे है, अरे मालिक खाना नहीं मिलेगा अगले महीने, राशन नहीं मिलेगा, तुम जन आरोग्य योजना में तुम्हारा नहीं आएगा सर, क्यों, तो डॉक्यूमेंट अधूरा है सर, ठीक। बेटा गरीब इंसान डॉक्यूमेंट कागज होता नहीं उसके पास, आपको पता है सर, ठीक। जैसे तैसे करके कार्ड बनाया है सर। देखिए भी हम लोग को ना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जीवन के अंदर सर, उनको भगवान ने मतलब हम यहाँ पे ये पढ़ाई भी कर पा रहे हैं सर, तो एटलीस्ट वी आर एक लेवल है हम अपना सर, ठीक है। आप देखिए कि यूसी की जब जितना लोअर क्लासेस में हम जाएंगे ना उनके लिए आरोग्य का कार्ड बनना भी बहुत बड़ी बात है। आप और मैं तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जाके भी ट्रीटमेंट लेके आ जाएंगे, है ना। आप जाओगे सर प्राइवेट डॉक्टर, आपको जरूरी नहीं कि आप कार्ड बना के सरकारी में जाओगे सर, यू हैव दैट प्रिविलेज,
यू हैव, इसके लिए आप यहाँ पे जुड़े हो, वरना वो बेचारा वहाँ वाला जो वर्क है वो तो बहुत कम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म तक भी आ पाते हैं सर, ठीक है ना? तो उनको डेटा की किल्लत है सर, सबसे ज़्यादा लड़ाई डेटा का। मोबाइल तो जैसे-तैसे करके ले लिया स्मार्टफ़ोन, पर वो 200 एमबी या महीने का जो डेटा रिचार्ज करना था उसके लिए अलग संघर्ष होती है सर, ठीक है ना? तो इनफैक्ट आज की तारीख में स्कॉलरशिप को लेके इसके लिए बनाया, बोले डेटा दो बच्चों को। मोबाइल तो जैसे-जैसे 8-10 रुपए का मिल जाएगा, स्मार्टफ़ोन मिल जाता है, एमआई-वेमआई सबका मिल जाता है। बट वो फिर 2-3 साल तक उसको जो पढ़ाई करनी है उसमें उसका डेली डेटा जाता है, रिचार्ज करके, वो महँगा पड़ता है वो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है ना सर, क्योंकि किताबें भी खरीदनी है, नोट्स भी बनानी है, न्यूज़पेपर का भी खर्च आता है और फिर उसमें डेटा और 2 जीबी डेटा तो वापस जाता है, मतलब ठीक-ठाक 2-3 क्लास करोगे 4 घंटा 5-6 घंटा, तो डेटा फटाक से खत्म हो जाएगा, समझे? खैर हम बात कर रहे थे चोलास के पॉइंट से बात कर रहे थे। तो वी विल फाइंड कि अंदर द चोला the system was saying that the state tried to integrate the non-monarchical tribal polity by giving the land grants and inclusion of the local rulers in the administrative role, giving them some kind of autonomy so that they can create the sphere of influence in their own area. This is how we will see the integrative polity was defined. Understood the context? कि भाई integrative polity का है, क्यों कहा गया है सर? ओके, तो आपको जब सवाल आया था कि भाई चोला स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि भाई इनकी जो कंडीशन है वो इंटीग्रेटिव थी कि नहीं थी, एंड हाउ इंटीग्रेटिव पॉलिटी वाज देयर सर, हम गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ओवरऑल एक ये स्थिति आपको इसके अंदर से मिलती है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब चोलास के अंदर से ही जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी चर्चा करते हैं सर, है ना? अभी तो हमने नेचर ऑफ स्टेट डिस्कस किया, नाडु वलनाडु नगरम अट्टार, समझे, नगर अट्टार एंड ऑफिशियल्स उसके थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे सर, ठीक है? हाँ, लोकल रूलर और ऑफिशियल्स दोनों को ग्रांट्स मिले थे, वो किया ही गया था बिकॉज़ स्टेट वांटेड टू एक्सपांड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखिए ये नहीं दिया होता तो आते नहीं तुम्हारे फोल्ड में, अगर तुमने उसको ऑटोनॉमस और लैंड ग्रांट्स नहीं दिया होता, एक्सपांशन कैसे होता? ये एक्सपांशन करने का नजरिया था कि भाई ये जो नॉन मोनार्कियल ट्राइबल पॉलिटीज है ना, जिनको कल्चरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना है, रिचुअल सोवरेनिटी इसके लिए तो एस्टैब्लिश की गई। मैं मंदिर बना दूंगा, वहाँ लैंड ग्रांट देके ब्राह्मण को भेजूंगा, अब कोई प्रीस्ट को भेजा जाएगा, है ना? 10 गांव की रेवेन्यू दे दी उनको, है ना? सभा बना दिया, बोले तुम चलाओ वहाँ सभा, ब्रह्म देव विलेज हो गया। तो देन द एरियाज एडजॉइनिंग द टेंपल एंड द विलेजेस विल नाउ बी कमिंग इन द फोल्ड ऑफ द स्टेट ओनली ना। तो स्टेट स्मार्ट निकल के आया ना ये तो, ये वेरी चालाक ब्रो, वेरी वेरी चालाक, है ना? समझे? द स्टेट वांटेड टू मेक श्योर कि रेदर देन फाइटिंग मेक देम पार्टनर्स, है ना? सो द लोकल रूलर लड़ते रहे, एशिया को पार्टनर बना दिया जाए और अपने तरफ से रिचुअल सोवरेनिटी को एस्टैब्लिश किया जाए, तो अपना इन्फ्लुएंस भी रहेगा। हाँ, क्योंकि ये ब्रह्मदेव विलेज में आधे से ज्यादा जो प्रीस्ट थे वो तो स्टेट के कोर्ट में बैठते थे, है ना? समझे? है ना? समझे नहीं समझे? ये ब्रह्मदेव विलेज से आधे से ज्यादा तो पुरोहित थे ये सब, तो दे वर राजगुरुस एंड द कुलगुरुस टू द मंडलम्स। सो दूसरे दिन राजा, मतलब मेरे को लग रहा है कि इनको पूरा ट्रेन वेन करके भेजा होगा सर, क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? बोले सर उधर वो बना रहे हैं तो ये सब तो करो थोड़ा ढंग का, वरना वहाँ ट्रांसफर करा देंगे सर। स्टेट अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो सीधा करेगा, तलवार लेके जाएगा तो राडा हो जाएगा ना सर। सॉफ्ट कॉन्क्वेस्ट, सॉफ्ट पावर के थ्रू कॉन्क्वेस्ट कैसे करें? तो लोकल्स को इंक्लूड कर दो, उनके मुखिया को, लोकल रूलर्स को आप इंक्लूड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन में, और दूसरा अपने बंदों को भेजो ऊपर से सॉफ्ट पावर के रूप में। तो लैंड ग्रांट सबसे परफेक्ट एग्जांपल था। एग्रीकल्चराइजेशन करवाओ, टेंपल्स बनाओ सर, यार चकाचक सर, फिर देखो तुम्हारा किंगडम भी बनेगा, स्टेबिलिटी भी रहेगी। मिलिट्री थी सामंतों के ऊपर, पर राजा की खुद की सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री भी थी। आई कम बैक टू दिस पार्ट। सो when we try to understand मिलिट्री के ऊपर मैं आया नहीं हूं, बट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में देयर आर टू काइंड ऑफ मिलिट्री सेटअप है ना, एक सामंत के ऊपर था और एक सेंट्रल मिलिट्री थी। द किंग ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर देयर यूज्ड टू बी स्टैंडिंग आर्मी। वो 100% के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट हो गए, पलटा देंगे कर दें। देखो चोला का पलटना नहीं हुआ जितना बाकी सारे सामंतों के अंदर। हम देखा कि चालुक्य को राष्ट्रकूट ने पलट दिया, फिर राष्ट्रकूट को फिर से चालुक्य ने पलटा, पल्लव ने चोलास के अंदर, है ना, ऊपर नॉर्थ में भी ये चलता रहा। चोलास का पतन ग्रेजुअल डिक्लाइन में हुआ, सामंतवाद के कारण नहीं हुआ सर। अगर फ्यूडलिज्म और सेगमेंटेड स्टेट होता है ना, लॉर्ड वासल रिलेशनशिप के रूप में, तो इनका भी पतन ऐसे होता है जहां ये सत्ता के ऊपर है। इनका पतन 300 साढ़े 300 साल के बाद चला, सबसे लॉन्ग एग्जिस्टिंग, सबसे लॉन्गेस्ट एग्जिस्टिंग टेन्योर इनका रहा है, और ये ग्रेजुअल डिक्लाइन की तरफ गए। काकड़िया साहब 1200 के बाद, तब तक ये सर्वाइव कर रहे थे। होयसाल आए, पंड्यास का रिवाइवल हुआ, है ना? तो ये कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटिव पॉलिटी। इंटीग्रेटिव पॉलिटी में हम लोग लिख सकते हैं इसके सपोर्ट के अंदर कि द डिक्लाइन वाज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन, कटिंग ऑन, एंड दे कंटिन्यूड टू सर्वाइव टिल 13th centuries. This could not have been possible had it been the Samanta or segmented state system, where the local rulers would have toppled the imperial cholas. है ना? This was seen everywhere, ना? ये सब जगह के ऊपर होता है। समझ? हाँ, ये फंस गया पीएम। नाइक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। अब जस्टिन ट्रूडो को अपनी अपोजिशन पार्टी सवाल कर रही है, कंजर्वेटिव सब बाकी सारे, बोला कम क्लीन विद फैक्ट्स, यू हैव मेड एलिगेशंस ऑन इंडिया, तथ्य बताओ। आरोप लगाना तो बहुत ईजी है, अंडरस्टूड है ना? ये नाइक पिक्चर, ये फंस गया सीएम, है ना? समझे? बड़े सवाल कहता है ना, तो वहाँ उसका एडवाइजर बोला ये फंस गया पीएम सर। समझे? तो देखते हैं अभी क्या होता है। चलते यार, कनाडा तो हमारा एनिमी स्टेट भी नहीं है, मतलब पर्सनल नॉन ग्रेटा तक की बात तो पाकिस्तान चाइना की तक आती है, समझ में भी आ रहा है। समझ में इनको ना लिबरल लिबरल करने वाला इंडिया चाहिए सर 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 सर, पूरे वेस्ट को सब जैसे असर्टिव होते हैं ना, आप देखोगे तो तुरंत हमारे ऊपर ये सब बनने शुरू हो जाते हैं, है ना? बढ़िया। वो तो पूरी उसका बाप भी वही था, उसका बाप भी खालिस्तान का समर्थक था। 1982 में कनिष्क का बॉम्बिंग हुआ, प्लेन उड़ा दिया था इंडिया का, 350 लोग मारे गए। वो खालिस्तानी फोर्स का जो था, वो उसका जो लीडर था, उसको इंडिया का उस टाइम इंदिरा गांधी ने डोजर भेजा था इनको कि भाई इनको धर दो और हमारे हवाले करो। उसको ऊपर से इन्होंने रक्षा दी, उसने फिर बॉम्ब ब्लास्ट किया। उसमें 270 कैनेडियन नागरिक थे, पंजाबी थे ज्यादातर, वो अभी चल रहा है ना कैनेडियन नागरिकों। तुम्हारी हरकतों के कारण ही तुम्हारा इंडिया का एयर इंडिया का प्लेन उड़ा गया। ऑलमोस्ट 340 पीपल गॉट किल्ड। 1982 कनिष्क बॉम्बिंग, उस टाइम उसका बाप पीएम था। पूरा इस ये तो बेसिकली ये हेरिडिटरी डायनेस्टी है, ये हमको ज्ञान देते रहते हैं ना, ज्ञानचंद कहीं के सर, ठीक है? बोले डायनेस्टिकल ये ना वो डेमोक्रेसी ये फलाना ढिमका। अबे रियलिटी तो ये है कि तुम्हारे यहाँ भी डायनेस्टिकल चलता है। इसकी लायकात क्या है सर? सिवाय कि इसका बाप पीएम था सर। पहला प्लेटफॉर्म ही वहाँ से मिला उसको, तब जाके वो आया पॉलिटिक्स में। मेरे फादर साहब होते तो मैं भी यहाँ पे ना रहता, मैं भी कहीं एमपी एमएलए बन के घूम रहा होता, रोल एंट्री अपनी करवाता था, ठीक है? सुबह की क्लास ना लेता सर, न्यूज़पेपर पढ़ता, भी खुश होता, देखो मेरे बारे में न्यूज़ आया, समझे? मजा आती है, उसकी भी मौज है ना? बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ सर। मैं उसकी अलग ही मजा है। किसी के साथ बात कर रहा था एमएलए, सर ये हो रहा है, कोई नहीं, वो तो लिखते तो दूसरा दिन लिखेंगे, थोड़ा पब्लिक में रखता होगा अपने नाम, ठीक है ना? इतनी मोटी चमड़ी के लोग होते हैं। बात हुआ किसी आया हुआ है, मतलब सर ये सब हो रहा है न्यूज़ में, तो ठीक है लिखेंगे, थोड़ा पब्लिक में भी थोड़ा बीच में थोड़ा डाउन हो गया अपना। अलग ही उनका लेवल होता है सर। चलिए, तो फ्री का प्रचार है ना सर, ओके, इसका फ्री का प्रचार, न्यूज़ में आया कुछ कांड वांड हो गया, ये वो एमएलए नहीं मिल रहे। तो बात वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, देन वी कैन सी द नाडू एंड द वलनाडु एंड द नगरम एंड द ऊर सभा तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, पर नाडू वालों के ऊपर वापस जाएंगे अपन सर, क्योंकि यहाँ जो सवाल पूछा है कि नाडू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए सर। शुभम के लिए 5 मिनट का, क्योंकि शुभम का दिन जो होता है वो कुछ 40 घंटे का 50 घंटे का दिन, नहीं 24 into 5, मतलब 100 सवा 100 घंटे का दिन होता है उसका।
अपना तो क्या बेसिकली 24 घंटे का दिन है सर, उसको 5x करना पड़ता है, अपना 1x है सर, ठीक है सर। और सुबह इट शुड बी 5 टाइम्स ना सर, गेटिंग पॉइंट। उसका 5 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि उसका दिन जो है वो ऑलमोस्ट 120 आवर्स का, समझे? अपना दिन क्या है कि क्योंकि 24 घंटे का दिन है तो अपन 1 ही मिनट का ब्रेक देते हैं ना। सुबह बेसिकली कहाँ पे रहता है, कौन सा प्लेनेट है सर, समझे? तो प्लेनेट शुभम में रहता है, शुभम, ईस्ट एशियन प्लेनेट शुभम, नाम है खुद का ग्रह है उसका, ठीक है? नाम ग्रह के बाद 10वां ग्रह ये भी है अपना। चलिए सर। क्या हो गया, कैमरा मैन कहाँ फोकस कर रहा है? शुभम कुछ भी बोला सर, कुछ भी। अरे आपको यार 5-7 मिनट का गैप चाहिए होता है, इसके लिए यार मैंने आपके लिए स्पेशल मैंने दूसरा प्लेनेट बनवाया सर, ना तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा, तेरे वास्ते मैंने दूसरा प्लेनेट बनवाया सर, समझे? आप समझिए सर, ओके? मैं कितना कर रहा हूँ, आप बोलो पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहा, ओके? मैं कह रहा हूँ तुमको दूसरे प्लेनेट पे भेजा इंटरस्टेलर करके सर, है ना? दूसरी गैलेक्सी का पार्ट आपको, और क्या चाहिए आपको सर ना जीवन में? व्हाट एल्स यू वांट? चलो सर, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द चोलास, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज नाडूस। वी वर आल्सो सपोज्ड टू सी विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सभा एंड द वलनाडु एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, ठीक है ना? तो देखिए कि नाडू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग चोलास के अंदर देखते हैं ना सर, तो नाडू एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ओके? सो नाडू वाज सीन एज अ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेनली, जहां बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यूनिट के रूप में इसको कंसीडर किया गया सर, कहीं पर, ओके? नाडू जो है बेसिकली वो वलनाडु के पार्ट के रूप में थे सर, पहली बात हमको ये पता होना चाहिए सर, कहीं पर, ओके? वी आल्सो फाइंड कि द नाडूज आल्सो सर्व्ड एज अ पॉइंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एज वेल सर, कहीं पर, ओके? एंड इट आल्सो सर्व्ड एज अ पॉइंट ऑफ स्टेट कंट्रोल, क्योंकि मेनी टाइम्स वी कम टू नो कि द पीजेंट रीजन था, जहां सीधे-सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि नाडू का जो यूनिट था वो कैसे चलता था। सो अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन द मंडलम्स वर द यूनिट ऑफ द प्रोविंसेस, विद इन द प्रोविंसेस विल फाइंड द वलनाडूज, एंड वलनाडूज के बाद नाडूज हमको देखने को मिलता है, नाडूज का अपना इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा सर, ठीक। अब क्या था इसका इंपॉर्टेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन? तो बिकॉज़ इट वाज अ ब्लॉक और इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट सर, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट यूनिट था सर, वेयर द ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कमिंग टुगेदर सर, गेटिंग अपॉन, बिकॉज़ देयर वाज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस दैट वर कमिंग टुगेदर, इट यूज्ड टू गेट द रेवेन्यूज, है ना, समझे? इट यूज्ड टू हैव अ सेंट्रल कंट्रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जहां नॉर्मली स्टेट अभी भी अपने ऑफिशियल्स को यहां पे अपॉइंट कर रहा था सर, गेटिंग अपॉन, ओके? वी आल्सो फाइंड कि दिस वाज द एरिया वेयर द रेवेन्यू असेसमेंट एंड द सर्वेस वर कैरिड आउट सर, समझे? तो ये जो एरिया था या ये जो बेसिकली पॉइंट था जहां से ये सब कुछ चल रहा है सर, गेटिंग अपॉन, ओके? तो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली हाइलाइटिंग द फैक्ट दैट द स्टेट had a direct control over the Nadu units, so that the state was able to run the administration sir, getting upon, okay? We'll also find कि जितने भी नए सेटलमेंट्स राजा ने कराए थे वो भी नाडू के अंदर ही थे सर, मतलब जहां न्यू सेटलमेंट्स आपको मिलते हैं सर, ठीक है? दैट वाज आल्सो अंडर द नाडू सिस्टम ओनली सर, गेटिंग अपॉन, ओके? तो वी विल सी कि दिस वाज अ फोकस पॉइंट वेयर द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द स्टेट, है ना, समझे? कि नाडू वो एरिया है जहां हमको पता चलता है कि पूरा का पूरा बेसिकली फोकस पॉइंट, और पीजेंट्री से लेके बाकी सारी मार्केट सिस्टम जो है, क्योंकि ये मार्केट एरिया के साथ भी जुड़ा हुआ था, तो इसके लिए नाडूज की अपनी इंपॉर्टेंस मिलती है सर, गेटिंग अपॉन, ओके? क्यों मिलती है? क्योंकि हमें पता चलता है कि राजा यहाँ बाजार से भी व्यापार कर रहा है, बाजार से भी उसको रेवेन्यू आ रही है, और पीजेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल या अथॉरिटी बेसिकली अपनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग अपॉन, ओके? तो ये 5-6 पॉइंट्स हमको नाडू के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए कि हाउ नाडू एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एज़ वेल सर, क्योंकि ये बेसिकली मुद्दा जो है वो खेती के साथ ही जुड़ा हुआ है ना सर, ठीक है? तो पहली बात तो द ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस पीरियड एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर, गेटिंग अपॉन, ओके? ये चीज आपको प्रोमिनेंटली इसके अंदर से मिल जाएगी। सेकंड पार्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर फंक्शनिंग विद इन द नाडू सर, ओके? अब एक नाडू जो था उसके अंदर अगर आप समझिए तो दे वर लोकल फंक्शनलिटीज, local functions include the persons that is known as officials, getting upon, okay? Secondly, we will also find कि within the local functions we will find कि local administration में शहरों के अंदर रहने वाले officials भी थे, मतलब जिनको नगरम या नगरतार के रूप में पहचानते थे सर, समझे? या we'll also find persons mainly जो basically गांव को चलाते थे सर, getting upon, okay? In fact नाडू की इंपॉर्टेंस आपको ये भी देखने को मिलती है कि नाडू was one such villages which were kind of excluding ब्रह्मदेया सर, excluding ब्रह्मदेया का मतलब ये है कि नाडू में उतने ही गांव आते थे जो सीधा डायरेक्ट कंट्रोल में हो स्टेट के सर, समझे? तो मैंने आपको बताया कि भाई इनकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस आपको मिलती है सर, getting upon, okay? क्योंकि ब्रह्मदेया तो बेसिकली वो विलेजेस थे जो ब्राह्मण को दे दिए हैं सर, okay? तो इनका मैनेजमेंट बेसिकली नाडू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलता है सर, okay? सेकंड पार्ट हमको नाडू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पता होना चाहिए सर, okay, समझे? कि देयर विल बी स्पेशल assemblies who are working within the Nadu, okay, getting upon, okay? तो नाडू used to have a group of officials called as Nattar, है ना, समझे? Nattar were the functionaries within the Nadu, sir, getting upon, okay? And we will see कि this were the officials who were discharging revenue, judicial and administrative functions of the state, sir, getting upon, okay? और इनका काम ही ये था कि they were the hierarchy link
बिटवीन द स्टेट एंड द विलेजेस, है ना समझे, क्योंकि नीचे तो कॉमन विलेजेस आते थे, ये विलेजेस को कहते थे ऊर, है ना समझे। एक्चुअली इनके यहाँ दो विलेजेस थे, मैंने बताया था, टू विलेजेस टाइप्स, ओके। वन वर द ब्रह्मदेव विलेजेस, राइट, है ना समझे, एंड सेकंड वर द नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस, ओके। सो द नाडू एडमिनिस्ट्रेशन वाज डायरेक्टली अंडर द नॉन ब्रह्मदेव, क्योंकि यहाँ तो एक्सक्लूसिव था, यहाँ तो ऑटोनॉमी थी, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो नॉन ब्रह्मदेव के अंदर बॉडी होती थी ऊर, अभी मैं आता हूँ ऊर, उरार, सभा, सभैया, सर, दिस आर ऑल द टर्म्स, ओके। अभी हम लोग नाडू ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं ना, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस विल सी कि द नटार्स हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे वर हेरिडिटरी काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स और काइंड ऑफ पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके हाथ में अलग-अलग फंक्शनरीज का रोल हुआ करता था, सर, ठीक है समझे। तो दे सर्व्ड एज अ ब्रिज, है ना, ये ब्रिज कैसा था, स्टेट के कंट्रोल के रूप में और साइमल्टेनियसली पैसा नीचे से ऊपर भेजने के रूप में, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो देयर वर अदर फंक्शनरीज विद इन द नाडू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द स्टेट, बट इनकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत मिलती है, सर, ओके। तो नाडू एक ऐसी सिस्टम थी जिसके थ्रू स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनाया। अब सवाल ये था कि नाडू तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनाया था, सो नाउ द सेकंड इशू कम्स इनटू द पिक्चर, व्हाट अबाउट द विलेजेस, है ना, व्हाट अबाउट द लोकल एरियाज, ओके, व्हाट अबाउट वी कैन से द लोकल गवर्नमेंट, ओके ना समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी सी एंड व्हेन वी गो डाउन टू द हायरार्की, we'll find there will be certain villages and there will be town areas also, right or wrong, sir, okay. So we will see कि इनका मैनेजमेंट कौन करता था। अब मैंने आपको बताया कि विलेजेस दो तरह से थे, right or wrong, sir, okay. एक विलेज था जिसे हम कहते हैं ब्रह्मदेव विलेजेस, getting open, okay. So the administration of Brahmadev was very different, they were not part of Nadu administration, sir, ठीक है, getting open, जो बेसिकली नाडू के अंदर में आते थे वैसे नहीं थे, सर, okay, because they were autonomous villages, okay, समझे। So they had a specific set of functionaries who were running the administration for them, getting open, okay. There was a specific set of institution in the local bodies, this institution was called a sabha, है ना समझे। ये सभा बेसिकली क्या था, ब्रह्मदेव के विलेजेस थे, सर, है ना। इनका काम क्या हुआ करता था, सर, getting open, okay. तो we will see that the Brahmins who were living within the village, है ना, they used to have assembly, मैंने आपको बता दिया था उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि ये सभा की फंक्शनिंग, इसके अंदर मेंबर कौन बन सकता है, दैट कैन बी अस्क्राइब्ड टू द उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट, है ना। इनफैक्ट द सभा हैड एक्सक्लूसिव फंक्शन, इट हैड एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, सब कुछ था, सर, ठीक है ना समझे। और टेंपल मेंबर से लेके सब कुछ आपको मिल जाता है, सर, ठीक है, ओके। तो वी विल सी कि ये सभा करके बॉडी आपको बहुत प्रोमिनेंट आपको मिलती है, सर, है ना। जिसके साथ इसके मेंबर्स को सभैयार कहते थे, सर, सभैयार का मतलब है द मेंबर ऑफ द सभा, सर, ठीक है। वैसे ही देयर वर नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस, है ना, नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस वर एक्चुअली काइंड ऑफ विलेजेस, दे वर पार्ट ऑफ नाडू, है ना समझे, जहां बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यूनिट लगता था, ऊपर हायरार्की लगती थी। इनको तो ऑटोनॉमी है तो इनको ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, नाडू वाला लोग यहाँ जाता भी नहीं था, ओके। नटार और उसके अधिकारी यहाँ जा नहीं सकते थे, वरना ये लोग मना करते थे, बोलते कौन तो एक्सक्लूसिव बाहर रहो तुम, सर, ठीक है। बिकॉज़ दे वर पार्ट ऑफ नाडू, तो देयर वाज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज ऊर। दिस ऊर यूज्ड टू बी द मेन प्लेस जहां बेसिकली शासन की व्यवस्था और सीधी सिस्टम इसके ऊपर से लगती थी, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इवन द ऊर हैड असेंबली ऑफ पीपल, सर, समझे नहीं समझे, जहां एक प्रकार की वो वोटिंग सिस्टम मैंने आपको बताई थी वैसे कुछ हो रही थी ना, बट उतनी ज्यादा इलॉबरेटिव आपको नहीं मिलती है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो ऊर करके बॉडी है बहुत प्रोमिनेंट आई। नॉर्मली ये ऊर के अंदर भी वही लोग सदस्य होते थे जिनके हाथ में जमीन होती थी, सर, समझे। तो व्हाइट हाउस वाले लोग आपको मिलेंगे, सर, समझे। तो वी विल सी कि द ऊर वाज अ काइंड ऑफ एन असेंबली और ग्रुप ऑफ पीपल, सर, है ना, हु यूज्ड टू रन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना समझे। वी विल सी कि इसके जो मेंबर जो उरार के रूप में थे, दे वर ऑल काइंड ऑफ द विलेज लैंडलॉर्ड्स, ओके, नॉट मर्चेंट्स, बिकॉज़ ये गांव था ना, सर। तो बेसिकली विलेज मर्चेंट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये लैंड होल्डर्स थे एक तरह से, लैंड होल्डर्स का मतलब ये है कि जमींदार थे, सर, इनको विललास कहते थे या विलन वगाइस के रूप में पहचानते हैं। विलन वगाइस और विललास वर द पीजेंट्री क्लास, काइंड ऑफ एलीट पीजेंट्री क्लास, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके, जिनके हाथ में जमीनें थी एंड दे वर पार्ट ऑफ द ऊर असेंबली पार्ट एज़ वेल, सर, ठीक है। एंड दे वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज़ द किंग वाज कंट्रोलिंग देम, सो द किंग यूज्ड टू आस्क देम कि कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, कितना नहीं आया। ऊर यूज्ड टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, है ना समझे, बट वी विल सी कि इट वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द स्टेट, समझे। तो ऊर के पास भी फंक्शंस तो बहुत सारे थे, है ना, पंचायती राज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ऑटोनॉमी नहीं थी, सर। जब ऑटोनॉमी नहीं होती तो क्या होता है आपके साथ, सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हाट हैपेंड कि व्हेन यू डोंट हैव द ऑटोनॉमी टू लाइक वर्क ऑन योर ओन, सर, है ना, जैसे तो वैसी कहानी आपको ऊर के अंदर देखने को मिली है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि द ऊर विलेजेस वर डायरेक्टली अंडर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एज़ वेल, है ना समझे। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट ऊर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये सामान्य गांव की असेंबली थी जो टैक्स पेयर्स हुआ करते थे। टैक्स पेयर्स के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि जो कॉमन मैन था वो रह रहा था, सर, समझे। देखिए ये इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताता हूँ कि देयर आर मेनी विलेजेस इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वेयर वी फाइंड बोथ द बॉडीज कम टुगेदर। So many a times you find a village consisting of a sabha and also the ur like administration, sir. So there is no watertight compartmentalization कि बड़ा गांव है तो एक विस्तार में सभा चला रही है क्योंकि वो ब्राह्मण सेटलमेंट था और दूसरे विस्तार में ऊर उसको चला रही है। अब एक ही गांव में सभा करके बॉडी है, मतलब ब्रह्मदेव वाला विलेज है एक पार्ट, मतलब ये इंटीग्रेटेड पॉलिटी का पार्ट है, एकल्चराइजेशन का पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि एकल्चराइजेशन क्यों देखते हैं इसको, सर, है ना, क्योंकि स्टेट चाहता था कि अपना मैनिफेस्टेशन हो रिचुअल सॉवरेनिटी के रूप में, लैंड ग्रांट्स के रूप में, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर, ओके। तो कैसे कर सकते हैं, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो सभा और ऊर दोनों को एक जगह पे बनाओ, कुछ विस्तार ब्राह्मणों के लिए दे दो, है ना, उनको गिफ्ट के रूप में दे दो, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड विल कम टू नो कि बाकी सारा कॉमन मैन के लिए असेंबली के रूप में डालो, सर, समझ में आया कि नहीं आपको, सर, ओके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग दर्शन आपको यहाँ से देखने को मिलता है एंड वी विल कम टू नो कि इसके थ्रू पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इन्होंने चलाने की कोशिश की थी, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अंडरस्टूड व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ ऊर एंड हाउ दे आर वर्किंग, सर, ओके। सो अंडर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सर, है ना, अंडर द नाडू द विलेजेस वर फंक्शन बाय ऊर एंड सभा लाइक इंस्टीट्यूशन। द मेंबर्स ऑफ द सभा वर कॉल्ड सभैयार, है ना, सभापति सभासद कहते हैं ना आज की तारीख में, जैसे सभैयार कहते थे। एंड द मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ ऊर वर कॉल्ड एज ऊर्रार, है ना, समझे। तो फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, है ना, एक है फंक्शंस कि नाडू का फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, रेवेन्यू, सीधा कंट्रोल, स्टेट। फंक्शनरी कौन था, नटार, और भी छोटे मोटे थे बट स्टेट कंट्रोल के रूप में हमको यहाँ से मिलता है, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट स्टेट ने डिवाइड की थी रेवेन्यू कहाँ से कितनी आ रही है, सर, समझे। तो वी विल सी कि मतलब ना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, टोटल टैक्सेशन में। सो देयर आर स्पेसिफिक हेड जहाँ इनका ये मानना था कि सीधा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो दे हैड अ टर्म आई फॉरगेट टू रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जहाँ नाडू का मतलब बेसिकली ये क्या कहते हैं, ग्रामीण विस्तार से जो पैसा है, सर, वो सीधा सीधा यहाँ पे जमा होगा स्टेट के अंदर, ग्रेनरीज थी वो सब, बेसिकली स्टेट ग्रेनरीज थी। तो रेवेन्यू और जो ग्रेन्स इनके बन रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन के रूप में सीधा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता था, सर, जमा हो जाता था, सर, क्या। तो एक ये है। दूसरी कहानी आपको सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती है। अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सर, ठीक है, समझे। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस हमको ये देखने को मिलती है कि ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो शहरों से साथ जुड़ी हुई थी, सर, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि द टाउन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, सर, समझे। इनफैक्ट टाउन्स को बेसिकली ये लोग कहते थे नगरम्स, है ना, समझे। द नगरम्स वर वन ऑफ द मेजर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस दैट वर बेसिकली वर्किंग एट दैट टाइम, सर, ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये मूल तरह से सेटलमेंट ऑफ ट्रेडर्स हुआ करता था, सर, ना। इसमें आपको किसान कम देखने को मिलेंगे, विलेलास विलन वगैरह कम देखने को मिलते हैं, सर, ठीक है। ये ट्रेडर्स के साथ-साथ आर्टिजन्स का भी सेटलमेंट था एंड विल सी कि इसके साथ-साथ अदर लोग भी थे आपको, सर, वीविंग, पॉटरी, मैन्युफैक्चरर, सबके सब आपको मिलेंगे, सर, ठीक है।
अब सवाल ये था कि स्टेट यहाँ पे क्या करता था एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो नगरम के अंदर भी स्टेट कंट्रोल रहे, इसके लिए स्टेट यूज्ड टू अपॉइंट ऑफिशियल कॉल्ड एज नगर अट्टार, करेक्ट नोट। एक है नट्टार, नट्टार वाज द चीफ ऑफ द नाडू एडमिनिस्ट्रेशन, नगर अट्टार वाज द चीफ ऑफ द वी कैन से द नगरम्स, करेक्ट नोट, ओके। और कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि ये जो नगर अट्टार था ये स्टेट के साथ सीधा-सीधा जुड़ा हुआ था। तो स्टेट को डेली रिपोर्ट भेजना, जो भी बेसिकली स्टेट का कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट से, वो सब आपको यहाँ से मिलता है, करेक्ट नोट। द नगरम्स वर द मार्केट सेंटर्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी था, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी था, सब कुछ हो रहा था। तो एनीथिंग दैट वाज बेसिकली एक्सचेंज वाज अंडर द नगरम ओनली, करेक्ट नोट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि नगरम्स के ऊपर स्टेट का कंट्रोल रहे, इसके लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। स्टेट इसके ऊपर से ही, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था तो शुल्क भी ले रहा था, कस्टम ड्यूटीज भी ले रहा था। इसमें मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया, वो कोलुटुंग करके राजा था, जिसने वी विल सी कि अपने आप को कहा कि भाई कोलुटुंग करके कि भाई मैं टैक्सेस नहीं लूंगा, मैं शुल्क यहाँ से माफ कर रहा हूँ ना, शुल्क मंडपी का के रूप में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वी विल सी कि देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस दैट वर फंक्शनिंग विद इन द चोला स्टेट्स, करेक्ट नोट, ओके। इनफैक्ट नगरम अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बहुत शहरों के अंदर काम करता था सर, समझिए। जैसे एक मामल्लापुरम है, तो मामल्लापुरम के अंदर की जो गिल्ड थी जो नगरम के रूप में काम कर रही, उसको मणिग्राम या मनग्राम के रूप में पहचानते हैं, महानगरम। तो एक्चुअली महानगरम का मतलब क्या है कि मामल्लापुरम जो है, करेक्ट नोट, उसके अंदर का एक नगरम, ये महानगरम ओवर पीरियड ऑफ टाइम गिल्ड के रूप में पहचाना गया, जिसे हम कहते हैं मणिग्राम, समझे नहीं समझे। सो अंडर द चोला पीरियड, है ना, देयर इज अ सेट ऑफ हायरार्की, देयर आर सेट ऑफ ऑफिशियल्स, है ना, देयर इज फंक्शंस स्पेसिफाइड एंड देयर इज आल्सो फंक्शनरीज, ओके। व्हेन वी सी द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वी डू सी दैट द स्टेट स्टिल हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम, दे यूज्ड टू अपॉइंट द फंक्शनरीज, दे यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम देम एज वेल, सर, करेक्ट नोट, ओके। ये सब चीजें क्या दर्शा रहा है, ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट द फैक्ट कि स्टेट के हाथ में अभी भी कंट्रोल है, सर, समझे नहीं समझे, करेक्ट नोट, ओके। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, और यही आपका चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, सर, ओके। अब आपको यहाँ पूछा गया है कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ नाडू एंड नगरम इन द अर्बनाइजेशन, सर, करेक्ट नोट, ओके। नाडू वर द डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स एंड नगरम्स वर पार्ट ऑफ दैट ना, सर, सारी बातें जिले के अंदर शहर भी आ जाता है ना, सर, ओके, करेक्ट नोट। तो वी विल फाइंड कि टाउन्स एंड विलेजेस वर पार्ट ऑफ नाडू, नो डाउट द नगरम्स हैड ऑटोनॉमी इन फंक्शनिंग एज वेल, सर, ओके। अब जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन का अपना नगर का व्यवस्था है, सर, तो जिला तो अहमदाबाद ही लगता है ना, समझ में आया कि नहीं आपको। तो बेसिकली नाडू के अंदर की व्यवस्था एक थी और नगरम की व्यवस्था। अब नगरम में बेसिकली अर्बनाइजेशन क्यों हुआ, सर, क्योंकि नगरम में एक्सचेंज होने शुरू हो गए, आर्टिजन्स रहते थे, मैन्युफैक्चरर्स रहते थे। ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि व्यापारी आए, सर, बेसिकली ये समुद्र किनारे वो शहर थे, नागापट्टनम से लेके तांजोर से लेके कांची से लेके मामल्लापुरम तक, सर, इन सब जगहों के ऊपर नगरम्स बने। अब ये जितने भी नगरम्स बनने की शुरुआत हो रही है, सर, ठीक है ना, समझे, दे कंट्रीब्यूटेड टू एक्सचेंज सेंटर, है ना, फैसिलिटेशन के रूप में इनका डेवलपमेंट मिलता है, सर, ठीक है। अब जितना ये लोग फैसिलिटेट करेंगे, सर, है ना, करेंगे, ओके, तो वी विल सी कि इट विल लीड टू मोर एंड मोर सेटलमेंट्स ऑफ पीपल ना, सर, है ना, समझे। नगरम्स यूज्ड टू प्रोवाइड वन ऑफ द बेसिकली गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एज वेल, सर, है ना, समझे। तो हमें ये पता चल रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम नगरम्स में रेवेन्यू भी देना शुरू हुआ, लोग सेटल होने, गिल्ड्स बन गया है। गिल्ड्स के ऊपर मैं आता हूँ कैसे बेसिकली इनके यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, और मैरीटाइम सिस्टम जो है वो सब नगरम के अंदर तो निकल के आई थी, सर, ओके। चोला के अंदर का जो मैरीटाइम ट्रेड की कहानी आपको मिलती है, एक्सपांशन हुआ, सर, ठीक है ना, वो सब कैसे हुआ, सर, करेंगे, दे वर ऑल बेस्ड इन द नगरम्स ओनली। आपको गिल्ड्स मिलते हैं, सर, ओके, अय्योल के गिल्ड्स मैंने आपको कल बताया था, मणिग्राम या मनग्राम अभी आपको बताया, सर, ठीक है। इनफैक्ट गिल्ड्स भी दो प्रकार के थे, एक नाना देसी के गिल्ड थे और एक स्वदेशी के गिल्ड्स थे। स्वदेशी गिल्ड वर इंटरनल गिल्ड्स, ओके, ये नगर में ही रहते थे। और नाना देसी के गिल्ड नाम है नाना देश, मतलब छोटा देश, पर वो बाहर विदेश में जाता था, सर, समझेंगे, करेंगे। तो इनके पास ऑटोनॉमस लोकल सेटलमेंट्स थे, सर। देखिए अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक एक्सचेंज से होता है। शहरों की खासियत ये होती है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, समझिए, व्हाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, सर, ठीक है ना। अगर आप समझने की कोशिश करिए कि इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं होगी तो शहर कैसे बचेंगे, फिर गांव का गांव ही रहेगा। गांव की डेफिनेशन क्या है आज के दौर के अंदर भी, विलेज किसको कहते हैं, तो विलेज इज सेटलमेंट, ओके, समझे, वेयर मोर देन 75-80% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्वड इन द एग्रीकल्चर वर्क्स, है ना। तो ये तो बड़ा क्लियर कट है, सर, ये सेंसस की डेफिनेशन है, 75%, 2/3 ऑफ द वर्कफोर्स शुड बी इन द नॉन एग्रीकल्चर, तो ही वो टाउन कहलाया जाता। तो नगर की तो खासियत ये हुआ करती थी, सर, और ये बेसिकली ऑटोनॉमी राजा ने दिया। तो राजा ने जब ऑटोनॉमी दिया तो ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमको ये पता चला कि वहां सेटलमेंट्स बने। बेसिकली इनके यहाँ ट्रेडिंग सेंटर्स पहले से चल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कांची पहले से चल रहा था, मामल्लापुरम पहले से चल रहा था, तांजोर चल रहा था, सर, ठीक है, समझे, करिए। तो कुछ कुछ के अंदर ये जो नगर बनने की शुरुआत हुई उसका बहुत डेवलपमेंट हुआ। नगर में आपको पोर्ट्स मिलते हैं, पट्टिनम, पट्टिनम का मतलब बेसिकली पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ये जितने भी पोर्ट्स आपको मिलते हैं दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड, सर, समझे। तो बेसिकली एक से अधिक प्रकार के डेवलपमेंट है ना, सर। तो ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूटेड एंड दिस लेड टू अर्बनाइजेशन। नाडू का रोल बेसिकली ये था कि वो स्टेबिलिटी दे रहा था स्टेट को, डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट का था वहां से। और नाडू भी फैसिलिटेटिंग सेंटर के रूप में है ना, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का। तो कोई भी जिले में आप देखो डीएम बैठता है तो शहर जैसा होता है ना। अब कभी छोटा सिटी होगा, सर, टाउन होगा, पर ऐसा एकदम गांव के टाइप नहीं होगा, सर, समझ में आएगा नहीं आपको। डिस्ट्रिक्ट यूनिट है तो 50-100-200 गांव के लोग मार्केट में डेली आते हैं ना। इंडिया की खासियत ये है कि नाडू टाइप सेंटर्स आज की तारीख के अंदर भी इंडिया का हार्ट है। हार्ट मतलब है ना कि वो हृदय समान है, तो अभी भी ये नाडू टाइप डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है ना, इसके लिए आप आपको कभी कुछ बड़ा चीज ले जाना हो, बोले ना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। आप अगर छोटे टाउन में रह रहे हो तो बोले ना भैया ना, कलेक्टर ऑफिस के बाजू में स्टूडियो क्या मिली है, तो नहीं, यहाँ नहीं होगा। अब तो क्या मिलना शुरू हो गया, बट पहले क्या है, बोले कलेक्टर ऑफिस स्टेशन एक ही जगह पर डिस्ट्रिक्ट में मेन सर्किल, तो बस स्टैंड के पास उधर है ना, उधर जाके मिल जाएगा, सर। तो दिस विल बी एक्सचेंज सेंटर, नो डाउट द नाडू वर कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, मीनिंग द ऊर, बट व्हाटएवर विलेज प्रोडक्शन दैट वाज बीइंग टेकिंग प्लेस, ओके, समझे, उसकी फैसिलिटेशन कहां होती है, नाडू हब एंड स्पोक मॉडल है ना। हब एंड स्पोक मॉडल में होता क्या है कि नाडू एक हब है, उसके आजू बाजू 100-200 विलेजेस है, तो वहां से सप्लाई सब आता रहा, एक्सचेंजेस होते रहे, एक्सचेंजेस हुए तो बेसिकली वहां पे लोग सेटल हुए। सेटल होंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, सर, है ना, समझे, व्यापार बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, है ना। तो दिस विल लीड टू कंडीशन वेयर द अर्बनाइजेशन विल टेक प्लेस। तो अर्बनाइजेशन तो एक प्रक्रिया है जहां डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको तथ्य के साथ लिखना होता है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, सर। तो ओवरऑल आपको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात समझ में आ गई कि हाउ द चोलास यूज्ड टू हैव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट वाज द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वी विल सी कि यहां बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 2-3 लाइन के अंदर, सर, तो एक है उरार, सभैया, नगरटार, नटार, सर, है ना। नटार वाज द चीफ ऑफ द नाडू, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, वलनाडु का चीफ था पेरिया नटार, सर, है ना, समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हां, ऑटोनोमस विलेजेस थे, ऊर एंड सभा के रूप में, ऊर के पास भी ऑटोनोमस लिमिटेड थी, सर, समझे। नाडू वाज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कंसिस्टिंग सेवरल एक्सक्लूडिंग द ब्राह्मण, ओके, समझे। उरार वर द लैंड होल्डर्स जो असेंबली के अंदर मेंबर थे। नगरम वाज द सेटलमेंट ऑफ ट्रेडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह से इनके यहां ऑटोनोमस सिस्टम भी मिली और साथ ही साथ अर्बनाइजेशन की भी कहानी आपको मिलती रहती है, सर, ठीक है। बाकी इनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है। अब देखिए चोलास की बेसिकली जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके ऊपर सवाल आएगा नहीं, बट हमको थोड़ी बहुत कहानी पता होनी चाहिए कि क्या है। तो इनकी मिलिट्री की सबसे बड़ी प्रोमिनेंट पार्टी था वो था नेवी, है ना, क्योंकि चोलास वर एबल टू डोमिनेट और दे वर एबल टू कॉन्कर सो मेनी एरियाज, इट वाज बिकॉज़ ऑफ द नेवल डेवलपमेंट ना, सर, ओके। तो इनफैक्ट यूपीएससी ने पिछले साल भी आपको सवाल पूछा 2022 के अंदर, और सवाल में ये आया कि द चोला मैरीटाइम एक्सपेंशन वाज ड्रिवन बाय कंसर्न्स ऑफ द ओवरसीज कॉमर्स, है ना, समझे। ये जो मैरीटाइम एक्सपेंशन है वो बेसिकली व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू रिसोर्स, ये बेसिकली सेगमेंटरी स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको सेगमेंटरी स्टेट की पॉलिटी के बारे में पढ़ाया ना आपको। सेगमेंटरी स्टेट के सपोर्टर्स क्या कहते हैं कि ये जो भी मैरीटाइम एक्सपेंशन और कॉन्क्वेस्ट हो रहा था तो इसके लिए हो रहा था, बाकी कुछ नहीं था। कंसोलिडेशन का सपना नहीं था कि वहां पे जाके अपना भतीजे को बिठा देंगे शासक के रूप में। सुमात्रा गए, इंडोनेशिया गए, है ना, समझे, गए, व्यापार हुआ, सर, है ना। वो सेगमेंटरी वाले तो व्यापार की जगह ज्यादातर शब्द यूज करते हैं, प्लंडरिंग। यहाँ एक्चुअली इलुसिडेट लिखा है तो डिबेट कम आएगी, सर। व्हेनेवर द टर्म इलुसिडेट इज रिटन ना, तो वी शुड मेक श्योर कि यहाँ डिबेट आपको फिर कम लिखनी है उसके लिए।
समझ में आया कि नहीं आपको? गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो वी विल सी दैट जब हम लोग चोला मिलिट्री की बात करेंगे या विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द चोला, है ना, समझे? हमें इसकी मिलिट्री डायनामिक्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कैसे हुआ था, क्या-क्या थी। तो दे हैड आर्मी, दे हैड नेवी, दे हैड इन्फेंट्री एज़ वेल, दे हैड रोल ऑफ एलिफेंट एज़ वेल, बट वी हैड डिस्कस कि एलिफेंट के साथ क्या हुआ सर, ठीक है ना? तो हाथी के ऊपर बैठ के गए, पर मारे गए सर, समझे? गेटिंग अ पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इसमें 2 प्रकार के सोल्जर्स आपको मिलेंगे सर, समझे? गेटिंग, एक थे स्टेट के सोल्जर्स क्योंकि, और दूसरे थे आपके मिलिशिया। मिलिशिया कौन हुआ करते थे? मेनली वी विल कम टू नो कि जो सामंतों के साथ जुड़े हुए थे या भाड़े के टट्टू आपको मिल जाएंगे सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि वसाल्स जो थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वही आपके फेडरलिज्म के साथ जुड़ते, कुछ लोग उसको इंटीग्रेटिव कहते हैं सर, क्या? बट वहाँ से सवाल आपका बनेगा नहीं, बट आपको एक आइडिया रहना चाहिए। इनफैक्ट चोलास की सबसे बड़ी प्रोमिनेंट पार्टी ये थी कि दे वर एबल टू बेसिकली क्रिएट एन एम्पायर बिकॉज़ ऑफ द मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, है ना, समझे? तो कोंगू मंडलम कहते हैं या कड़गम के रूप में इसको पहचानते हैं, नेवल डेवलपमेंट इनका किया सर, ठीक है ना, समझे? तो नेवी वाज वन सच टूल थ्रू व्हिच द चोलास वर एबल टू कम्युनिकेट। But navy was made because specifically they wanted to have more and more of commercial exchanges with Southeast Asia and other parts of the world, है ना, समझे? तो मैरीटाइम ट्रेड को लेके ये बड़ा फोकस किया है। इनफैक्ट यहाँ जो चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि जो लोकल असेंबलीज का जो कांसेप्ट है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि कैसे विलेजेस को ऑटोनॉमी दी गई है और कैसे ब्रह्मदेव को ऑटोनॉमी है, देवदान को ऑटोनॉमी है सर, ठीक है, समझे? और ऊर करके एक विलेज है जहाँ सामान्य लोग रहते थे और सभा में बेसिकली ब्राह्मण रहते थे सर, ओके। कुछ-कुछ जगह के ऊपर ऊर और सभा दोनों मिलते हैं सर, ठीक है? आपको नगर भी मिलेंगे जो टाउन से, और कुछ गाँव ऐसे जहाँ 2-2 ऊर मिले, मतलब उसकी मैनेजमेंट अलग तरह से कर दी। एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ 2 ऊर इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो कोरिलेट्स द फैक्ट, है ना, दैट द स्टेट वांटेड टू डिवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सिस्टमैटिक। 2 ऊर क्यों डाले होंगे? कि भाई एक गाँव का एक पोर्शन ये चलेगा, उसकी असेंबली अलग है। व्हाई डिड दे डिड सो, है ना, समझे? फॉर बेटर मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये मिल जाएगा। ये पूरी कहानी इसके साथ आपको मिलेगी सर। खैर, मेन चोलास के पॉइंट ऑफ से आपको रेवेन्यू से सवाल आ सकता है कि हाउ द चोला रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और द टैक्सेशन सिस्टम वर्क, क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर तो कल परसों की क्लास में विल डू इट इन अ स्पेशल एपिसोड। 3-4 स्पेशल क्लास लेंगे, कोल्ड वॉर के ऊपर जीएस पे लेना और एक आपके ऊपर लेंगे सर, ठीक है ना? मतलब ये चोलास के ऊपर से सर, ओके। यूट्यूब स्पेशल कहीं भी करवाएंगे, सुबह ही कर देंगे सर, समझे? तो चोला की बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? चोला रेवेन्यू सिस्टम कैसे चल रहा था सर, ठीक है, समझे? एंड हाउ द चोला स्टेट यूज्ड टू फंक्शन विद इन द रेवेन्यू सर, ठीक है, ओके। तो वी विल सी दैट चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये सोचा गया कि अंडर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर वेरी कन्वेंशनल सिस्टमैटिक रेवेन्यू सिस्टम्स, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड दे हैड अ डिफरेंशिएशन ऑफ टैक्सेस एज़ वेल, है ना, कितना स्टेट के पास आएगा, कितना लोकल जाएगा सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड वी विल आल्सो सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कहा गया कि स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता था विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। बट ये जो सेगमेंटरी स्टेट के सपोर्टर्स है ना, जो सेगमेंटरी पॉलिटी में कहते हैं, वो कह रहे थे कि देखो द चोलास नेवर हैड अ सेंट्रल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू बिकॉज़ द सेगमेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे सर, है ना, समझे? वो कुछ-कुछ चीजें अपने हाथ में रख देते थे सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। सो सम रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द सेंटर, सम बाय द लोकल ऑफिशियल्स इन बिहाफ ऑफ सेंटर एंड सम बाय द वसाल्स। एनीथिंग दैट वाज गिवन टू द वसाल्स ऑब्वियसली कि वो वापस तो देंगे नहीं सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। इनफैक्ट चोला की इंपॉर्टेंस पार्ट ये भी है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग नगरम्स एंड ट्रेडिंग एस्पेक्ट विद द वेस्ट ईस्ट एशिया, एग्रीकल्चर वाज स्टिल द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज़ वेल सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। सो इंपॉर्टेंट पार्ट हमको ये मिलता है कि देयर इज अ कंटेम्परेरी अर्बनाइजेशन बट द रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कुड नॉट टुक प्लेस। तो ये फेडरलिज्म के सपोर्टर अभी भी कहते हैं कि देखो तुम तो अर्बन अर्बन कह रहे थे, है ना, समझे? शहरों का निर्माण करा रहे थे, तो काहे वहाँ से तुम्हारी टोटल जीडीपी का 2% एक शहर निकाल के नहीं देता है सर, ये काहे कर बनाइए है ना, समझे? ना मुंबई का एग्जांपल देता है ना सर कि जीडीपी का 1-2% एक ही शहर निकाल के दिया तो उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। ये तो तुम अभी भी जमीन से ही पैसा ले रहे हो सर, गेटिंग अ पॉइंट, मतलब ये है कि वी विल सी कि स्टिल योर मेन सोर्स इज लैंड ओनली सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये कहा गया कि देखो लैंड वाज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू बट लैंड में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। चोला हैड अ डोमिनेटिंग सेंट्रल कंट्रोल ना, तो वो हायरार्की थी नाडु वलनाडु और उसकी सर, सो दे वर एबल टू एस्टैब्लिश द होल्ड एंड दे वर एबल टू कलेक्ट गुड नंबर ऑफ रेवेन्यू एज़ वेल सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। इनफैक्ट द चोला हैड अ वेरी स्पेसिफिक हेड, so they had central taxes, they had local taxes, and they also had local cess, जो provincial departments collect करते थे, pretty important. In fact, the revenue was collected in different heads, है ना, revenue collection मतलब central tax अलग आता था, उसका tax ही अलग था, जैसे income tax आपको देना पड़ता है सर, और जैसे आपको नगरपालिका का corporation tax या water body का tax है, जो भी होगा property tax आप दे सकते हो, है ना, तो वैसे वहाँ पे भी आपको हुआ करता था, getting important. Central taxes में land के ऊपर tax सबसे main था सर, ना, getting important, क्योंकि basically central government land के थ्रू कर रहा था. In fact, there is an elaborate method of land taxes, how assessment was to be made. We will find कि because of state develop होना शुरू हो गया है, तो revenue की land का classification इन्होंने किया था सर, getting important. And we will also find कि कैसे storage वोरेज करना. In fact, the revenue was collected in cash and kind both. क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रैनरीज एट दैट टाइम सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये काइंड ही होगा एक तरह से सर। इनफैक्ट नाडु का पैसा सीधा सरकारी खजाने में जाए उसके लिए एक अलग से सिस्टम डाली थी। नगरम का पैसा सरकारी खजाने में जाए उसके लिए एक अलग से इन्होंने चेन बनाई थी। सभा विच वर ब्राह्मणिकल विलेजेस, गेटिंग अ पॉइंट, ओके, वो भी स्टेट के साथ अपने रेवेन्यू को डायरेक्टली सेटल कर रहे थे सर, गेटिंग अ पॉइंट। सो इनिशियल पीरियड के अंदर ऐसा कहते हैं कि द स्टेट हैड अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ हायरार्कीज, ओके, समझे? बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपांडेड, ओके, समझे, वी विल कम टू नो कि द स्टेट focused on the secondary source. The secondary source was the commercial ventures, getting अ पॉइंट। Commercial ventures were the free floating money that the state used to get out of trade and commerce, समझे? उसमें we will find कि the maritime activities helped them because they were controlling the sea route. They were also controlling the trade and commerce aspect connecting the West Asia and the East Asia. चोलास के यहाँ बेसिकली ये पूरी सिस्टम चली ना सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो we will find कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने ध्यान रखा कि व्यापार से पैसा कमाएं, है ना, कब तक अपन खेती के ऊपर रहेंगे। एंड दिस इज हाउ वी विल सी दैट द नगरम्स एंड द पट्टनम्स, है ना, ये दो जगह के ऊपर इन्होंने फोकस किया इंपॉर्टेंट एरियाज में। नहीं हो पा रहा था तो प्लंडरिंग करके करने की कोशिश की, जैसे श्रीलंका के ऊपर प्लंडर किया, है ना, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये भी पता चलता है कि इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया कदम के ऊपर डोमिनेशन किया सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। क्योंकि इनको पता था मॉलडीव्स के ऊपर कंट्रोल किया, क्योंकि मॉलडीव साउथ और वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करता है। देखिए एक्जेक्टली इंडियन के बीच में है, वहाँ अमेरिका ने वो बना दिया, वो गार्सिया बाजू में ही है ना सर, ओके। वो एक्चुअली ब्रिटेन का था पहले, तो वो अमेरिका को ले लिया उठा के, दे दो वरना सर्विस करेंगे तुम्हारी सर, ठीक है। तो वी विल सी कि ऑल ऑफ दिस इज व्हाट सर, दिस इज शोइंग दैट द स्टेट वांटेड टू एक्सपैंड द रेवेन्यू। In fact, state was involved more into maritime aspect along with agriculture. तो स्टेट ने एग्रीकल्चर को पुश करने के लिए लैंड ग्रांट्स और एक्सपेंशन तो किया ही था, मैंने बताया जहाँ से रेवेन्यू आ रहा था। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया था सर, गेटिंग अ पॉइंट, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्टेट ने डैम्स बनाए, एम्बैंकमेंट्स बनाए, मैंने आपको कल की क्लास के अंदर हाइड्रोलिक रिसोर्सेज के बारे में बताया। ये सब कुछ चीज़ आपको चोलास के अंदर आपको मिलती है सर, गेटिंग अ पॉइंट। बट द चोलास इन द लेटर स्टेजेस, है ना, और स्टेजेस में जो पहले राजा थे ना आपके विजयालय, विजयालय के बाद परंटक है, या आप पकड़ने की कोशिश करोगे आदित्य है, परंटक 2 तक ये कमजोर थे। राजा राजेंद्र के बाद आप देखोगे बाहर आउटवर्ड एक्सपेंशन हुआ, हो गए मॉलिस बॉलिस इधर उधर, ना ले लिया उधर, कितना मजा आती है सर अभी तक ना, ये 3-4 लाख रुपए देना पड़ते सर, सस्ते में हो जाएगा। तो ये मतलब श्रीलंका और ये सब समझे ना, ठीक है ना, क्या सर ना, फिर अखंड भारत वो बड़ा था ना सर, उतना सर, मतलब पॉलिटिकल नहीं तो कम से कम यार ये बीजा अपनी कल्चरल कल्चर कर दो तो भी ठीक है सर, वो बॉर्डर्स तो फिर से बने ही नहीं सर।
बट देन विल सी दैट बाकी सारी चीजें तो बन सकती हैं सर। क्या खर्चा कितना होता है जाने में सर, उसका होटल का भाड़ा देखिए छाती बैठ जाती है अपनी सर, बोले छाती फोड़ डाला बाबा सर। तो कहानी क्या थी कि द स्टेट functioned as a tool through which it promoted maritime activities. These maritime activities were in the form of sending missionaries, diplomats, and merchants to different parts of the country. And whenever the obstruction is to take place, the state came up in the form of protector and creating a stability. Precisely the example is Qatar. ना समझ में और इससे स्टेट ने पूरी की पूरी 1000 की बनाई। देखो चाइना तक डिप्लोमेट्स को भेजा, पढ़ेंगे कल परसों की क्लास में। तो स्टेट बड़ा स्मार्ट निकला चोला का। इनिशियली लैंड से किया, लैंड से एक्सपांड किया, लैंड से रेवेन्यू कमाई, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लागू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ किया, लैंड ग्रांट्स, इरिगेशन तो बनाई। वो तो थंब रूल है ना, लैंड ग्रांट्स मिलेगा जिसको लैंड मिली, मेरे को आप दे दो 100 गांव की रेवेन्यू, देखो मैं विकास करता हूं। ये सब छोड़ छाड़ के सर स्टेट बोलेगा प्रतीक लैंड ग्रांट 100 विलेजेस, सब कल रिजाइन मास्टर गया सर। ओके तुमको आना था जाना सर, तुमको वहां का कलेक्टर 100 गांव का मालिक बन गया ना, मैं सीधा कलेक्टर बना दूंगा। बहुत 100 विलेजेस में बहुत बड़ी बात होती है सर, जिला जाता है सर 150 गांव में तो आज की तारीख 100 150 गांव में छोटा जिला बन जाएगा आपका सर। गेटिंग पॉइंट। तुमको कलेक्टर बना दूंगा, मालिक उसका सर, मंडल का मुखिया। गेटिंग पॉइंट। संभाल क्यों नहीं पाएंगे, सर्विस करेंगे सब हम संभालेंगे सर। देखो इसमें तो क्या है कि सोटी वोटी पड़ेगी तो सब चीजें ठीक रहेगी सर। डंडा बंडा देखो, द स्टेट एग्जिस्ट ऑन द माइट एंड इट एग्जिस्ट ऑन द फियर ऑफ साइकोसिस। समझ में आई नहीं एकदम जगह स्टेट ऐसे काम क्या मेरे को तो देगा नहीं सर, डेमोक्रेसी भी आ गई है सर। गेटिंग पॉइंट। तो कहानी क्या है कि द स्टेट ऑलवेज यूज्ड टू हैव द एक्सपेंशन सर। ओके ना समझे। तो स्टेट ने क्या किया समझे, व्हेन वी सी द रेवेन्यू एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द चोला पीरियड, वी विल सी कि इन ऑल द सेक्टर, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया, गिल्ड्स को बढ़ावा दिया सर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग क्राफ्ट को बेसिकली बहुत बढ़ा दिया, बेसिकली बहुत सारे क्राफ्ट उस पीरियड के अंदर निकल के आए थे। प्राइमरी में एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया बाय क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय आल्सो इन द लैंड ग्रांट्स। तो ओवरऑल क्या हुआ कि पहले यहाँ का पैसा कमाया, यहाँ से डाला, और ट्रेड एंड कॉमर्स में मैरीटाइम ट्रेड के लेके बड़ा उसको मजा आ गई कि देखो इसके ऊपर एक्सपेंशन करने में काम करेंगे। एंड दिस वाज बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ द नेवी। जब मैरीटाइम ट्रेड के एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने प्लंडर एक्सपीडिशंस किए। प्लंडरिंग एक्सपीडिशन करने से सामने वाला व्यक्ति बौखला जाता था और चोला ट्रेडर्स को फ्री हैंड मिल जाता था। तो चोला का व्यापारी कहीं पे जाता था तो सामने वाले राजा को पकड़ा रहता था, बोले इसका वीजा कैंसिल करूंगा, इसको रास्ते में रोक दूंगा, तो दूसरे दिन सेना लेके आएगा सर। गेटिंग पॉइंट। ओके ना, ये तो दबावपूर्वक है ना सर। ओके ना, इसको काफी लोगों ने पॉलिटिक्स ऑफ प्लंडर कहा है। बोले लूट फाटिया राज्य था सर ना, समझे आता था ना, बोले इसके व्यापारी को टच नहीं करना है। मतलब जैसे अमेरिकन को कौन आज की तारीख में टच करता है, पूरा अमेरिका का मिलिट्री बेस, नेवी बेस पूरी दुनिया में है सर। ठीक है, उसका कमांड रहता तो देखो सही अपना कैसा नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड है ना, जम्मू में होगा या पठानकोट में या यहाँ गांधीनगर में है सर, विशाखापट्टनम में नेवल कमांड है। अमेरिका है पैसिफिक कमांड, पूरा पैसिफिक समुद्र से है ना, इंडियन ओशन कमांड, अरे ये कहाँ का मिडिल ईस्ट कमांड सर। उसके मिलिट्री कमांड आप देखोगे जो जो मेन हेडक्वार्टर है सर, दुनिया में फैले हुए सर, दबदबा है ना उसका, माइट है ना उसका, उसको फुल फ्लेज इन्वेजन दुनिया के कोई भी कोने में करना है तो उसके लिए मतलब आप समझिए कि इट वोंट टेक मच ऑफ टाइम, दे आर ऑलवेज ऑन, मतलब स्टैंड बाय पोजीशन में रहते हैं। पिक्चर देखा ना, जैसे सायरन बताया, पायलट पायलट टोपी डाल के कपड़े डाल के दौड़ा दौड़ी सीधे मिसाइल डालना शुरू कर देते सर। टॉप गन देखा होगा सर। सोलास बेसिकली, और ये अमेरिका क्यों कर रहा है अपने व्यापार के लिए, तो स्टेट इज इन्वॉल्व इनटू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। सो स्टेट डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व है ना सर। ओके, तो स्टेट चाहता है कि अर्थव्यवस्था का डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा सर। ठीक है, सो दैट विल बी बाय दिस सिस्टम। अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आपको सर। करेंगे। तो स्टेट मूलतः से नेवी का उपयोग ही ये कर रहा था, उसने जो भी पूरा का पूरा कमर्शियल वेंचर्स को सपोर्ट किया है वो स्टेट स्पॉन्सर किया है। और ये चोलासी थे जिन्होंने बेंचमार्क सेट किया बे ऑफ बंगाल को इस तरह से डेवलप करके, और इसी को पोर्चुगीज ने अपनाया। पोर्चुगीज तो बहुत बाद में आए, जहाँ वास्को डी गामा के एक्सपीडिशन को राजा ने फंड करवाया था, या उसके बाद स्टेट कंट्रोल आ गया है ना 1505 के बाद, अल्फांसो अल्बुकर्क किया, पहले अल्मेडा करके गवर्नर था पोर्चुगीज स्टेट का, ये था इसके साथ ना सर। तो चोला से जिन्होंने शुरू किया था सर। करेंगे अपन। ओके, एंड वी विल सी कि इस दृष्टिकोण से इनका डोमिनेशन एस्टैब्लिश हुआ। तो वी विल कम टू नो कि द चोलास कलेक्टेड वेरियस टाइप ऑफ लैंड, वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस ना, समझ गेटिंग पॉइंट। अलग अलग प्रकार की लैंड थी, जैसे वेलन वगैरह थी, मैंने आपको नॉन ब्राह्मण पीजन से, ये सब उदार के सदस्य थे। वेलन वगैरह उदार मेंबर्स हो गए ना, समझे। फिर एक जमीन थी ब्रह्मदया, ब्राह्मणों को मिलती थी, शालभोग शाला के लिए थी, देवदान, पलिछंदम पलिछंदम जैन इंस्टीट्यूशन थे, जैनियों को भी जमीन मिली थी, बोले तुम भी मौज करो। ठीक है, तो स्टेट बड़ा सेक्युलर था इस पीरियड के अंदर। गेटिंग पॉइंट। इनफैक्ट लैंड के ऊपर से सबसे ज्यादा टैक्सेस थे, वी वर डिस्कसिंग लैंड को क्लासिफाई भी किया था, सर्वे भी किया था, और फिर पूरे गांव के अंदर ये लोग ध्यान रखते थे कि अलग अलग प्रकार के टैक्सेस कलेक्ट किए कहां से करने वो भी देखते थे सर। समझे। तो टेंपल से वहां से नहीं करना है, वाटर बॉडीज के ऊपर से नहीं करना है। ठीक है, समझे। कुछ कुछ एरियाज को एग्जेम्पशन डाला था सर, बर्निंग ग्राउंड हो गया, आर्टिजन के क्वार्टर्स है सर। ठीक है ना, ये ऐसी कोई पानी जा रहा है जहां से कैनल है सर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां से मिलती है। बाकी टोल्स के ऊपर इन्होंने बहुत कमाया सर, मैरिजेस के ऊपर कमाया सर। गेटिंग पॉइंट। ये कहानी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलती है। इन्होंने 400 से अलग प्रकार के टैक्सेस लिए थे, समझे। तो वी विल कम टू नो कि दे हैड लाइक इम्पोज ऑलमोस्ट 400 लोकल टैक्सेस। गेटिंग पॉइंट। फिर ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है वहां तक कि आपने छत को टच किया हो ना, तो छत छत के ऊपर आपने बनाया होगा घर की छत के ऊपर, उसके ऊपर भी पाम ट्रीज के ऊपर भी है सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, आज भी मिलता है सर, देना पड़ता है सर। क्या तो ये सब कहानी आपको मिलती है। एंड वी विल सी कि दे मेड श्योर कि टोल्स के ऊपर बहुत पैसा कमाया, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू। तो प्लंडरिंग एक्सपीडिशंस और जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड था ना, कल हम पढ़ेंगे मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर, वहां आपको ये चीज बड़ी चोलास के अंदर देखने को मिलती है कि उन्होंने वहां से भी टोल्स और कस्टम ड्यूटी कनेक्ट किया सर। ठीक है, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट थी कि चोला स्टेट को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम बेसिकली चीजों को चलाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर। और इंटीग्रिटी पॉलिटी थी तो ज्यादा कोई लड़ा हुआ नहीं सर, बिकॉज़ ऑफ इंटीग्रिटी पॉलिटी। तो ओवरऑल स्थिति समझ में आई कि क्या बेसिकली चोला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वी विल सी कि देयर इज अ गुड नंबर ऑफ इरिगेशन एंड गुड नंबर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि डेल्टा है एग्रीकल्चर में, कावेरी के अंदर ये लोग व्यापार मतलब इनका पूरा साम्राज्य था सर। ठीक है, तो बहुत फर्टाइल सॉइल है सर ना, समझे। तो राइस वाइस कल्टीवेट कर रहे थे, पैसा भी ठीक ठाक कर रहे थे, लैंड ग्रांट्स दे दिए उसके चक्कर में इनके यहाँ डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने कैनल्स बनाए थे एम्बैंकमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मल्टी क्रॉपिंग कर रहे थे सर। करेंगे पॉइंट, वेल्थ का इन्होंने निर्माण किया और लेबर को अच्छा खासा मोबिलाइज किया सर। लेबर को इसके लिए क्योंकि ये गांव के अंदर तो लैंड ग्रांट्स के रूप में लेबर थे, दूसरे विष्टि आपको मिल जाती है, और दे हैड कमिटीज ऑफ वी कैन से वाटर मैनेजमेंट। मैंने बताया कि एरी वरियम करके एक कमिटी थी, ये कमिटी का काम ही ये था कि पानी किसको देना है ना। आज ये गांव में ये विस्तार, क्योंकि कैनाल थी, कैनाल में स्लूइस गेट डाले थे इन्होंने, स्लूइस गेट समझ में आता नहीं आता सर। ठीक है, ये मेन कैनाल है, ये कैनाल का डिस्ट्रीब्यूटर है सर। ठीक है, करेंगे पॉइंट, इसकी ब्रांच कैनाल है ना डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पानी जा रहा है, यहाँ पानी जा रहा है सर। ठीक है, ये कैनाल आगे जाएगी सर। ठीक है, फिर यहाँ एक और ब्रांच आई सर, समझे, यहाँ एक और ब्रांच आई सर। सो इन एवरी ब्रांच दे यूज्ड टू हैव स्लूइस गेट, यहाँ गेट डाला है, यहाँ गेट डाला हुआ है, यहाँ गेट डाला है, यहाँ। सो दे यूज्ड टू डिसाइड कि भाई कौन से गेट में बेसिकली, और यहाँ बीच में भी गेट डाला होता है इनके, ठीक है। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दैट कि द मैनेजमेंट वाज डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। तो हफ्ते में एक दिन कहता था कि भाई चलो यहाँ इसको पानी दे देंगे, है ना। तो बाकी 3 गेट बंद करके 3 साइड से पानी सीधा कहाँ चला गया, डाइवर्ट हो गया, ठीक है।
सो द वाटर वाज गिवन टू द फील्ड्स व्हिच वर लोकेटेड इन दिस पार्ट, है ना, यहाँ खेत है आपके, टेडिंग बनी, प्लॉटिंग है आपका, खेत का प्लॉट है सर, ठीक है। फिर एक दिन यहाँ पानी बंद कर दिया आपने, यहाँ पानी डालना शुरू किया, तो यहाँ वालों को पानी मिल जाएगा। अब ये बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट था ना सर, समझे नहीं समझे? ये मैनेजमेंट के पार्ट के रूप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि दिस वाज नीडेड फॉर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। तो इसके तरीके से 1/6 रेवेन्यू है, देखो पैसा ज़्यादा नहीं लेते थे लोग सर, सो दे वर नॉट टेकिंग मच ऑफ द मनी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, दे वर एबल टू वर्क इट आउट सर, समझे? तो ठीक ठाक काम करवा पा रहे थे सर, समझे? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के अंदर से आपको मिलती है, और ये थोड़ा सिस्टम और पॉलिटी के साथ हम इसको जोड़ेंगे सर, ठीक है ना? तो होपफुली यू गॉट द पिक्चर क्लियर कि चोलास के पॉइंट ऑफ से हम लोग क्या-क्या चीज़ें समझ सकते हैं सर, ठीक है। इन्होंने आजीविका के ऊपर लगाया था, आजीविका के ऊपर लगाया था, आजीविका से प्रोहिबिटेड। कल अपन स्पेशल लेंगे सर, आई कंटिन्यू। रोमांटिसिज्म वाज क्रिटिसाइजिंग द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। बोलिए साइंस के ऊपर सब नंबर्स के ऊपर देखने के चक्कर में आप जीना ही भूल गए हो, समझे नहीं समझे? गेटिंग अ पॉइंट। आई एम सॉरी, आप अगर वो टेस्ट सीरीज आपने लिया है तो यू कैन अपलोड ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम अल्टरनेटिव सिस्टम। आई मीन टॉक टू द टीम कि भाई कुछ इसमें सिस्टम में कुछ बता दो, तो एज सून एज आई गेट इट आउट सर, ना समझे, तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हमने ग्रुप बनाया था बट इट इज नॉट फंक्शनिंग। रियल मेथड ले लो सर, रियल मेथड 3 वॉल्यूम सर, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, बाकी मैं करवा दूंगा, बाकी तो नोट्स में आपका हो जाएगा, पीडीएफ का अपलोड इस महीने तो पक्का कर दूंगा सर। आज मैंने बताया ना, आधी सितंबर में हुई, आधी अक्टूबर में हुई, आधी नवंबर में हुई, दिवाली तक आ जाते पूरा रेडी हो जाएगा, समझे? 3 फेजेस में करेंगे, पुराना बैकलॉग सितंबर में हो जाएगा, नया बैकलॉग अक्टूबर में होगा, और फिर कुछ नवंबर में होगा सर। हे चतुर रामलिंगम, आई एम कंफ्यूज हाउ टू कवर इन द ईयर बुक, कैन यू सजेस्ट? किसने बोला तुमको पूरा पढ़ने के लिए सर? सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं इसमें, और वो भी अभी नहीं 2023 की आएगी सर, 2024 की आएगी, जनवरी फरवरी के अंदर पब्लिश होगी, तब पढ़ना, अभी मत पढ़ना। उसमें सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, आई टेल यू सर। उसकी ब्रिज वर्जन भी आती है। ये ईयर बुक तो आपका पीटी फेल करने का निंदा तरीका है, समझे नहीं मुझे? उसका पहला चैप्टर बहुत जरूरी है, पहला चैप्टर इसके लिए क्योंकि इसमें इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का पास्ट ना, इंडिया की ज्योग्राफी, फ्लैग के बारे में, डायमेंशन, ये सब पूछे थे ना इस बार, वो पहले चैप्टर में होता है। अब ऑल अबाउट इंडिया, सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स, नेशनल आइडेंटिटी, एम्बलम है, समझे? उसमें से वो निकाल दिया था सवाल। कुछ तो उसमें सिलेक्टिव चैप्टर्स है ना, सबके सब चैप्टर तो पढ़ा जाओगे, उसमें कल्चर का रिलेटेड चैप्टर है, फिर एग्रीकल्चर का चैप्टर है, कुछ कुछ स्कीम्स उसमें आ जाती है। अब उसमें आधे टॉपिक तो आपकी इसमें भी आते हैं, करंट अफेयर्स में, उसको सिलेक्टिव पढ़ो, लास्ट में करवाऊंगा आपको। आई टेक दिस थिंग है ना, समझे? सेशंस ऑन दिस पार्ट। इस बार मैं भी इसको पूरा स्पेशल के ऊपर एकदम फुल फटाक एक्टिव रहूंगा सर, इस बात को देखो ना, मेरे अंदर का जीएस पेपर पर मोटिवेशन आ गया। अप्रोच में हिस्टोग्राफी का अप्रोच होगा बेटा, इतने में तो पूरा तोला खत्म कर दिया होता हमने। अभी तक 4-5 घंटा डिस्कस करने के बाद भी पॉलिटी और रेवेन्यू के ऊपर ही खत्म है। ठीक है, देखो मार्क्स सेम है पर अप्रोच और हिस्टोग्राफी अलग है ना। जीएस में कभी हिस्टोग्राफी आई है? यहाँ तो भर भर की हिस्टोग्राफी आती है। हाँ, आज स्पेशल क्लास है, कल अपना स्पेशल क्लास होगा, यूपीएससी एग्जाम सेंटर का क्विज। हाँ बस यही 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 सर, है ना, समझे? यही प्रॉब्लम है सर, है ना, समझे? कहीं से भी निकल जाता है। नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट एंड नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। एक्चुअली इसकी आगे की लाइन जो है वो ये है कि नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। अब आप देखिए कि ये निबंध मैंने 6ठी या 7ठी कक्षा में लिखा था। ये लाइन मेरे को पता थी पर ये नहीं पता थी, मैं इतना बड़ा गोलू हूँ। और ये लाइन को मैं बहुत बार क्लासेस में भी, पर मैंने इतनी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की कि इसके आगे पीछे क्या है, किसने दिया है ना, इसके आगे की लाइन क्या है, इसके पीछे की लाइन क्या है। ये मेरे को फिलोसफी के लिए 7वीं कक्षा में लिखा था स्कूल में। नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स, इट्स ये टॉलकिन वॉल्किन करके कोई होता है, टॉकलिन टॉकलिन ऐसा कुछ नाम है। उसने वी विल सी कि ये पूरी लाइन, पूरी पैराग्राफ, इसके नीचे एक और लाइन भी है। तो नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। देयर इज वन मोर फिलोसफिकल कोट, 3 कोट थे एक ही लाइन में, टॉकिंग वॉल्किन करके कोई टॉलकिन है, गूगल करोगे आपको मिलेगा। तो 7वीं कक्षा का निबंध, समझे नहीं समझे? मेरे साथ ये हुआ कि आई उसके मैं बोलता भी हूँ कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती सर, है ना, वो पीतल भी हो सकता है, ब्रॉन्ज कास्टिंग भी हो सकता है। गेटिंग पॉइंट। तो आगे के लाइन में देखना भूल गया, यूपीएससी ने पूछ दी इस बार सर। चलिए सर, मैं दुखी है। कल हम लोग मिलेंगे, टुमारो विल मीट फॉर स्पेशल क्लास। 16 खत्म कर देंगे सर, ठीक है? आई कंप्लीटिंग 16। गेटिंग पॉइंट। अरे अब यहाँ है नहीं, कल बता दूंगा सर, 16 8 बजे अपन मिलते हैं, स्पेशल क्लास के ऊपर मिलेंगे। 8 ही बजे सर, यही टाइम है ना मेरी क्लास शेड्यूल है, पर वो डिलीट हो जाएगा सर, घंटे खत्म हो गए तो क्लासेस तो मैं एडवांस में बहुत करता हूँ। गेटिंग पॉइंट। एंड जिनको जीएस में आना है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आज स्पेशल क्लास है, कोल्ड वॉर के ऊपर और डिकोलोनाइजेशन के ऊपर, वो 5 बजे। मिश्र जाति का बेसिकली वर्ण शंकर था सर, ठीक है ना? अब बेसिकली वर्ण शंकर के टाइप में बेसिकली मतलब कहते थे कि अपर वर्ण और लोअर वर्ण के बीच में जब शादी होती है तो अर्ध वर्ण शंकर है, मध्यम वर्ण शंकर है। तो बहुत सारे वेरिएशंस लिखे रणवीर चक्रवर्ती साहब अपने बुक में सर, ठीक है? रणवीर चक्रवर्ती इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सेलेक्टिव रीडिंग। आई गेस उसका लास्ट चैप्टर पढ़ो कि फ्यूडलिज्म की जो डिबेट है ना, लास्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 7, उसमें फ्यूडलिज्म और इसके इर्द गिर्द की डिबेट को अच्छा लिखा, उन्होंने ऑथर्स का नाम भी लिखा है। इससे ज्यादातर मैं कवर किया हुआ इसमें, मैंने नोट्स में वो कल स्लाइड दिखा था फ्यूडलिज्म, इसमें से बनाया था आधा, इसमें से और आधा इग्नोर में से। उपिंदर मैंने थोड़ा कम दिया, उपिंदर मैंने उसको टच किया। इनफैक्ट आप देखिए उपिंदर सिंह क्यों मैं बेस बना के लेके आया, बाकी का काम हम कर रहे हैं ना सर, आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स मत करिए ना, आप फिर उसी को नोट्स को आप हैंड नोट्स को रिवाइज करिए। चलिए सर, ठीक है, कल 8 बजे मिलेंगे अपन स्पेशल पे। आई शेयर द लिंक्स। टॉलकिन देखो, है ना, जीआरआर टॉलकिन, मैं बताया उसके आगे की लाइन देखोगे तो वो यही लाइन है ना, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, नॉट ऑल वंडर्स आर लॉस्ट। ये लाइन मेरे को पता थी, ये दुख हो गया मेरे को सर। देखो अब मैं मेरे स्कूल के सब निबंध निकालूंगा, एक्चुअली इसमें मैं फेल हो गया था निबंध, इसलिए मेरे को याद है। मैंने कुर्सी की आत्मकथा और दूसरा ही है, अंग्रेजी आती नहीं है मेरे को उतनी बारी। जीएस के पेपर में लिख सकते हैं पर लिमिटेड है ना बेटा, क्योंकि मार्क्स उतने ज्यादा है नहीं सर। दूसरा जीएस के अंदर आपको ओवरऑल मैक्रो सवाल बहुत आता है, यहाँ माइक्रो आते हैं, समझ में आया कि नहीं? आप देखिए कि ओवरऑल फ्यूडलिज्म के ऊपर भी सवाल आएगा नहीं जीएस के अंदर, बहुत रेयर केस में आएगा सर ना। वो पूछेगा कि अर्ली मिडिवल पीरियड डार्क एज था कि नहीं था, और आपको ये पूछता है सर अर्ली मिडिवल पीरियड के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताइए, तो उसमें कहाँ आपको हिस्टोग्राफी आती है, तो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को इन्यूमरेट करना है आपको, ठीक है ना? चलिए सर, बाय बाय बाय, कल मिलता हूँ 8 बजे।